तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कैड, कि कैड एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है व्हाट इज कैड। कैड के बारे में किस किस को पता है? एनी आइडिया अबाउट कैड? किस किस को ऑटो कैड आता है? सब बेसिक आता है सर। आप बोल के बता सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है? बेसिक आपको क्लियर है ऑटो कैड का, ठीक है? जो आज हम करने वाले हैं वो बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल रहेगा। हम क्या करेंगे, हम ऑटो कैड की कमांड्स करेंगे और उसकी हेल्प से फिर जो यहाँ पे ड्राइंग्स है, मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो पाएगा हम वो ड्राइंग बनाने की ट्राई करेंगे। इसमें कुछ यूनिक शेप्स भी हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको काफी सारी कमांड्स के बारे में भी पता चलेगा। क्लियर है सर? हाँ सर, मतलब हमने ऑटो कैड सर सीखा है, उस पर काम भी किया है सर, प्लान वगैरह भी बनाया है, पर सर उतना स्पीड सर नहीं है, मतलब उतना फ्लुएंटली नहीं स्पीड आपकी आएगी प्रैक्टिस से। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही स्पीड आपकी आएगी। विदाउट प्रैक्टिस आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी, ठीक है? तो सिर्फ एक ही वे है आपका स्पीड बनाने का, वो है प्रैक्टिस। ओके, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कैड, फुल फॉर्म ऑफ कैड। आप नोट डाउन कर सकते हैं व्हाट इज कैड। कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। ओके, तो अब सबसे पहले बात आती है व्हाट इज ड्राफ्टिंग एंड व्हाट इज डिजाइनिंग। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ड्राफ्टिंग क्या होता है और डिजाइनिंग क्या होता है। देखो ड्राफ्टिंग क्या होता है, आप जो शीट्स पे काम करते हैं, जो शीट्स पे हम हैंड वर्क करते हैं, तो आपने देखा होगा पहले जो होता था वो सारा शीट पे ही वर्क होता था। जब हम शीट पे वर्क करते हैं तो हमने कोई भी, मैंने आपको बोला कि एक प्लान बनाओ, तो आपने क्या किया, ये वाला एक प्लान यहाँ पे बना के आपने हमें दे दिया, कुछ इस टाइप का प्लान मांगा। ओके, अब आपने इस टाइप का प्लान बनाया और आपने कोई भी एनोटेट का वर्क नहीं किया, मतलब कोई भी डायमेंशनिंग आपने नहीं की। ओके, अगर आप विदाउट डायमेंशंस कोई भी वर्क करते हैं, कुछ भी आप प्लान बनाते हैं, कोई शेप बनाते हैं, मैकेनिकल के टूल्स बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ड्राफ्टिंग। वो आपकी ओनली एक ड्राफ्टिंग है कि आपने किसी चीज को ड्राफ्ट किया है। ओके, बट अगर हम ड्राफ्टिंग के साथ में एनोटेशन का काम करते हैं, एनोटेशन के वर्क में आता है आपका जो आपका डिटेलिंग का काम रहता है और जो आपका डायमेंशनिंग का वर्क रहता है। अगर आप ड्राफ्टिंग के साथ में डिटेलिंग और एनोटेशन का काम कर देते हैं तो वो आपका डिजाइनिंग हो जाती है। आपने सुना होगा इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है, सिविल इंजीनियर, या फिर मतलब जिस भी टाइप के डिजाइनिंग के वर्क है, तो उनको डिजाइनर सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि वो ओनली आपको ड्राफ्ट करके नहीं देते, वो प्रॉपर डायमेंशंस के साथ सेक्शन, एलिवेशन, वो सब बनाने के बाद आपको एक ड्राइंग हैंड ओवर करते हैं, तो वो डिजाइनिंग करते हैं। क्लियर है? ड्राफ्टिंग होता है विदाउट एनोटेशन वर्क और डिजाइनिंग होता है विद एनोटेशन। आपने ड्राफ्टिंग की है तो वो डिजाइनिंग होती है। तो जो कैड की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग, इसका जो स्पेलिंग है CADD, अगर आप यहाँ पे देखेंगे CADD, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। बट अगर बात करें ऑटो कैड की, ऑटो कैड में एक सिंगल डी होता है, AUTOCAD। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडिट डिजाइन। क्योंकि जो ऑटो कैड पे हम जो काम करते हैं, ये हमारा ऑटो कैड है, हम यहाँ पे जो भी काम करेंगे उसमें आप देखेंगे यहाँ पे हम जो काम करते हैं उसमें ड्राफ्टिंग के साथ हम एनोटेशन का काम करते हैं। तो ये होता है आपका डिजाइनिंग का काम। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं सिंगल डी की। अगर बात करें तो ये है डिजाइनिंग, तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडिट डिजाइनिंग, वो ऑटो कैड की फुल फॉर्म हो जाती है। अब बात करें ऑटो कैड कब लॉन्च हुआ। जो ऑटो कैड लॉन्च हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे इस पूरी पीडीएफ में आपको ऑटो कैड के बारे में पूरी नॉलेज मिलेगी। जो ऑटो कैड लॉन्च हुआ वो 1982 में एज ए कंप्यूटर ऐप लॉन्च हुआ। जो इसके ओनर थे, जिसने लॉन्च किया था, वो थे जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर ने लॉन्च किया था एज ए कंप्यूटर ऐप। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑटो कैड के बाद फिर इन्वेंटर आया, ऑटो कैड 3D आया। कट के आवाज आ रहा है सर, काफी कट रही है। नहीं सर, बहुत ज्यादा कट रहा है सर। अगर सबकी कट रही है तो मेरे नेट में प्रॉब्लम है, अगर ओनली आपकी कट रही है तो फिर मे बी आपके फ्लक्चुएट कर रहा है आपकी आवाज।
काफी फ्लक्चुएट हो रही है। नो जी सर, सर। क्लियर। क्लियर है, क्लियर है। नहीं सर, अब क्लियर आ जिसके रही है पास सर। नहीं आ रही है ना, वो प्लीज थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन में आ जाए, इंटरनेट क्योंकि खराब मेरी होगा, साइड सही से आ रहा है। वाईफाई यहाँ पे क्लियर है, स्पीड अच्छी आ रही है। ओके। यस सर। तो जब हम अब बात करते हैं, अब इसके अंदर आपको पीडीएफ में क्या मिलेगा, कुछ मेजरमेंट से रिलेटेड चीजें मिलेंगी कि लेंथ के अकॉर्डिंग 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, ये सब चीजें आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगी। ओके। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि व्हाट इज मैट्रिक यूनिट और व्हाट इज इंपीरियल यूनिट। मैट्रिक यूनिट होती है आपकी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड किलोमीटर, ये आपकी मैट्रिक यूनिट के अंडर आती है। और जो आपकी इंपीरियल यूनिट होती है उसके अंडर आती है आपकी फीट और इंचेस। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यूनिट कन्वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कंक्रीट ग्रेड जो सिविल से है उनको पता होगा कि M5, 10, 15, 20, 25 ग्रेड क्या होती है, वो ग्रेडिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप सिविल साइड से और कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, स्ट्रक्चरल साइड है, तो आपको पता चलेगा कि जो आपका क्लियर कवर रखते हैं, रेनफोर्समेंट में कितना रखते हैं, फुटिंग में कितना, स्लैब में कितना, वो सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मटेरियल मिलेगा, ब्रिक की डेंसिटी कितनी होती है, कंक्रीट ब्लॉक की डेंसिटी कितनी होती है। उसके बाद वेट ऑफ रोड पर मीटर लेंथ, जो आपकी स्टील रोड आप यूज करते हो उसके बारे में यहाँ पे पता चलेगा कि कितनी इसकी वेट होता है। सीमेंट के बारे में पता चलेगा, 1 बैग में कितना सीमेंट आता है, 1 फीट में कितना सीमेंट आता है उसके बारे में। डेंसिटी ऑफ स्टील, 1 क्यूबिक मीटर में कितने ब्रिक्स आती है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड कन्वर्जन फैक्टर्स मिलेंगे, इंचेस इज इक्वल टू आपका 25.4 मिलीमीटर होता है, फुट इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, वो सब देखने को मिलेगा। और जो आपके ए सीरीज के पेपर होते हैं उनके साइजेस आपको mm में और इंचेस में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप वर्क करते हैं, जब आपने कोई भी प्लान बनाया, जो ऑटोकैड पे प्लान बनता है वो 1:1 के रेशियो पे बनता है। जब आप उसे प्रिंट निकालते हैं तो 1:50 या 1:100 के रेशियो पे आप उसे प्रिंट निकालते हैं। तो किस साइज के पेपर पे आप प्रिंट निकाल रहे हैं और कितना स्केलिंग आपको करना पड़ेगा, वो सब चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। और यहाँ से आप साइजेस के बारे में देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे साइजेस हैं, और उसके बाद स्टार्ट होती है आपकी ड्राइंग। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देखो बिगिनर्स के लिए है ये, स्टार्ट करेंगे हम बेसिक से। हो सकता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये पहले से ही पता हो, इसके बारे में पहले से ही आता हो, ठीक है, बट अगर वो दोबारा करेंगे तो क्या पता उनका रिपीट हो जाए। और किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप चैट सेंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं जी। सर वो जी ये अमरीश, कैड जो होता है ना सर, कैड क्या होता है? सर जो पेपर वर्क पे होता है ना सर ये कैड। देखो पेपर वर्क पे पहले क्या करते थे, आपने देखा होगा, अगर आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट है तो आप जो कॉलेज में करते हैं वो पूरी शीट होती है जो टेबल पे आप उस पे हैंड वर्क करते हैं, ठीक है। पहले ऐसे ही होता था, बट उसमें क्या होता है कि काफी टाइम लग जाता था, तो काफी लेंथी हो जाता था। तो उसके बाद ऑटोकैड बनाया गया ताकि वो सब चीजें हम ऑटोकैड पे कर पाए। ओके, हाँ सर ऑटोकैड के बाद 3D की जरूरत हुई जी। सर ये कह रहे हैं कि सर ये जो न्यू वर्जन है 2021 या 2020, मतलब जी। ये नेसेसरी है हमें, मतलब ऐसे वर्क करने के लिए, नॉट नेसेसरी, कोई नेसेसरी नहीं है। सिर्फ देखो पर ईयर इनको अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है। जब वो अपडेट करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनको थोड़ी बहुत अपडेट करनी पड़ती है, बट स्टिल जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो स्टिल 2010 वर्जन पे वर्क कर रही है, 2011 वर्जन पे वर्क कर रही है। रीजन बिहाइंड कि उन्हें अपना अगर न्यू लाइसेंस लेते हैं तो काफी सारे सिस्टम्स के लिए वन टाइम परचेज करना पड़ता है लाइसेंस को, ठीक है। बट अभी रूल क्या कर दिया है कि जितनी भी कंपनीज हैं वो लेटेस्ट वर्जन ही यूज करेंगी। ओके, तो जब 2013 तक सेम है, 2013 के बाद के जितने भी वर्जन आए हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उन सब चीजों से। देखो या तो ऑटोकैड का क्या है,
ठीक है। ऑटोकैड में क्या है कि मैं आपको 100 कमांड मैंने आपको कराई या 150 कमांड्स मैंने आपको करवाई, बट जब आप रियल में वर्क करते हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट पे, तो सिर्फ 10 से 15 कमांड होती है जिनको आप यूज करते हैं। ओके, तो इस सब ऑटोकैड ये सोच सीख के जॉब मिल सकता है? क्या सिर्फ ऑटोकैड सीख के जॉब मिल सकता है या कुछ बिल्कुल एडवांस मिल सकता है। कोर्स करना जरूरी है? देखो ऑटोकैड सीख के क्या होता है कि आप क्या करोगे, मान लो आपने सिविल से बीटेक की हुई है, या फिर आपने Mechanical से। आर्किटेक्चर की हुई है, या फिर मैकेनिकल से हैं, या फिर आप नॉन टेक्निकल हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने ऑटोकैड सीख लिया तो आपको बिल्कुल जॉब मिल सकती है। अब डिपेंड करते हैं कि जॉब मिलेगी कहाँ पे। अब ऑटोकैड सीख के कौन आपको जॉब देगा? अगर आप कंपनी में जाते हो तो उनको बैकग्राउंड चाहिए, जो भी प्रोफाइल से रिलेटेड वो मांगते हैं, सिविल से चाहिए या मैकेनिकल से या, ठीक है। बट जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो सिविल इंजीनियर होते हैं, मेनली आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास काफी सारे प्रोजेक्ट आते हैं, वो क्या करते हैं अपने अंडर काफी सारे स्टूडेंट्स को रखते हैं जो एक्सपीरियंस लेने के लिए उनके पास आते हैं। तो प्रोजेक्ट लेते हैं आर्किटेक्ट, वो सारी चीजें बना के उनको देते हैं, वो सारे का ड्राफ्टिंग का काम जो होता है वो स्टूडेंट करते हैं, जो ताकि उनको एक्सपीरियंस भी मिल जाता सिविल है। जी, वाले होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, सिविल वाले होते हैं, वो मैकेनिकल को जॉब देते हैं नहीं। ऑटोकैड? वो क्यों देंगे? उनका काम आप क्या करोगे, एक बात बताओ, उनको बनाने हैं प्लान्स एंड ऑल, प्लान्स, एलिवेशन, सेक्शन, 3D, वो सब चीजें बनाने हैं। आप मैकेनिकल साइड से, हाँ, अगर आप वो वाला काम कर देते हैं उनका, तो शायद वो आपको जॉब दे दे। सर हमने दिल्ली में एक जगह रिज्यूम दिया था सर ऑटोकैड के लिए, तो उन्होंने सर कहा कि स्केचअप भी आना चाहिए आपको। तो फिर मैं एक काम करते हैं, हम इस बारे में क्लास के एंड में बात करते हैं। ओके सर। ओके, पहले एक बार क्लास कंप्लीट कर देते हैं, फिर एंड में, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी इस केस में। ओके, तो लास्ट में बात करते हैं इस बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे ऑटोकैड की, जैसे हम ऑटोकैड को ओपन करेंगे, ये आपको ऑटोकैड 21 वर्जन है, अब 22 वर्जन भी आ गया है, जिसपे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ क्या क्या चेंजेस है 22 में। ओके, तो आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे, तो जैसे ही ओपन करोगे तो इस तरीके का आपका ऑटोकैड का लेआउट नजर आएगा। दिस इज योर वेलकम स्क्रीन ऑफ ऑटोकैड। ओके, दिस इज वेलकम स्क्रीन, ये आपका यहाँ से वेलकम करते हैं। अब वेलकम स्क्रीन में कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले वो समझनी है। दिस पार्ट इज गेट स्टार्टेड पार्ट। आप यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे और आप अपनी ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन चूज द टेम्पलेट फ्रॉम हेयर। जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है ऑटोकैड का, वो होता है ACAD टेम्पलेट, जो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे रहता है। यू कैन ओपन एनी फाइल फ्रॉम हेयर, यू कैन ओपन एनी शीट सेट फ्रॉम हेयर, और अगर आप टेम्पलेट ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑनलाइन ले सकते हैं, या फिर कोई सैंपल ड्राइंग आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, सर ये टेम्पलेट क्या होता है एक तरह से? टेम्पलेट क्या होता है, देखो जैसे आप ऑटोकैड को ओपन करते हो, या आपने ऑटोकैड को ओपन किया, अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें जो सेट की गई हैं ऑटोकैड पे, ठीक है, ये कोई ना कोई प्रोग्रामिंग की गई है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट बनाए गए हैं कि जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, अंदर आपको इस तरीके का लेआउट नजर आएगा। तो टेम्पलेट्स बना के फिक्स किए गए हैं ताकि आप उस पर क्लिक करें और डायरेक्टली जो अंदर आपको चाहिए वही चीज आपको प्रोवाइड हो। ओके, यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे शो होंगे। रिसेंट डॉक्यूमेंट में क्या होता है यहाँ पे कि जो भी आपने रिसेंटली यूज किया है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप इसे ओपन कर सकते हैं। दिस पार्ट इज योर नोटिफिकेशन पार्ट, यहाँ पे ऑटोडेस्क की साइड से नोटिफिकेशन आएंगे। एंड अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो यू कैन साइन इन फ्रॉम हेयर, और आप ऑटोडेस्क से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और ऑटोडेस्क की आईडी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? अब स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अब एक ये आपका, इसे बोलते हैं यूजर इंटरफेस। दिस इज द यूजर इंटरफेस ऑफ ऑटोकैड। ओके, ये आपका यूजर इंटरफेस है। अब समझना है यूजर इंटरफेस में कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, किसको क्या बोलते हैं, किसका क्या यूज है, वो सब चीजें हम अब सबसे पहले जानेंगे। यहाँ पे अपने हाथ में कॉपी पेन लो, जिसको जहां पे भी जो चीज नोट करनी है तो प्लीज नोट कर देना। ओके, अगर लाइव वेबिनार आप कर रहे हो
तो इतना बेनिफिट तो आप यहाँ से उठाओ कि कुछ ना कुछ आप सीख के जाओ। सबसे पहले बात करते हैं इस पार्ट की, जो आपका ये वाला पार्ट है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस पार्ट की। दिस इज योर AutoCAD एप्लीकेशन मेन्यू। दिस इज एप्लीकेशन मेन्यू। एप्लीकेशन मेन्यू क्यों बोलते हैं कि अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इस टाइप के कुछ आइकन्स यहाँ पे आएंगे जो आप नॉर्मली सभी सॉफ्टवेयर्स में देखते हो कि इसी टाइप से आपके आइकन्स यहाँ पे शो होते हैं। दिस इज योर एप्लीकेशन मेन्यू। अगर मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी एप्स हैं जिनको मैं क्विकली यूज करना चाहता हूं, मान लो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, अनडू, रीडू, प्रिंट, इन सब चीजों को मैं क्विकली ओपन करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, इनको एज ए आइकन बना के मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूं। तो ये वाला पार्ट है आपका, ये आपका होता है क्विक एक्सेस टूल बार। दिस वन इज क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब है कि कुछ टूल्स आपके यहाँ पे ऐसे हैं जिनको आप क्विकली एक्सेस करना चाहते हो, स्पीडली आप यूज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इसे प्रोवाइड कर सकते हो। क्विक एक्सेस टूल बार को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। फॉर कस्टमाइज यू कैन क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन बटन हियर, और जो भी आपको चाहिए आप उसे चेक करें, जो नहीं चाहिए आप उसे अनचेक कर सकते हैं। मान लो आप यहाँ पे चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज का एक बार आ जाए, क्लिक करें तो प्रॉपर्टी बार आ गया, और या जो भी आपको नहीं चाहिए आप उसे ऑफ कर सकते हैं। ओके, अब क्विक एक्सेस टूल बार में आपके पास एक ऑप्शन है, वो है यहाँ पे, सेकेंड, वो है यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। दिस पार्ट, व्हाट इज ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन? देखो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन क्या होता है। अब जब आप AutoCAD पे वर्क करेंगे तो आप AutoCAD 2D पे भी काम करते हैं, AutoCAD 3D पे भी काम करते हैं। जब आप AutoCAD 2D पे वर्क करेंगे तो आप चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी टूल्स आपको नजर आए वो सारे के सारे AutoCAD 2D से रिलेटेड नजर आए, और जब आप AutoCAD 3D पे वर्क करेंगे तो आप चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी टूल्स नजर आए वो AutoCAD 3D से रिलेटेड नजर आए। तो इन AutoCAD 2D हम क्या करते हैं, AutoCAD 2D में हम ड्राफ्टिंग करते हैं प्लस में डिटेलिंग का काम करते हैं, जिसे हम एनोटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट जो क्लिक है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे, तो अब आपको यहाँ पे जितने भी टूल्स नजर आ रहे हैं वो सभी के सभी आपका ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन से रिलेटेड है, मतलब AutoCAD 2D से रिलेटेड है, जिनको कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया है। सबसे पहले टैब्स बनाए गए हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज। होम टैब के अंदर जो टूल्स है उनको फर्दर कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया है, पैनल्स बनाए गए हैं, ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल, एनोटेशन पैनल। ड्रॉ पैनल के अंदर जितने भी टूल्स आपको नजर आएंगे वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करने के काम आएंगे। फॉर एग्जांपल लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, एलिप्स एंड हैचिंग है, कोई भी चीज आपको ड्रॉ करनी है। अगर आप इन ड्रॉ की हुई चीजों को मॉडिफाई करते हैं तो उसके लिए आपके पास है मॉडिफाई टूल बार। इन मॉडिफाई टूल बार आप कर सकते हैं मूव, रोटेट, स्केल, मिरर, स्ट्रेच, स्केल, ये सब चीजें आप यहाँ से ट्रिम, ऑफसेट वगैरह कर सकते हैं। थर्डली आता है एनोटेशन पार्ट। यहाँ पे आप टेक्सटिंग कर सकते हैं, डायमेंशनिंग कर सकते हैं, लीडर और आपका टेबल्स वगैरह आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेयर पार्ट। आप यहाँ पे लेयर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप ब्लॉक बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज, कलर्स वगैरह डाल सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पे पैनल्स बनाए गए हैं और आपकी कमांड्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं हम इस पार्ट की। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट। ये आपका मेन्यू बार है। यही सारे टूल्स आपके इस मेन्यू बार में नजर आएंगे। जैसे ड्रॉ टूल बार में आपको ये सारी चीजें नजर आ रही है, लाइन, पॉलीलाइन। वैसे ही आप ड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आएंगी, इससे ज्यादा होंगी। ओके, मेन्यू बार को अगर आप चाहते हो हाइड करना तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और हाइड मेन्यू बार पे क्लिक करें तो आपका मेन्यू बार यहाँ से हाइड हो जाएगा। ओके, तो ये तो हुआ AutoCAD 2D के अगर आपको काम करना है। अगर आपको AutoCAD 3D पे काम करना है तो आप 3D बेसिक्स पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके AutoCAD के कुछ 3D के बेसिक टूल नजर आएंगे जो आपके आर्किटेक्चर,
सिविल और इंटीरियर डिजाइनिंग में काम आते हैं। ओके, और एक होता है 3D मॉडलिंग। हेलो, आवाज आ रही है? अब हाँ, अभी आई आवाज। आ रही है सर आवाज? आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। हाँ सर, clear। आ रही है सर। ओके ओके, अच्छा सुनो, ये ऐप 40 मिनट्स में ये मे भी बंद हो जाएगा, तो मैं रिजॉइन कर दोबारा से ज्वाइन करूंगा, तो आप दोबारा से रिजॉइन कर लेना, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो ये जो 3D मॉडलिंग के अंदर जितने भी टूल्स हैं वो है आपके ऑटोकैड 3D के एडवांस टूल। इसमें बेसिक टूल के साथ साथ एडवांस टूल है जो मैकेनिकल में काम आते हैं। जब मैकेनिकल के पार्ट बनते हैं, मैकेनिकल में सरफेसिंग वाला पार्ट होता है, वो सारे के सारे मैकेनिकल में काम आते हैं। ओके, अब 3D से बढ़ के जो मैकेनिकल के लिए सॉफ्टवेयर्स है वो है सॉलिडवर्क्स, क्रियो, कैटिया, वो सब चीजें फिर उसमें होने लगी हैं। अब ऑटोकैड 3D में हम वो सब आवाज डिस्टर्ब हो रहा है सर। सबको हो रहा है, सिर्फ आपको हो रहा है? नहीं सर, आवाज क्लियर आ रही है सर। नहीं सर, ऑडिबल है सर। ऑडिबल है? हाँ, फिर आप अपने ना इंटरनेट को थोड़ा सा चेक करें, क्योंकि मेरी साइड से इंटरनेट परफेक्ट है। अगर मेरी साइड से प्रॉब्लम होती तो सबको प्रॉब्लम होती। ओके ओके, तो आज हम बात करेंगे ऑटोकैड 2D की। तो हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे क्लिक करेंगे, तो ये जितने भी टूल्स क्लियर नहीं है, डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, आप लगा सर, बहुत बार आप लगा सर मोबाइल पे दिक्कत हो रही थी बट पीसी पे ठीक है सर इसको बोलो ना सर, म्यूट कर दे सर। आप प्लीज म्यूट कर दो अपने आप को, जितने भी आपने ऑन किया हुआ है सब अपने आप को म्यूट कर दें, तभी ऑन करें जब आपको बोलना हो। ओके, तो अब बात करते हैं, हाँ ये वाला पार्ट क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस वाले पार्ट की। जो ये वाला आपका पार्ट है, दिस वन इज योर टाइटल बार। इन टाइटल बार आप देखेंगे यहाँ पे लिखा होता है कंपनी नेम, दैट इज ऑटोडेस्क, सॉफ्टवेयर नेम ऑटोकैड एंड वर्जन 2021, एंड ड्राइंग का नेम ड्राइंग 2 एंड .dwg। .dwg क्या होता है? ये आपके ऑटोकैड फाइल की एक्सटेंशन होती है। जैसे ऑडियो फाइल होती है MP3, वीडियो फाइल होती है MP4, तो ऐसे ही यहाँ पे ऑटोकैड का जो होता है आपका वो .dwg फॉर्मेट होता है, जिसे किसी भी फाइल के पीछे अगर .dwg लिखा है तो समझ लो वो ऑटोकैड की फाइल है। इतनी सब चीजें मैं आपको इतना ऐसे क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप किसी भी ऑटोकैड का टेस्ट देते हैं कहीं पे भी, या आप गवर्नमेंट टेस्ट देते हैं, या आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं वहां पे टेस्ट देते हैं, तो सबसे ज्यादा चीजें, क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसे ही आते हैं। एक्सटेंशन ऑफ ऑटोकैड, ऑटोकैड फुल फॉर्म, वर्जन्स के बारे में पूछते हैं, व्हाट इज ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, व्हाट इज 3D बेसिक्स। इसलिए मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कहीं पे भी आप इंटरव्यू भी देने जाएंगे, कोई भी वहां पे बैठा होगा आपका इंटरव्यू लेने के लिए, अगर उसको ऑटोकैड आता होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये सब क्वेश्चन वो आपसे भी करेगा। ओके, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो साइन इन, और ये कुछ साइन इन के ऑप्शन है। अगर आपका ऑटोडेस्क का लाइसेंस आपने लिया हुआ है तो आप इसे साइन इन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इस वाले फेस की। इस वाले फेस में है कि अगर आप ये वाला जो आपका व्यू पोर्ट है, एक्चुअल में हम इसको बोल सकते हैं ड्राइंग एरिया, वर्किंग एरिया, ड्राइंग शीट, वर्किंग शीट, बट टेक्निकली बात करूं तो हम इसे बोलते हैं कंप्लीट को व्यू पोर्ट। दिस इज योर व्यू पोर्ट, VIEWPORT। ओके, इस व्यू पोर्ट पे क्या क्या चीजें हैं वो समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये होते हैं आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम। जहां पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती है, उस पार्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उस पार्ट को हम बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन पे एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, नीचे एक्स नेगेटिव,
y पॉजिटिव, y नेगेटिव, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, इस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है। उसके बाद बात करते हैं, मान लो आपके पास कोई भी एक ड्राइंग है और अब आप इसे जो देख रहे हैं y एक्सिस और x एक्सिस पे देख रहे हैं। अगर आप z एक्सिस भी देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। आप किसी भी एक डायरेक्शन पे जाके अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं, या फिर इसको आप क्लिक, ड्रैग एंड होल्ड करके ऐसे रोटेट कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे जेड एक्सिस भी नजर आती है। तो ये आपके व्यूज को दिखाता है, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज को दिखाता है, और इसकी शेप है क्यूब टाइप की, तो इसे हम बोलते हैं व्यू क्यूब। ये आपका व्यू क्यूब होता है। और हाँ, जो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसे हम बोलते हैं UCS, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपका यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ओके, तो यहां से आप अपने व्यू को रोटेट करके देख सकते हैं किसी भी एंगल से। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे मान लो आपको सेम सिचुएशन पे दोबारा जाना है, तो यहाँ पे आपका होता है व्यू पोर्ट कंट्रोलर। ये आपका व्यू पोर्ट कंट्रोलर होता है। आप इस पे क्लिक करें और आप टॉप पे क्लिक करें तो वापस आप टॉप पे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ये वाला पार्ट। जी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर ये वापस रिपीट करेंगे जो वो बैक कैसे आना है व्यू पोर्ट में जाकर के? हाँ हाँ, आप कभी, अब मान लो अगर आपको व्यू पोर्ट को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन मूव करना है, तो आप स्क्रॉल बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हैंड का साइन आता है, तो आप लेफ्ट, राइट, अप, डाउन मूव कर सकते हैं। ओके, पैन हो गया सर। ये पैन हो गया, ठीक है। इसी चीज को आप शॉर्टकट से भी मूव कर सकते हैं। पैन के लिए शॉर्टकट है P एंटर फॉर पैन। अगर आपके पास माउस नहीं है और आप लैपटॉप से ही वर्क कर रहे हैं तो P एंटर करेंगे तो आपका हैंड साइन आ जाएगा और आप क्लिक करके ऐसे मूव कर सकते हैं। अगर आप कमांड से भी नहीं करना चाहते तो यहाँ पे ये होता है आपका नेविगेशन बार। नेविगेशन यहाँ, पैनल। हाँ, नेविगेशन पैनल में यहाँ पे पैन मिलेगा, पैन पे क्लिक करेंगे तो आप पैन कर सकते हैं। जी सर। ये तो हो गया अगर आपको मूव करना है। अगर आपको व्यू पोर्ट को रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके स्क्रॉल बटन प्रेस करता हूं तो आपका कर्सर ऑर्बिट बन जाता है। ओके ओके, यही चीज मैं यहां से भी ले सकता हूं, दिस इज ऑर्बिट। आप क्लिक करें और आप अपने प्लान को ऑर्बिट कर सकते हैं। ओके, या फिर यहाँ पे क्लिक करें आप, इस से आप अपने व्यू को ऑर्बिट कर सकते हैं इस वाले क्यूब से। ओके, और वापस आपको सेम पोजीशन पे जाना है तो ध्यान रखें यहां से टॉप मत करना। अगर आप यहां से टॉप करते हो, मान लो आपका व्यू पोर्ट ऐसे है और आप यहां से टॉप कर देते हो तो आप देखो टॉप वो उल्टा हो गया यहां से। हाँ, इन्वर्ट हो गया सर। इन्वर्ट हो गया। अब आपको यहां से टॉप उल्टा नजर आ रहा है। ये मत समझना कि आप सही डायरेक्शन पे हो, नहीं, आपको टॉप यहां से उल्टा नजर आ रहा है। तो मेक श्योर यहां से कभी टॉप मत करें। यहाँ पे है व्यू पोर्ट कंट्रोलर, इस पे क्लिक करें और यहां से आप टॉप करें तो आपको इस तरीके से नजर आएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। हाँ, ओके, नेक्स्ट आता है आपका, आप व्यू पोर्ट को इस तरीके से रोटेट कर देते हैं। ये आपका आता है कमांड लाइन। दिस इज योर कमांड लाइन। अगर आप कोई भी कमांड एंटर करेंगे तो आपका कमांड लाइन में ही वो कमांड एंटर होगी, तो इसे हम बोलते हैं कमांड लाइन। उसके बाद जो नीचे कुछ बटन्स आपको इतने सारे नजर आ रहे हैं, दीज आर योर टॉगल बटन्स। ये कुछ बटन्स हैं जो ऑन ऑफ करने के काम आते हैं। ऑन ऑफ करने मतलब जो ब्लू कलर में है वो ऑन है, जो आपका ग्रे में है वो ऑफ है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये ग्रिड है यहाँ पे और मैं नहीं चाहता कि ग्रिड को देखूं, तो आप ग्रिड को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और फिर क्लिक करके दोबारा से ऑन कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से। और ग्रिड के लिए शॉर्टकट की है F7। F7 प्रेस करके भी आप इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये टॉगल बटन है, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये तो था आपका कंप्लीट लेआउट के बारे में कि कैसे कैसे आपका लेआउट है यहाँ पे और कैसे कैसे आप इस चीज को देख सकते हैं और किसको क्या बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपका ड्राइंग को। ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, जो कमांड है आपकी वो है लाइन कमांड। दिस इज योर लाइन कमांड। आप यहाँ से आप अपनी लाइन कमांड को क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने लाइन कमांड यहाँ से ली तो आप कमांड लाइन में देखेंगे कि आपकी लाइन कमांड स्टार्ट हो गई है, या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं L एंटर फॉर लाइन। अब जो एंटर होता है, एंटर बटन, आपके कीबोर्ड में दो एंटर बटन होते हैं, एक मिडल वन और एक राइट कॉर्नर में जो होता है।
बट इन ऑटोकैड हम स्पेस बार को एज ए एंटर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ऑटोकैड में चाहिए होती है हमें स्पीड। जो आपका ये वाला थंब होता है लेफ्ट वाला, वो डायरेक्टली आपका स्पेस बार पे आ जाता है, तो आप स्पीडली ऑटोकैड पे वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी मैं एंटर की बात करूं तो समझ लो मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूं। ओके, अब दूसरी चीज, जैसे ही आप कोई भी यहां से कमांड लेंगे तो मेक श्योर आपको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है। जो आपको कमांड लाइन बोले करने के लिए आप डायरेक्टली वही सब चीजें करते चले जाएं। अब इसने कमांड लाइन ने आपको बोला लाइन स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। आप स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करें फर्स्ट पॉइंट, तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई हो गया। और जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो कमांड लाइन चेंज हो जाएगी। अब आपको बोलेगा स्पेसिफाई करें नेक्स्ट पॉइंट, तो आप क्लिक करके स्पेसिफाई कर सकते हो नेक्स्ट पॉइंट। ओके, और आप नेक्स्ट पॉइंट ऐसे स्पेसिफाई करें। जैसे आप 3 पॉइंट स्पेसिफाई कर देते हैं तो नीचे एक ऑप्शन भी आ जाता है क्लोज और अंडू। इसका फर्स्ट वर्ड यू है, क्लोज का फर्स्ट वर्ड सी है, जिसका ब्लू कलर में है, तो समझ लो ब्लू कलर में है तो ये कमांड बन जाती है आपकी। मतलब अगर आपको अंडू करना है तो आप यहीं पे यू एंटर करेंगे तो अंडू हो जाएगा। और अगर आप क्लिक करके यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है तो आप सी एंटर करेंगे तो आपकी प्रोफाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो आप एल एंटर करें और एल एंटर करके आप ऐसे लाइन क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी आपको लाइन बनानी हो। अगर यहाँ पे 1 सेकेंड चैट, वाशिक प्लीज नेट चेक करो अपना, आवाज सबको आ रही है बहुत हो रहा है सर एक्चुअल जी। सर जी जी हेलो जी, चेक कर लिया, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ जी जी क्लियर है। साहिब राव जी, आवाज आएगी, सबको आ रही है। आप थोड़ा सा अपना इंटरनेट को एक बार देखना दोबारा से चेक करके। अच्छा ओके, एक बार आप चेक मतलब करो आपकी क्योंकि तरफ से आवाज कोई प्रॉब्लम सबको ही नहीं आ रही है। नहीं, मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी साइड से प्रॉब्लम होती तो सबको प्रॉब्लम होती। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके ओके ओके, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लाइन को इस तरीके से ड्रॉ किया। अब जैसे मान लो आप बिगनर हो और आप ऑटोकैड सीख रहे हो, और सबसे पहले जैसे एक स्टूडेंट होता है जो ड्राइंग सीखता है, उसके पास पहले पेंसिल होती है, हम उसको बोलते हैं कि कुछ भी ड्रॉ करो, तो वो कुछ भी ड्रॉ करता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लाइन कमांड मैंने सिखा दी। अब आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे। अब जब ड्रॉ करेंगे तो काफी सारी चीजें होंगी जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या है, अब मैं आपको वो बताऊंगा। देखो, लाइन आपने बना दी और लाइन की हेल्प से आप कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे। ओके, प्रॉब्लम क्या आएगी? एक चीज मैं आपको जो बता चुका हूं कि अगर आपको व्यू पोर्ट को लेफ्ट राइट मूव करना है तो आप माउस की हेल्प से स्क्रॉल बटन प्रेस करें, लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करें, या फिर यहाँ से पेन ले सकते हैं, या फिर शॉर्टकट ले सकते हैं पी एंटर पेन, और आप इस तरीके इसको मूव कर सकते हैं। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको जूम इन और जूम आउट करना है तो स्क्रॉल बटन को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं स्क्रॉल करके। ओके, अब जूम इन और जूम आउट में भी एक प्रॉब्लम आती है और लेफ्ट राइट मूव करने में भी एक प्रॉब्लम आती है। अगर आपके पास कोई लोअर वर्जन है 2012, 13, 14 या 15, तो इनमें अक्सर क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आप जूम इन करते हैं तो बहुत सही है, बट जैसे जूम आउट करते हैं तो एक लिमिट पे जाके वो जूम आउट होना बंद हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, या फिर जब आप लेफ्ट राइट या अप डाउन मूव करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो लेफ्ट राइट और अप डाउन जाना एक लिमिट के बाद वो रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप ऑटोकैड पे इतनी शीट पे काम करते हैं तो ऑटोकैड को लगता है कि मेरे को सिर्फ इतने ही पेज की रिक्वायरमेंट है। वो क्या करता है, वो साइड वाले पेज को लॉक कर देता है, तो उस पेज को हमें दोबारा से जनरेट करना पड़ता है, रीलोड करना पड़ता है। तो उसके लिए आप कमांड यूज करोगे रीजनरेट, प्रेस करेंगे RE एंटर फॉर रीजनरेट। जैसे आप RE एंटर करोगे यहाँ पे तो आपके मॉडल को वो रीजनरेट कर देगा और अब आप दोबारा से जूम इन जूम आउट या मूव कर सकते हो। ओके, रीजनरेट कमांड पे आप एक मार्क लगा लो क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कमांड है। क्यों?
क्योंकि जब आपको आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेफ्ट राइट मूव नहीं हो रहा, जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा, या फिर कहीं पर रेड कलर के सर्कल आ गए अपने आप ही, या फिर आपने सर्कल बनाया उसकी शेप आपको पेंटागन टाइप की नजर आ रही है, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। जब आपको लगे कि अब मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो जस्ट प्रेस कर दे RE एंटर, तो काफी सारे प्रॉब्लम तो आपके दोबारा से अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। वो एक्चुअल में मॉडल को रीजनरेट कर देगा। ओके, उसके बाद है कि आप यहाँ पे जूम किया आपने और आप अपनी कंप्लीट ड्राइंग को यहाँ पे सर्च आउट कर रहे हैं, बट आपको मिल नहीं रही है, ठीक है, या फिर आपने जूम इन आउट किया और यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि आपकी ड्राइंग कहाँ पे है, और आप चाहते हैं कि जितनी भी ड्राइंग है आपकी इस पेज के ऊपर वो एक विजिबल स्क्रीन पे आ जाए। तो उसके लिए आप प्रेस करें जूम ऑल। जूम ऑल के लिए प्रेस करें Z, एंटर करेंगे जैसे तो आपकी जूम कमांड स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे जूम कमांड की भी काफी सारी सब कमांड है। आपकी सभी कमांड्स की काफी सारी सब कमांड्स होती हैं, तो आपको क्लिक करना है या तो ऑल, सेंटर, डायनेमिक, किसी भी तरीके से आप जूम कर सकते हैं। तो अभी हम यूज करेंगे ऑल। तो ऑल के लिए आप प्रेस कर दोगे अब यहाँ पे A, एंटर, तो आपकी जितनी भी ड्राइंग थी वो एक विजिबल स्क्रीन पे आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस ऐसे हम जूम ऑल का यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जूम ऑल का यूज किया, उसके बाद अगर मुझे क्या करना है, किसी भी लाइन को डिलीट करना है, तो आप किसी भी लाइन को सिलेक्ट करें और डिलीट बटन प्रेस करें, या फिर दो को करना है, दोनों को सिलेक्ट करें, डिलीट बटन प्रेस करें, या फिर किसी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, इरेज कर दे यहां से, या फिर अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो इरेज कमांड। इरेज के लिए आप प्रेस करो E, एंटर फॉर इरेज, ये आपको बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से एंटर करना है। अब एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत सारी कमांड ऐसी है, किसी में पहले एंटर करना है, किसी में बाद में एंटर करना है, तो आपको उस एंटर की पोजीशन पता होनी चाहिए कि कब आपको एंटर करना है। तो इसके लिए आप नोट बना सकते हैं। अपने नोट में आप लिख सकते हैं कि अगर आप इरेज कमांड यूज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है, E, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एंटर। अब जैसे मिरर कमांड है, अब मिरर कमांड मैंने ली, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। आप तो पहले MI, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट एंड देन आल्सो एंटर। अब इसमें दो बार एंटर किया, तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करोगे और समझ में आ जाएंगी। ओके, चलो, अगर मुझे कंप्लीट ड्राइंग डिलीट करनी है तो मैं क्या कर सकता हूं, सिलेक्ट ऑल कर सकता हूं। कंट्रोल A से आप सिलेक्ट ऑल करते हो, कंट्रोल+A, ये कमांड है जो आपकी यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे बताई है। कट, कॉपी, सिलेक्ट ऑल, पेस्ट, जितने भी कंट्रोल के साथ कमांड है वो सारी की सारी कमांड आपकी सिर्फ ऑटोकैड के लिए नहीं, सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए है। सभी नॉर्मली भी आप इन सब कमांड्स को यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल A, कट के लिए कंट्रोल X, कॉपी कंट्रोल C, कंट्रोल V फॉर पेस्ट, कंट्रोल Z फॉर अंडू, कंट्रोल Y फॉर रीडू। ये मैं बता देता हूँ एक बार क्या क्या चीजें होती हैं। कंट्रोल A किया, कंप्लीट सिलेक्ट हो गया, डिलीट करोगे डिलीट हो जाएगा, अंडू करना है कंट्रोल Z से आप अंडू कर सकते हो। एक होता है रीडू। रीडू क्या होता है, मान लो आपने इस चीज को डिलीट किया, अब आपने क्या किया, अंडू कर दिया कि मेरे को ये चाहिए था, अब मेरे को लगा नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए था, तो अगर आप दोबारा अंडू करोगे तो दूसरी कमांड आपकी अंडू हो जाएगी। बट अगर आपने इसको डिलीट किया और आप अंडू कर दिया, अब अंडू को दोबारा से चेंज करने के लिए आप रीडू कर सकते हो, वो है कंट्रोल+Y, तो वो आपकी दोबारा से डिलीट हो जाएगी। ये आप यहाँ से भी मेन्यू बार से भी देख सकते हो, यहाँ पे अंडू रीडो की कमांड, सो मेन्यू बार, एडिट पे जाओगे, यहाँ पे है आपकी एडिट पे सब भी होती है, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब चीजें आप यहाँ पे अंडू, रीडू, ये सब चीजें कर सकते हो, और शॉर्टकट कीज आपकी यहीं पे गिवन है। उसके बाद है, अगर फाइल को सेव करना है कंट्रोल+S प्रेस करके सेव कर सकते हो। अगर आपको क्विट करना है कंट्रोल+Q करके आप क्विट कर सकते हो ड्राइंग को, ठीक है। तो ये सारी कंट्रोल के साथ आप कमांड इजीली यूज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं, हाँ, इरेज कमांड को आप उल्टे तरीके से भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने प्रेस किया कंट्रोल+A सिलेक्ट ऑल के लिए और आप प्रेस कर दो E, एंटर फॉर इरेज, आप ऐसे भी इरेज कर सकते हो, या तो पहले सिलेक्ट करके इरेज लगाओ, या फिर इरेज को कमांड को लेके फिर आप सिलेक्ट करके आप एंटर कर दो। ओके, चलो अब बात करते हैं, मान लो मेरे पास ये दो लाइन है और एक मेरे पास ये है
और एक मैंने ये लाइन ली यहाँ पे। सर जी सर वो undo सर ये का सेव सर और वो save कमांड कंट्रोल सी होता है क्या सर? किस चीज के लिए? अंडू का सर। अंडू के लिए कंट्रोल जेड। ये जो है ना, ये पूरी वर्ड फाइल, ये कमांड के साथ मैं आपको इस पे ऐप पे ही शेयर कर दूंगा ताकि आप ये सारी कमांड नोट डाउन कर पाए। ठीक है, ये अंडू है, कंट्रोल जेड। ओके, अब मान लो मेरे पास सर जी, हेलो सर ये सर सेव और सेव एज में डिफरेंस सर? हाँ हाँ, सेव और सेव एज में डिफरेंस वो बता देता हूँ। देखो, एक होता है सेव, ठीक है। अगर आप सेव करते हो कंट्रोल एस करके, मान लो मैंने कंट्रोल एस से सेव किया, डेस्कटॉप पे गए और मैंने यहाँ पे किसी भी नाम से D1 के नाम से मैंने सेव कर दिया। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप किसी ऑटोकैड फाइल को सेव करें तो आप यहाँ पे वर्जन को अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। मान लो आप 2018 में वर्क कर रहे हो और आप किसी और लैपटॉप पे, हाँ वर्स्ट कंडीशन बताता हूँ, मान लो आप 2018 पे वर्क कर रहे हैं और आपकी जितने भी फाइल्स है 2018 में है, ठीक है। आपका लैपटॉप हो गया क्रैश, अब क्रैश हो गया, 2018 डल नहीं रहा, लेटेस्ट आप डाल नहीं सकते, आपने डाले 2016 वर्जन। बट 16 वर्जन में जब आप अपनी फाइल को ओपन करोगे तो वो होगी ही नहीं, क्योंकि वो लेटेस्ट वर्जन की फाइल्स है। तो हमेशा जब भी आप अपने ड्राइंग को सेव करें तो मेक श्योर कि थोड़ा लोअर वर्जन में करें, ओके। या फिर बाय डिफॉल्ट भी आप कर सकते हैं, फाइल पे यहाँ पे एक मिनट आप जाओ, यहाँ पे एप्लीकेशन मेन्यू पे क्लिक करें, ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आएगा ओपन एंड सेव, हाँ सेव एज। सेव एज पे आप बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं यहाँ पे 2010 या 7 वर्जन। तो इससे क्या होगा कि आपकी बाय डिफॉल्ट जो फाइल होगी वो लोअर वर्जन में सेव होगी। आप किसी को भी सेंड करते हैं, उससे लेटर तो वर्जन होगा ही सबके पास। अगर आप 2010 के फाइल में सेव करते हैं तो उससे लेटर वर्जन होगा तो इजीली ओपन हो जाएगी। तो ये अपनी आदत बनाओ थोड़ा सा, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना फेस हो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सेव की। जैसे आप सेव पे क्लिक किया, देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया आपका 2010, ड्राइंग का नेम रखा मैंने D1 और मैंने डेस्कटॉप पे जाके ये सेव कर दिया। ये तो हो गया नॉर्मली सेव, ठीक है। अब सेव एज क्या होता है, मान लो आपने ये ड्राइंग बना दी, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को वर्क दे दिया ऑटोकैड का, तो मान लो एक स्टूडेंट ने किया, उसके फ्रेंड ने बोला कि भाई मेरे पास, मैंने नहीं किया, अपनी फाइल दे दो, मैं थोड़ा सा चेंज करके मैं अपनी फाइल उसको सबमिट करवा दूंगा, ओके। तो इसी फाइल को मान लो मैंने ये वाले चेंजेस किए, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं इस फाइल को सेव करूंगा तो जो D1 के नाम से मैंने फाइल सेव की थी वो उसी में सेव हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि मेरी वो वाली फाइल भी रहे और अब ये वाली फाइल एज ए न्यू फाइल सेव हो जाए। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, सेव एज पे क्लिक करें। अब आप यहाँ पे मान लो आपने रखा D2 के नाम से आप सेव कर देंगे तो अब ये फाइल ये D2 है। समझ गए आप? यस सर। ठीक है, सेम फाइल को किसी वर्ड तो सेम होंगे ना इसके? नहीं, अब D2 फाइल अलग है और अगर मैं D1 ओपन करता हूँ ये अलग है, दोनों ही फाइल डिफरेंट है। दीपक सर जी, मेरा इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं ये फिर नेक्स्ट टाइम कर सकता है क्या? मैं हाँ डोंट वरी, आप नेक्स्ट टाइम कर लेना, वरना मैं एक काम करूंगा, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, ओके? हाँ ठीक है सर, मेरे को रिकॉर्डिंग कर दीजिए, है ना? ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। हाँ किसी सर आपका मैंने व्हाट्सएप को किया, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था। ओके सर, थैंक यू सर। तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मतलब थोड़े मजा नहीं आ रही, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। कोई इशू नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, ओके थैंक यू सर, मेरे को लिंक भेज देना। जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके। तो अब बात करते हैं, ये क्लियर है अब आपको सेव और सेव एज में डिफरेंस? यस सर। ओके गुड। और डोंट वरी, कहीं पे स्किप होता कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्राई करूंगा कि ये रिकॉर्डिंग में आपको सेंड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। उसके बाद है इरेज पे हम थे, इरेज हमने किया, ठीक है। अब हम ये सब चीजें इजीली कर सकते हैं, ओके। उसके बाद है कि आपने मान लो ये दो लाइन दी, अब इन दोनों लाइन को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? हम दोनों लाइन पे क्लिक करेंगे, हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं,
ओके या फिर ये सिलेक्ट करना है, आप इस तरीके से सिलेक्ट करते हो, बट मैं चाहता हूं ड्रैग करके सिलेक्ट करना। अब 2021 जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें क्या है, 2013 वर्जन में तो हम क्या करते थे, प्रेस करते थे और क्लिक को होल्ड करते थे और तब चलते थे। बट इसमें अगर ऐसे चलेंगे तो वो इस तरीके से ड्रैग कर रहा है, आपने देखा होगा, ये प्रॉब्लम फेस की होगी। इसमें आपको क्लिक होल्ड एंड ड्रैग नहीं करना, इसमें आपको नॉर्मली एक क्लिक करना है फिर दूसरा क्लिक करना है। अगर आप ऐसे क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करोगे तो इस तरीके से आपका आएगा। ओके, अब एक चीज है यहाँ पे, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ माउस को लेके जाते हो तो किस कलर की विंडो आ रही है? ब्लू कलर की, और राइट से लेफ्ट जाते हैं तो ग्रीन कलर की विंडो आती है। ओके, दीज आर सिलेक्शन विंडो। ये आपकी सिलेक्शन विंडो होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है तो आप दोनों विंडो की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हो। अब इन दोनों विंडो में डिफरेंस क्या है? अगर मान लो मेरे को ये लाइन सिलेक्ट करनी है या दोनों लाइन सिलेक्ट करनी है, देखो अगर मैंने ब्लू विंडो से इस तरीके से किया तो कुछ सिलेक्ट हुआ नहीं। जब आप ग्रीन विंडो से ये करते हो तो एक दोनों ही लाइन सिलेक्ट हो गई। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ब्लू विंडो की कंडीशन है कि वो किसी भी लाइन को तब सिलेक्ट करेगा जब वो कंप्लीट लाइन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कवर कर लेगा। एक को कवर किया, एक को सिलेक्ट किया, अगर आप दोनों को कवर करते तो दोनों को सिलेक्ट करता। बट ग्रीन विंडो की कंडीशन है कि वो हल्का सा किसी को टच भी कर दे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, इसका बेनिफिट कहाँ पे मिलता है? मान लो ये आपके पास है लाइंस, मैं सिर्फ मिडल वाली लाइंस को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं ग्रीन से सिलेक्ट करता हूँ तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, बट अगर मैं ब्लू से करता हूँ इस तरीके से, अब ये वाली लाइन को मैं छोड़ दिया नीचे से तो सिर्फ अंदर वाले सिलेक्ट होंगे। तो इस तरीके से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ओके, तो मैंने इसको डिलीट किया। अब डिलीट करने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट आता है मेरा यहाँ पे सिलेक्शन विंडो आपका हो गया। अब लाइन हो गया, लाइन के बाद आता है पॉली लाइन। एक होता है लाइन और एक होता है पॉली लाइन। आपने लाइन पे क्लिक किया, इस तरीके से आपने बनाया, यहाँ पे ये आपने लाइन बनाई, और नेक्स्ट आपने पॉली लाइन पे क्लिक किया, दिस इज योर पॉली लाइन। देखने में तो दोनों एक ही हैं, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? अगर आप लाइन को सिलेक्ट करते हो तो वो एक इंडिविजुअल लाइन है, अगर पॉली लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो वो एक जॉइन है लाइन, मतलब आपस में कंप्लीटली कनेक्टेड है, वो एक सिंगल लाइन है। अगर आप कर्सर यहाँ पे लेके जाएंगे तो वो आपको ब्लिंक करके दिखाएगा दिस इज लाइन, और इस पे जाएंगे दिस इज पॉली लाइन। तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर पॉली लाइन इनटू लाइन, आपको करना क्या है, आप इस लाइन को, पॉली लाइन को एक्सप्लोड कर दोगे। For explode, you can press X enter for explode. You can select the object. This is your object. Just click on this object and enter. अब आप देखेंगे आपकी सारी लाइन इंडिविजुअली अलग हो चुकी है। अब आपका ये क्या बन चुका है? लाइन। ओके, अब ये भी लाइन है और ये भी लाइन है। अब अगर मान लो मैं दोबारा से इसको ज्वाइन करना चाहता हूं तो आपको प्रेस करना पड़ेगा J enter फॉर ज्वाइन कमांड। ज्वाइन ये बोलेगा सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट टू ज्वाइन एट वंस। आप ड्रैग करके सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर करो तो आपका ज्वाइन हो जाएगा। अगर आप जे एंटर करते हो और सिर्फ 2-3 लाइन को ही सिलेक्ट करते हो, एंटर करते हो, तो ये 2-3 लाइन ज्वाइन हो जाएंगी आपस में। ओके, तो ये हो गया आपका ज्वाइन और एक्सप्लोड। आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि मान लो आपको कोई भी एक रेक्टेंगल बनाना है और डायमेंशंस के अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है? तो हम थोड़ा सा डायमेंशन की बात करते हैं ताकि हम जितने भी यहाँ पे शेप्स हैं थोड़ा सा डायमेंशंस के अकॉर्डिंग उनको बना पाए। ओके, तो डायमेंशन पे क्या करते हैं हम? ऑटोकैड पे जो डायमेंशनिंग का वर्क करते हैं वो हम करते हैं, हम 2 टाइप से काम करते हैं ऑटोकैड पे। 2 डायमेंशन सेट करते हैं। पहली डायमेंशन वो जिस डायमेंशन पे आपको वर्क करना है, ओके, और दूसरी डायमेंशन वो जिस डायमेंशंस को आपको एज ए डायमेंशन देखना है। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको बोला 10 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाओ, आप क्या करोगे? पेज लोगे, स्केल लोगे, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दोगे।
उसके बाद मैंने आपको बोला कि आप इसमें मेंशन कर दो 10 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, उस पे 10 सेंटीमीटर लिख दोगे। मैंने कहा सेंटीमीटर में नहीं, आप मिलीमीटर में लिखो, तो आप लिख दोगे 100 mm। ओके, तो काम किया सेंटीमीटर में और डायमेंशन देखी mm में। ओके, तो आप सेट कर सकते हो काम किस यूनिट पे करना है और डायमेंशन क्या यूनिट आपको देखनी है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशंस जिस यूनिट पे हमें काम करना है। तो उसके लिए आप प्रेस करोगे U एंड एंटर, आपका ड्राइंग यूनिट यहां से ओपन हो जाएगी। ओके, दिस इज योर ड्राइंग यूनिट। सबसे पहले हम सेट करेंगे लेंथ को। लेंथ में टाइप है 5, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल एंड साइंटिफिक। फ्रैक्शनल और साइंटिफिक को हम यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं आर्किटेक्चरल, डेसिमल या फिर इंजीनियरिंग को। अब बात करते हैं कि आर्किटेक्चरल, डेसिमल और इंजीनियरिंग में क्या क्या डिफरेंस है और कब किसको यूज करते हैं। तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो हम या तो mm में करते हैं या सेंटीमीटर में करते हैं या किलोमीटर में करते हैं या मीटर में करते हैं और या फिर फीट इंचेस में करते हैं। ठीक है, और मैकेनिकल का ऑलमोस्ट काम mm में ही रहता है। ओके, तो आपकी दो टाइप की यूनिट होती है, एक होती है मैट्रिक यूनिट और एक होती है इंपीरियल यूनिट। जो आपकी मैट्रिक यूनिट होती है उसमें आती है आपकी 4 टाइप की यूनिट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। ये चारों यूनिट होती है आपकी मैट्रिक यूनिट, और जो आपकी होती है फीट और इंचेस, ये होती है आपकी इंपीरियल यूनिट। ओके, मान लो मेरे को mm में काम करना है, तो मेरी डायमेंशंस क्या रहेंगी और सेटिंग्स क्या रहेंगी। मैं यहाँ पे डेसिमल पे क्लिक करता हूँ और प्रिसाइज होता है कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक आपको 0 चाहिए, मतलब इतना स्मॉल आपको यूनिट चाहिए, मतलब कितना आपको क्लियरिटी क्या बोल सकते हैं इसको, कितना प्रिसाइज आपको चाहिए। मतलब आपके पास मान लो एक यूनिट है 5.379, तो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक हो गया। अगर मेरे को उसको थोड़ा सा शॉर्ट करना है तो 5.38 कर देते हैं हम। अगर 5 से ज्यादा है तो एक वर्ड बढ़ा देते हैं, एक डिजिट बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कितना आपको राउंड फिगर में रखना है वो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप mm पे काम कर रहे हो तो mm में शॉर्ट यूनिट तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो हम 0 ही रख सकते हैं। ओके, और हम यहां से चूज करेंगे मिलीमीटर और ओके करोगे, आपकी मिलीमीटर की सेटिंग हो जाएगी। जो सेकंड सेटिंग है आपकी वो है फीट और इंचेस। जब आप फीट और इंचेस या किसी भी इंपीरियल यूनिट पे आप काम करोगे तो आप चूज करोगे या तो आर्किटेक्चरल या फिर इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। अगर आप आर्किटेक्चरल चूज करते हो तो होगा क्या, अगर आपने एक लाइन ली 4 फीट 5 इंचेस की, तो ठीक है वो आपको शो करेगा 4 फीट 5 इंचेस। आप एक काम करो, आप अपना हेलो पुरू भाई कलमी प्लीज म्यूट कर लो खुद को, एंड वीडियोस को भी आप अभी हटा दो। जब मैं बोलूं वीडियोस के लिए तब आप वीडियोस को ओपन कर लेना। आप म्यूट हो जाओ और वीडियो वासिक राजा अग्रवाल प्लीज वीडियोस को भी हटा दो। विपुल सिंह आप भी वीडियो हटा दो। ओके सर। ओके, वीडियो भी हटा दो और म्यूट कर लो प्लीज। ठीक है, OnePlus 670 प्लीज हटा दो वीडियो। ओके, और सभी अपने आप को म्यूट कर लो। ओके, तो आर्किटेक्चरल यूनिट हम जब यूज करते हैं तो होता क्या है, जब 4 फीट 5 इंचेस की हम वॉल लेते हैं तो वो एग्जैक्टली शो करेगा 4 फीट 5 इंचेस। बट जब इंचेस के वहां पे पार्ट हो जाते हैं, मतलब अगर मेरे को वॉल लेनी है 4 फीट 5.5 इंचेस, तो 5.5 इंचेस को वो क्या दिखाएगा, 5 इंचेस एंड 1/2 इंचेस। मतलब जब आप इंचेस के भी पार्ट करोगे तो वो फ्रैक्शन में आपको डायमेंशंस को दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिसाइज पे देखूं तो अगर हाफ इंचेस हुआ तो इंचेस को वो 1/2 इंचेस दिखाएगा, 1/4, 1/8, 1/16। 1/2 इंचेस तक तो हम समझ सकते हैं कि कितना पार्ट हुआ होगा,
बट 1/4, 1/8, 1/16 इंचेस कहीं पे होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे कि इंचेस का कौन सा पार्ट है। बट मोस्टली जितने भी आर्किटेक्ट्स होते हैं वो सब आर्किटेक्चरल पे ही काम करते हैं। ओके, बट अगर आप इंजीनियरिंग चूज करते हैं तो अगर वो 4.5 इंचेस होगा या 4.6 इंचेस होगा तो डायरेक्टली आपको 4.5 इंचेस या 4.6 इंचेस ही शो करेगा। तो ये डिफरेंस है आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग में। ओके, आर्किटेक्चरल फ्रैक्शनल में शो करेगा अगर इंचेस के भी पार्ट होते हैं, और इंजीनियरिंग पॉइंट्स में शो करेगा 4.5 इंचेस, 4.6, 4.7, 4.8 इंचेस। ओके, उसके बाद आपका इंसर्शन स्केल है, यहाँ पे है मिलीमीटर। जब आप किसी भी इंपीरियल यूनिट पे काम करेंगे तो आपको चूज करनी है हमेशा इंचेस। फीट और इंचेस में से स्मॉल यूनिट है इंचेस, तो आप हमेशा इंचेस चूज करोगे। ओके, तो अब और कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करें, मान लो मेरे को एमएम में काम करना है तो मैंने यहाँ पे डेसिमल पे क्लिक किया, प्रिसाइज मैंने 0 रखा और इसको किया मिलीमीटर, एंड कर दिया ओके। तो आपका अब यहाँ पे एमएम में काम स्टार्ट हो गया। ओके ओके, अब मान लो मुझे एक अब दूसरी यूनिट सेट करनी है जिस यूनिट को मुझे एज ए डायमेंशन देखना है, तो उसके लिए आप प्रेस करोगे डी एंटर फॉर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। यहाँ पे आपको 3 टाइप्स की नजर आएगी, एनोटेटिव, आईएसओ एंड स्टैंडर्ड। हमेशा स्टैंडर्ड पे क्लिक करो। अभी यहाँ पे आईएसओ जो जितनी भी होती है कंपनीज वगैरह में यूज होती है, एनोटेटिव स्केल जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है कि अकॉर्डिंग टू स्केल आपकी जो डायमेंशनिंग है वो भी चेंज होती है, स्केल करती है। बट हम यहाँ पे ओनली स्टैंडर्ड यूज करेंगे अभी के लिए। स्टैंडर्ड पे क्लिक करें, क्लिक ऑन मॉडिफाई टैब। अब जैसे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा प्राइमरी यूनिट पे आपको जाना है। जो यूनिट आपने वहां पे सेट की है वही यूनिट आप यहाँ पे सेट करें। क्लिक ऑन डायमेंशन एंड प्रिसाइज आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, एंड आप कर दो यहाँ पे ओके। अब ओके के बाद आपको करना है सेट करंट पे क्लिक यहाँ पे, एंड कर दो क्लोज। ओके, अब मान लो आपको एक रेक्टेंगल बनाना है 100/50 का, तो उसके लिए आप प्रेस करो एल एंटर फॉर लाइन। अब आप यहाँ पे लाइन बनाएंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइन यहाँ पे स्ट्रेट नहीं जा रही है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टॉगल बटन होता है ऑर्थो मोड जिसका शॉर्टकट है F8। आपको ऑर्थो मोड पे यहाँ पे क्लिक करना है, F8 इसको ऑन कर लेना है, तो आपकी लाइन स्ट्रेट आएगी। अब स्ट्रेट आने का मतलब ये नहीं है कि सीधी जा रही है। अब अगर ऑर्थो मोड अगर मैं ऑफ करता हूं, अगर मैं ये लाइन बनाता हूं तो अब स्ट्रेट तो ये लाइन भी है आपकी यहाँ पे, बट क्या है कि ये लाइन किसी भी एंगल पे मूव हो रही है। अगर मेरे को ऑर्थो मोड अगर मैं ऑन करता हूं, अब लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो आप नीचे देख सकते हो कर्सर के साथ ही ऑर्थो ऑन एंड एंगल दिया हुआ है 0 डिग्री। मतलब आपकी लाइन या तो 0 डिग्री मूव करेगी या 90 डिग्री या 180 डिग्री या फिर 270 डिग्री, मतलब इन चार डायरेक्शन में ही आपकी लाइन मूव करेगी। ओके, उसके बाद मान लो 100/50 का मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए, तो मैंने प्रेस किया एल एंटर फॉर लाइन, ऑर्थो ऑन किया, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, सेकंड पॉइंट मुझे चाहिए 100 पे। तो आप देखेंगे ऑर्थो के साइड में कर्सर के साइड ही 11,000 कुछ करके आ रहा है, मतलब इतनी लंबी लाइन ये हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे 100 करता हूँ, मैंने 100 किया और प्रेस कर दिया एंटर, तो आपकी लाइन बन गई। बट आप कभी कभी प्रॉब्लम में आ जाओगे, यार बनी तो है नहीं। क्यों प्रॉब्लम आया? क्योंकि लाइन छोटी सी है। अगर आप पेज ही आपको इतना जूम इन किया हुआ, आपने जूम आउट किया हुआ है, आप पेज को जूम आउट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे लाइन बन चुकी है। अगर इस यहाँ से भी आपको प्रॉब्लम आए नहीं हो तो आप कमांड से बाहर आ जाए। मान लो आपकी इतनी लाइन आपको पता ही नहीं बनी है नहीं बनी है, तो आप Z एंटर A एंटर कर दे जूम ऑल, तो आपकी लाइन यहाँ पे आ जाएगी सामने। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने इतना पेज जूम इन किया हुआ है कि L एंटर करके यहाँ पे 100 करोगे तो आपकी लाइन स्क्रीन से बाहर चली जाएगी। अब इस केस में भी आपको लगेगा, क्योंकि ऑर्थो मोड ऑन है, आपको लगेगा लाइन क्रिएट ही नहीं हो रही है। तो इस केस में भी आप कमांड से बाहर आओ और जूम आउट करो। अब आप अपने पेज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो कि हाँ 100 mm अब यहाँ पे इतना है। ओके, उसके बाद मैंने किया एल एंटर, इसको तो ये कहाँ पर, ये कैसे पता चला कि मेरे पेज पे कहाँ बन रहा है डायग्राम, कहाँ बन रहा है? देखो, आप जब लाइन लगाओगे तो एटलीस्ट आप सामने तो होगे। आपने लाइन लगाई और मैंने 100 की लाइन लगाई और एंटर कर दिया। अब मुझे नहीं पता लाइन कहाँ तक बनी है, तो कमांड से बाहर आओ और जूम आउट करो।
स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने ड्राइंग आ जाएगी। ओके ठीक है, तो इसके लिए और भी सोल्यूशन है हमारे पास। हम लिमिट सेट कर देते हैं कि मेरे को, मान लो आपको काम करना है A4 साइज के पेपर पे या A2 साइज के पेपर पे, तो वो पेपर हम यहाँ से सेट कर देते हैं ताकि आपका उसी पे ही काम हो। बट वो इतना यूजफुल नहीं है, हम इस पे ही काम कर लेते हैं, ये इजी वे है। कॉलेजेस में जब करवाते हैं तो उसमें बताते हैं MV सेटअप करना है, उसके अकॉर्डिंग पेज को सेट करो। कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपको यूनिट सेट करनी है और काम स्टार्ट कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये लाइन लगाई, एल एंटर किया, यहां से मुझे जाना है नीचे। भगत सिंह, व्हाट आर यू डूइंग मैन? प्रेस L enter. Please mute yourself. ओके, अब मैंने प्रेस किया L एंटर, कॉर्नर पे क्लिक किया, डायरेक्शन दी और मैंने प्रेस कर दिया 50 एंटर। अब डायरेक्शन दी 100 एंटर और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब आपका ये 100 by 50 का एक रेक्टेंगल में बना चुका हूँ यहाँ पे। अब इस रेक्टेंगल को मेरे को डायमेंशन देखनी है कि 100 by 50 एक्चुअल में है भी या नहीं। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे, हम डायमेंशंस लेंगे। सबसे पहले लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन इज फॉर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन। जस्ट क्लिक ऑन लीनियर डायमेंशन। आपको करना क्या है, इस कॉर्नर पे क्लिक करो, इस कॉर्नर पे क्लिक करो तो आपकी डायमेंशन आ जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको डायमेंशंस तो नजर ही नहीं आई। यहाँ पे क्लिक करेंगे, डायमेंशन आ गई, डायमेंशंस नजर नहीं आई। अगर आप जूम करेंगे तो आपको नजर आ जाएगी 100। बट इस एंगल से, मतलब इतने व्यू पे तो हमें नजर ही नहीं आ रही। तो इसके लिए मुझे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को डायमेंशंस की हाइट को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप प्रेस करोगे D एंटर। वापस से आप डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे जाओगे, स्टैंडर्ड पे ही रहोगे, मॉडिफाई पे क्लिक करोगे और आप चले जाओगे यहाँ पे टेक्स्ट। टेक्स्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे है टेक्स्ट स्टाइल कि किस टाइप का टेक्स्ट चाहिए, हमने स्टैंडर्ड चूज किया हुआ है। टेक्स्ट कलर क्या चाहिए, आप कलर चूज कर सकते हो कि मान लो येलो कलर है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि येलो कलर आपका आ गया है। फिल कलर क्या रखना है वो फिल कलर कर सकते हैं, यहाँ पे रेड कलर का फिल कलर आ गया है, ये आप रख सकते हैं। उसके बाद वर्टिकल जो आपकी डायमेंशन है वो सेंटर में है या अबव आए तो वो ऊपर आएगी, आउटसाइड करेंगे आउटसाइड आएगी। तो ये वर्टिकल प्लेसमेंट जो टेक्स्ट की प्लेसमेंट है, वर्टिकल टेक्स्ट प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट प्लेसमेंट, ये सब चीजें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल चाहिए या अलाइंड विद डायमेंशन चाहिए बिल्कुल डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, या ISO स्टैंडर्ड चाहिए, ये आप चूज कर सकते हो। बट अभी के लिए जो हमें मेन है वो है टेक्स्ट हाइट। आपने 100 mm की एक लाइन लगाई है और आपकी टेक्स्ट की हाइट है 0.18 mm, तो मैं इसे चेंज करके यहाँ पे 4 कर देता हूँ। एंड मैंने किया ओके, सेट करंट एंड क्लोज। विपुल प्लीज भाई म्यूट हो जाओ। ओके सॉरी सर, पता नहीं चला। एंड वीडियो भी ऑफ। ओके, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो गया और आपको अब क्लियरली विजिबल है। अब यहाँ पे कुछ एरोज भी हैं जिनके साइज को भी मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए भी आप D एंटर करेंगे फॉर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। उसके लिए भी आप मॉडिफाई पे जाएंगे, उसके लिए आप जाएंगे सिंबल्स एंड एरोज पे। यहाँ पे है फर्स्ट एरो को आप चेंज कर सकते हो कि किस टाइप की आपको फर्स्ट एरो चाहिए। सेकंड एरो को चेंज कर सकते हैं, जो आपके सर्कल के लीडर्स होते हैं उसको चेंज कर सकते हैं कि किस टाइप की आपको एरो चाहिए। ये एडवांस है कुछ ऑप्शंस। उसके बाद सेंटर में मार्क कर सकते हैं सर्कल के, बहुत सारी चीजें जो यूज कर सकते हैं। बट अभी हम सिर्फ यूज करेंगे एरो साइज। एरो साइज पे क्लिक करें, मैंने ये कर दिया मान लो यहाँ पे 3 एंड ओके, सेट करंट एंड क्लोज। तो आपका एरो साइज भी देखो इंक्रीज हो। अगर आप साथ में एक चीज और करना चाहते हैं, अगर आप साथ में करना चाहते हैं कि ये होती है आपकी डायमेंशन लाइन एंड दिस इज योर एक्सटेंशन लाइन। अब जो एक्सटेंशन लाइन है वो बिल्कुल यहां से टच होके जा रही है, तो इससे मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरी डायमेंशन, मेरी शेप एक्चुअल में कौन सी है। तो उसके लिए आप D एंटर करें, मॉडिफाई पे जाएं, दोबारा से लाइंस पे जाएं। अब यहाँ पे है डायमेंशन लाइन एंड एक्सटेंशन लाइन की प्रॉपर्टी। जो आपकी डायमेंशन लाइन है आप उसे कलर कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए।
और एक्सटेंशन लाइन को भी आप कलर कर सकते हैं जो भी कलर आपको चाहिए। यहाँ पे देखो डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन के आप कलर का हो जा रहे हैं। डायमेंशन लाइन की लाइन टाइप आप चूज कर सकते हो कि अदर्स पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे लोड पे क्लिक करोगे, किस टाइप के आपको डायमेंशन लाइन चाहिए, डॉटेड में चाहिए, वो आप चूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन को चूज कर सकते हैं। लाइन वेट कितनी थिकनेस की आपको लाइन चाहिए वो चूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट अभी हम करेंगे सिर्फ एक चीज, यहाँ पे एक चीज है फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइन। अगर आप इसे फिक्स्ड कर देते हो तो वो बिल्कुल फिक्स्ड हो जाएगी और दूर से ही वो लाइन आएगी। अगर आप ओके करते हो, सेट करंट करोगे, क्लोज करोगे, तो आप देखेंगे जो आपकी डायमेंशन है वो दूर से ही आ रही है और एक फिक्स्ड लेंथ पे आपकी आ रही है। तो अब आपको डायमेंशन यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। तो आप इस तरीके से डायमेंशंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं, मान लो आपके पास एक यहाँ पे ट्रायंगल है। अब मेरे को इसकी डायमेंशनिंग करनी है, तो उसके लिए मान लो मैं लेता हूँ लीनियर। अब लीनियर से मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, आपकी लीनियर आ जाती है। एक और चीज शॉर्टकट के लिए आप यूज कर सकते हो DLI एंटर फॉर लीनियर डायमेंशन, DLI एंटर, और आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें तो आपकी डायमेंशन आ जाएगी। बट अगर आप DLI डबल एंटर करते हो तो आपके पास ये बॉक्स आ जाएगा। नॉर्मली आप किसी भी लाइन पे क्लिक करके उसकी डायमेंशन ले सकते हो। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे किया DLI एंटर। अगर आप DLI एंटर करके लीनियर डायमेंशंस की हेल्प से और इसकी डायमेंशन लेना चाहो तो ये नहीं आएगी, क्योंकि या तो हॉरिजॉन्टल शो होगा या फिर वर्टिकल शो होगा। अगर आपको किसी भी स्लोप लाइन की डायमेंशन देखनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाएं, अलाइन डायमेंशन आप चूज कर सकते हो। क्लिक ऑन अलाइन, प्रेस हियर और ड्रैग इट। आप इस तरीके से स्लोप वाले डायमेंशंस ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ अलाइन डायमेंशन। अगर आपको एंगल चेक करना है, क्लिक ऑन एंगुलर डायमेंशन और आप दोनों लाइन पे क्लिक करो और एक एंगल पे आप यहाँ पे एंगुलर डायमेंशन दे सकते हो अगर आपको एंगुलर चाहिए तो। जो आपने बोला DLI डबल इंटर, वो सिर्फ लीनियर के लिए है या सबके लिए है? देखो एक चीज मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। अब जैसे लीनियर के लिए शॉर्टकट है DLI। नॉर्मली मैंने यूज क्या किया है, फर्स्ट वर्ड लिया है D और उसके बाद इन डायमेंशंस के फर्स्ट 2 वर्ड्स मैंने यहाँ से लिए हैं। तो लीनियर के लिए हो जाता है DLI, अलाइंड के लिए DAL, एंगुलर के लिए DAN, आर्क लेंथ के लिए DAR, रेडियस के लिए DRA और डायमीटर के लिए DDI। क्लियर है बिल्कुल? ओके सर। ये बहुत ही इजी वे है इसकी कमांड्स को याद करने का। ओके, अब अगर हमारे पास कोई सर्कल है और इसका रेडियस निकालना है तो क्लिक ऑन रेडियस पे क्लिक करें, सर्कल को सिलेक्ट करें और आप रेडियस देख सकते हैं। उसके बाद डायमीटर निकालना है, क्लिक ऑन दिस और डायमीटर पे क्लिक करें। आप यहाँ पे डायमीटर निकाल सकते हैं इसलिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई आर्क है और इसकी लेंथ निकालनी है तो आप यहाँ पे आर्क लेंथ पे क्लिक करें और आप यहाँ से आर्क ले सकते हैं, तो आपकी आर्क की लेंथ आ जाएगी। ओके, उसके बाद अब मान लो आपके पास कुछ इस तरीके का पार्ट है। ये मैंने एक लिया यहाँ से, एक लाइन मैंने यहाँ से ली, एक यहाँ से ली, एक यहाँ से ली। ओके, और इसको मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया। अब मैं चाहता हूँ, मान लो अगर मैं यहाँ से लीनियर डायमेंशन लेता हूँ और इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, एक डायमेंशन ले ली। अब मैं इसकी भी चाहता हूँ, इसकी भी और ऐसे ही कंटिन्यूअसली चाहता हूँ इस तरीके से। अब एक तो ये है कि मैं एक एक करके करूं, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि एक आप लीनियर डायमेंशन लो। यहाँ पे एक लीनियर डायमेंशन आपको लेनी पड़ेगी और डायमेंशन में जाके यहाँ पे एक आपको मिलेगा कंटिन्यू डायमेंशन। क्लिक ऑन कंटिन्यू डायमेंशन। आपको करना क्या है, वहीं उसी पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा और आपको क्लिक करते जाना है पॉइंट्स पे, तो आपकी डायमेंशन कंटिन्यूअसली लगती चली जाएगी। तो ऐसे आप कंटिन्यूअस डायमेंशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दिस इज योर कंटिन्यूअस डायमेंशन। ओके, एक होता है आपका क्विक डायमेंशन। जी, एंगल्स में कंटिन्यू
एंगल्स पे नहीं लगेगी, एंगल्स पे थोड़ी ना। जब आप लीनियर डायमेंशन यूज करोगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन को आप एज ए कंटिन्यू डायमेंशन यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद है एक होती है आपकी क्विक डायमेंशन। अगर आपको क्विक डायमेंशन लेनी है, क्विक डायमेंशन के लिए आप प्रेस कर सकते हो QDIM, या फिर यहाँ पे है क्विक डायमेंशन। क्विक डायमेंशन थोड़ी स्मार्ट होती है, वो आपकी ये वाली डायमेंशन भी ले लेगी। मान लो आपने इस पे क्लिक किया, एंटर, वो आपका रेडियस भी बता देगी। इस पे क्लिक किया, एंटर, और अगर आपने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, ऐसे क्लिक करके और आपने एंटर किया, तो वो सभी जहां जहां पॉइंट पे आप क्लिक करोगे उनकी कंटिन्यूअस डायमेंशन भी बता देगी। दिस इज क्विक डायमेंशन। अगर आपके पास एक सर्कल है और इस पे आप सेंटर में एक मार्क चाहते हैं, तो डायमेंशन में जाएं, यहाँ पे मिलेगा एक सेंटर मार्क, क्लिक ऑन सेंटर मार्क और क्लिक ऑन दिस सर्कल, तो आपके सेंटर में एक पॉइंट आ जाएगा। ये भी आप यहाँ से इजिली यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई डायमेंशन किस तरीके से आपको लेनी है, ये सब डायमेंशन से रिलेटेड बात थी। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब बात करते हैं सर्कल की। हमें सर्कल बनाना है, सर्कल के लिए हम प्रेस करेंगे C, एंटर फॉर सर्कल। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सर्कल, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। और का मतलब होता है या, मतलब या तो आप इस वाली कंडीशन को फॉलो करें या फिर इसकी इन कंडीशंस को फॉलो करें। तो सबसे पहले हम इस वाली कंडीशन को फॉलो करते हैं, स्पेसिफाई द कॉर्नर पॉइंट फॉर सर्कल। तो मैं क्या करूंगा, स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करूंगा, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट, वो सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो कमांड चेंज हो गई, स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल या फिर डायमीटर। अब मैंने ना रेडियस बताया ना डायमीटर, मैंने क्लिक कर दिया तो आपका एक सर्कल बन गया। अब ये जो सर्कल बना वो विदाउट डायमेंशन बना, कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, विदाउट डायमेंशन मतलब मैन्युअली मैंने कोई भी एक सर्कल बना दिया। अब अगर मैं सर्कल बनाना चाहता हूं 50 रेडियस का, तो उसके लिए आप प्रेस करो C, एंटर फॉर सर्कल, क्लिक ऑन सेंटर पॉइंट। अब यहाँ पे है स्पेसिफाई द रेडियस। आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको 50 डालना है, तो नीचे यहाँ पे 50 आ जाएगा और आप प्रेस कर दो एंटर, तो आपका 50 रेडियस का एक सर्कल बन जाएगा। अगर आप रेडियस चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं 50 रेडियस। हाँ, एक चीज मैं साथ में बता दूं इसके आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो ये डायमेंशंस थी यहाँ पे। अब इन डायमेंशंस, अब मुझको नहीं पता ये mm है, सेंटीमीटर है, क्या है। हाँ, सेटिंग हमने mm में की हुई है, वो ठीक है कि mm है। मैं चाहता हूं कि इसके पीछे mm भी आए। तो एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है जो किसी भी वर्ड से पहले लगता है, सफिक्स होता है किसी भी वर्ड के बाद में लगता है। जो यहाँ पे mm आएगा वो बाद में आएगा, मतलब mm एज ए सफिक्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको D एंटर करना है, दोबारा मॉडिफाई पे जाना है, प्राइमरी यूनिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे होता है एक प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। आपको सफिक्स में प्रेस कर देना है $M एंड प्रेस करो ओके एंड सेट करंट एंड क्लोज। तो सारी डायमेंशंस के पीछे आपका mm आ जाएगा। ऐसे ही सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी यूनिट आप डालना चाहते हो उसके पीछे आ जाएगा। और बट ये आपका फिर एंगल में भी आएगा। अब एंगल में हटाने के लिए क्या करना है, PR प्रेस करें फॉर प्रॉपर्टी। आप इसको सिलेक्ट करें और आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे सफिक्स मिलेगा। जर्नल, मिस्क, लाइन एंड डायमेंशन, टेक्स्ट, प्राइमरी यूनिट, ये आ गया सफिक्स। सफिक्स को आप हटा दे, यहाँ पे ओके कर दे तो आपका यहाँ से हट जाएगा। अब मान लो आपको ये भी हटाना है, ये भी हटाना है। अब एक एक करके तो आप हटाओगे नहीं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज को मैच कर सकते हो। फॉर मैचिंग के लिए प्रेस करो MA एंटर फॉर मैच प्रॉपर्टी। आप इसको क्लिक करें, अब जिसको मैच करना है उसको क्लिक करें, वो डायमेंशन इसके अकॉर्डिंग मैच हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सर्कल। प्रेस किया C एंटर, क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट और रेडियस के लिए मैंने डाला 50 एंटर, तो आपका 50 रेडियस का एक सर्कल बना। अगर आप चाहते हो 50 डायमीटर का एक सर्कल बनाना, तो उसके लिए प्रेस करो C एंटर, क्लिक करें फर्स्ट पॉइंट। अगर आप डायरेक्टली 50 प्रोवाइड करेंगे तो वो रेडियस आएगा। अगर आपको डायमीटर डालना है तो प्रेस करें D एंटर, मतलब सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि मैं डायमीटर डाल रहा हूँ, तो प्रेस करें D एंटर। अब ये आपसे पूछेगा स्पेसिफाई द डायमीटर और मैं डाल दूंगा 50 एंटर। तो ये 50 डाया है और ये 50 रेडियस है।
50 रेडियस मतलब 100 डाया, एंड 50 डाया मतलब रेडियस कितना हो गया 25, क्योंकि रेडियस डाया से हाफ होता है। ओके, उसके बाद मान लो मैंने एक ट्रायंगल लिया। ट्रायंगल बेसिकली मान लो मेरे पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा सर्कल बनाऊं जो तीनों पॉइंट से निकले, तो उसके लिए आप प्रेस करोगे सी एंटर फॉर सर्कल। यहाँ पे आप देखेंगे 3p 2p TTR दिया हुआ है। 3p मतलब 3 पॉइंट्स। क्लिक ऑन 3p, ये बोलेगा स्पेसिफाई करे फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सर्कल, दिस इज द नाउ द सेकंड पॉइंट ऑफ सर्कल, नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ सर्कल। तो आपका एक सर्कल बना जो तीनों पॉइंट से आपका यहाँ पे निकलता है। ओके, अगर आपके पास 2 ही पॉइंट है तो आप प्रेस करें सी एंटर, और यहाँ पे आता है 2p मतलब 2 पॉइंट। क्लिक ऑन 2p, click on first point and click on next point. This is your 2p end. Okay, and अरे आ रहा हूँ, रुको बात। याचीन भाई प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा सर्कल बनाना जो इसके टेंजेंट से निकले, टेंजेंट से निकलने का मतलब है कि वो उसको छू के निकल जाए, टच करके निकल जाए, वो होता है टेंजेंट, कि टच करके निकल जाना। इसके टेंजेंट से एक सर्कल मैं चाहता हूँ इसके टेंजेंट को टच करके निकले, इसके टेंजेंट से निकले, और उसका रेडियस हो कोई 20 या 30 का। तो मैंने प्रेस किया सी एंटर, तो यहाँ पे है TTR। TTR मतलब टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। क्लिक ऑन TTR। अब आपसे पूछता है सर्कल स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। मैंने बोला कि ये है फर्स्ट टेंजेंट जहां पे मेरे को चाहिए, दिस वन इज सेकंड। कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो आप। एंड द रेडियस इज, मैंने डाला 60 एंटर। तो एक 60 रेडियस का इसने सर्कल बनाया जो दोनों को टच करके निकल गया। अगर वो रेडियस इन दोनों के डिस्टेंस से कम होता तो वो सर्कल बनाता ही नहीं, ज्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो। ओके, तो आपका एक सर्कल इस तरीके से बन गया। और उसके बाद मैं एक सर्कल ऐसा चाहता हूं जो तीनों के टेंजेंट से निकले, तो उसके लिए आप प्रेस करोगे सी एंटर। बट यहाँ पे तो आपको ऑप्शन ही नहीं है कौन सा, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। अब आपको चाहिए 10 10 10। तो उसके लिए आप सर्कल पे क्लिक करें, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, TTR आप कर चुके हो। अब आपका बचता है 10 10 10 टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। आप क्लिक करें और तीनों पे क्लिक करें, तो आपका एक सर्कल बन जाएगा यहाँ पे जो तीनों को टच करके निकलेगा। तो ये होता है आपका सर्कल। क्लियर है? ओके, तो अब इतनी कमांड के बाद अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इन्हीं कमांड्स की। तो इन्हीं कमांड्स की प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं, अब इन ड्राइंग्स में से कुछ बनाते हैं। अब ये आपकी ड्राइंग्स है, तो इसमें से ये ड्राइंग बनाते हैं ताकि आपको साथ के साथ ड्राइंग्स का भी पता चले कि किस तरीके से ड्राइंग बनती है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ये वाली ड्राइंग। एक सेकेंड, ओके। अब ये वाली ड्राइंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें 40 40 दिया हुआ है डायमेंशन। 40 यहाँ पे, 40 40 40 40 मतलब टोटल हो गया 160, और फिर 20 यहाँ पे, तो 20 यहाँ पे होगा। तो प्रेस करो L एंटर फॉर लाइन। मैंने क्या किया, यहां से मैंने किया टोटल 160 एंटर। डाउन पे आया मैंने किया यहाँ पे 40 एंटर। लेफ्ट गया 40 एंटर। सिर्फ डायरेक्शन देनी है, डायरेक्शन दी 20 एंटर। यहाँ पे 40 ये है, 40 ये है, तो मैंने कर दिया 80 एंटर। डायरेक्शन दी 20 एंटर, फिर डायरेक्शन 40 एंटर, और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका इतना पार्ट बन गया। अब L एंटर किया, सेंटर टू सेंटर मैंने एक लाइन को मिला दिया। अब आप देखो सेंटर को वो स्नैप करता है, वो आपको बताता है कि मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वो स्नैप कर रहा है आपके सेंटर को। वो क्यों करता है, यहाँ पे आपका टॉगल बटन ऑन है ऑब्जेक्ट स्नैप। अगर ये ऑफ होगा तो आप यहाँ से कोई भी पॉइंट को स्नैप नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसे ऑन करोगे तभी जाके आप पॉइंट्स को स्नैप कर पाएंगे। अब क्या क्या पॉइंट स्नैप करने हैं, उसके लिए आप इस पे राइट क्लिक करो, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे जाओ, तो इतने सारे पॉइंट्स को आप स्नैप कर सकते हो। तो आप क्या करो, इन सबको सिलेक्ट ऑल कर लो एंड ओके करो, तो आप किसी भी पॉइंट्स को यहाँ पे स्नैप कर सकते हो। 1 सेकेंड।
कोई नहीं, सेशन थोड़ा सा लंबा होगा बट सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। ओके, तो ये मैंने यहाँ से ज्वाइन किया तो आपका ये बन गया। अब डायमेंशन के लिए मैंने प्रेस किया DLI एंटर, ये वाली डायमेंशन आ गई, ये वाली डायमेंशन। इसके साथ मैं कंटिन्यूस डायमेंशन ले सकता हूँ और कंटिन्यूस डायमेंशन के लिए प्रेस कर सकते हो DCO एंटर, DCO एंटर फॉर कंटिन्यूस डायमेंशन। सिलेक्ट कर सकते हो, 1 सेकेंड, डिलीट किया, DLI एंटर, ये मैंने किया यहाँ पे, DCO एंटर, डायमेंशन कंटिन्यू, अच्छा वो वहीं से ले रहा है, DCO एंटर, ये सिलेक्ट किया, दिस वन इज दिस लाइन, DCO एंटर, हाँ क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया, ये कंटिन्यूस डायमेंशन आ गई। तो इस तरीके से आप डायमेंशन को यहाँ पे कर सकते हो एज इट इज। सेकंड वाला अगर मैं ड्राइंग बनाऊं यहाँ पे, तो मैंने किया L एंटर, यहाँ से मैंने लिया 110 एंटर, वहां से नीचे आया 20 पे, इधर आया मैं 30 पे, 30 को मैंने ऊपर की तरफ ज्वाइन कर दिया क्योंकि उसमें भी आपका इस तरीके से ज्वाइन है। दोबारा से L एंटर, 40 डाउनवर्ड, 20 फिर 40 और फिर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये शेप बन जाती है। और L एंटर करके मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, DLI एंटर। स्पीड आपको बनानी है। आप देखो टाइम इतना नहीं है कि मैं बिल्कुल आराम से आपको इस चीज को बताऊं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली मैं इस चीज को करता हूं। तीसरे वाली ड्राइंग बनानी है, L एंटर, मैं इधर गया 114 एंटर, नीचे डाउनवर्ड 40, राइट में गया 40, अपवर्ड में गया 20, उसके बाद 40 और मैंने इसको इससे क्लिक करके क्लिक कर दिया, तो आपका इस तरीके से ज्वाइन हो गया। और आप अब इसे बनाएंगे तो आप इस तरीके से आप अपनी कमांड्स के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एक ड्राइंग आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट ड्राइंग पे अगर आप चलते हो तो ये आपकी यहाँ पे नेक्स्ट ड्राइंग आ जाती है जिसमें 80 बाई 40 का एक रेक्टेंगल है जो इजी है कि आपको L एंटर करना है, यहाँ पे 80, नीचे जाना है 40, 80। जो बिगनर है और जिसको ऑटोकैड नहीं आता तो उनके लिए काफी प्रॉब्लम होती है कि वो इतनी सी ड्राइंग भी नहीं बना पाते। सेकंड ड्राइंग है आपकी, यहाँ पे L एंटर किया, 80 बाई 40, तो मैंने डाला 80, डाउनवर्ड 40, फिर यहाँ पे 80 मैंने प्रोवाइड किया और इसके सेंटर में एक लाइन है तो मैं सेंटर से एक मैंने लाइन लगाई। हाँ, अब यहाँ पे ये ऑप्शन है, अब इसके लिए आपको एक कमांड सीखनी पड़ेगी, वो ऑफसेट। अब हम बात करते हैं ऑफसेट की। जैसे जैसे कमांड आती चली जाएगी आपको पता भी चलता चला जाएगा कि कौन सी कमांड को हम कहाँ पे यूज करेंगे। विदाउट ऑफसेट कमांड भी कर सकता हूं मैं, वो कैसे? L एंटर किया, यहां से मैं जाऊंगा 10 के डिस्टेंस पे, फिर ऊपर क्लिक करूंगा, फिर 10 जाऊंगा, फिर नीचे क्लिक करूंगा। अब ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ऐसे हम नहीं करेंगे। अब हम कमांड कर लेते हैं ऑफसेट और ट्रिम। देखो ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट होता है कि आपने मान लो एक लाइन लगाई और मैं चाहता हूं एक और लाइन लगाना सेम लेंथ की इसके 5 के डिस्टेंस पे। अगर मैं जुगाड़ करके वो सब चीजें करूं तो आप करोगे L एंटर, यहाँ पे नीचे आओगे 5 एंटर और फिर इधर जाओगे, बिल्कुल इससे मिलाने की ट्राई करोगे कहाँ पे है। बट ये आपका राइट वे नहीं है ये करने का, ठीक है? तो हम क्या करेंगे इसके लिए, मैं यहाँ से लेता हूँ ऑफसेट। ऑफसेट के लिए आप प्रेस करोगे O एंटर फॉर ऑफसेट। ये आपको बोलेगा स्पेसिफाई करे ऑफसेट डिस्टेंस। मैंने डाला 5 या मान लो मेरे को चलो 5 चाहिए, 5 एंटर। अब आपको ये बोलेगा सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। जिस ऑब्जेक्ट का आपको ऑफसेट चाहिए उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और डायरेक्शन दे, अपवर्ड या डाउनवर्ड आपको क्लिक करना है, तो वो आपका ऑफसेट लग जाएगा। अब अभी तो हो रहा है एक एक करके ऑफसेट। अगर मैं चाहूं कि मैं ऑफसेट जो चाहता हूं वो मल्टीपल ऑफसेट हो तो नीचे कोई मल्टीपल का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बट जैसे मैं लाइन को क्लिक करके डायरेक्शन देता हूं तो तभी एक मल्टीपल का ऑप्शन आ जाता है। तो क्लिक ऑन मल्टीपल और आप क्लिक करते चले जाएं, आपका ऑफसेट लगता चला जाएगा। L एंटर, यहाँ पे मैंने एक लाइन ली, ऑफसेट लिया, O एंटर, मैंने डाला 5 एंटर फॉर ऑफसेट, क्लिक किया लाइन को, डायरेक्शन दी और नीचे आ गया मल्टीपल, क्लिक किया और किसी भी एक डायरेक्शन पे जाके आप क्लिक करते जाए और आपका ऑफसेट लगता चला जाएगा। ये आपका ऑफसेट हो गया।
ऑफसेट आप जरूरी नहीं है कि लाइन का कर सकते हो, आपके पास अगर सर्कल है, इसका भी आपने मान लो 2 का ऑफसेट किया तो आप इसका भी ऑफसेट कर सकते हो। मान लो ऑफसेट 5 का किया तो आप इसका भी ऑफसेट कर सकते हो। आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का भी ऑफसेट कर सकते हो। आर्क है, आर्क का भी ऑफसेट कर सकते हो। किसी भी चीज का आप ऑफसेट कर सकते हो। अब आपने ऑफसेट किया, अब आप देखेंगे, मान लो मैं चाहता हूं कि ये मेरी जो लाइन है, मेरे को सिर्फ इतना सा पार्ट इसका डिलीट करना है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इरेज करता हूं तो वो कंप्लीट इरेज हो जाती है। मान लो मुझे सिर्फ इतना सा पार्ट इरेज करना है, तो उसके लिए आप प्रेस करोगे TR डबल एंटर। TR डबल एंटर प्रेस करके आप इस लाइन पे क्लिक करोगे तो वो ट्रिम हो जाएगी। इस पे क्लिक करोगे ट्रिम हो जाएगी, इस पे क्लिक करोगे ट्रिम हो जाएगी, इस तरीके से ट्रिम हो जाएगी। बट ये आपका 2021 वर्जन है। 2021 वर्जन में अगर आप TR सिंगल क्लिक भी करोगे तो भी लाइन डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और 2020 मतलब लोअर वर्जन में क्या था कि वो लाइन तब तक ट्रिम होती थी जब तक कोई लाइन उसे इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती थी। अगर मैं TR डबल एंटर करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये डिलीट होगी, ये वाली डिलीट नहीं हो सकती। तो मैं 2021 में अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये भी डिलीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे 2013 वर्जन दिखाऊं, इसमें है कि वो डिलीट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक लाइन लगाई, ऑफ मैंने ये किया और यहाँ पे मैंने ऑफसेट दिया, हाँ अब मैंने किया TR सिंगल एंटर, इससे देखो ट्रिम नहीं हुई आपकी। अगर मैंने किया TR डबल एंटर, अब ट्रिम होगी, और वो तब तक ट्रिम होगी जब तक इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी कोई लाइन। अगर मैंने इसको यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, अब ये सिंगल लाइन होगी, आप इसे ट्रिम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। और अगर इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती यहाँ पे और TR डबल एंटर करते, अब ये ट्रिम कर जाती, अब दोबारा नहीं करेगी क्योंकि सिंगल लाइन है। इसके लिए तो आपको बाहर जाके इसको सिलेक्ट करके इरेज ही करना था, तब जाके आप इसे इरेज कर सकते थे। बट इन 2021 आप TR सिंगल एंटर से किसी भी लाइन को डिलीट कर सकते हो, कैसे भी। ओके, ये डिफरेंस है 21 और 20 में। उसके बाद है L एंटर मैंने किया, एक लाइन मैंने यहाँ पे लगाई, एक लाइन यहाँ पे लगाई और एक लाइन यहाँ पे लगाई। अब मान लो मेरे को एक लाइन को एक्सटेंड करना है यहाँ तक, तो उसके लिए आप प्रेस करोगे EX, सिंगल एंटर कर दो, डबल एंटर कर दो अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो, और अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो आप डबल एंटर ही करेंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितना आगे तक उसे रेफरेंस लाइन मिलेगी वहां तक आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर आप क्लिक करें, जब तक इसे लाइन मिलेगी रेफरेंस लाइन तब तक एक्सटेंड हो जाएगा, जैसे मिलनी बंद हो जाएगी वो बंद हो जाएगा। ऐसे ही आप इसके साथ कर सकते हो, और आप वन टाइम में सबको सिलेक्ट करके इस तरीके से भी इस चीज को एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, अब सिर्फ एक्सटेंड और ट्रिम में कुछ चीजें अपोजिट एक दूसरे के। अगर आप ट्रिम कमांड लेते हो TR डबल एंटर, तो आप यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम और शिफ्ट सेलेक्ट टू एक्सटेंड। अगर आप ट्रिम कमांड लेते हो तो डायरेक्टली क्लिक करते हो तो वो कर रहा है उसे ट्रिम, बट अगर आपने शिफ्ट प्रेस करके क्लिक किया तो वो एक्सटेंड कमांड बन जाएगी। नॉर्मल क्लिक करोगे ट्रिम है, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करोगे तो एक्सटेंड बन जाएगी। ऐसे ही आपका एक्सटेंड कमांड में है, EX डबल एंटर किया, नॉर्मल क्लिक करोगे एक्सटेंड है, बट अगर आप शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करोगे तो वो ट्रिम कमांड बन जाएगी। ये एक दूसरे के अपोजिट है, हम यूज नहीं करते इस चीज को, हम जैसे भी है नॉर्मली कमांड ही ले लेते हैं, क्योंकि जब स्पीड की बात आती है तो हमें ये सब चीजें ध्यान ही नहीं रहती। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रिम, एक्सटेंड, ऑफसेट। तो चलो दोबारा से हम ड्राइंग पे चलते हैं। तो ये मैंने बनाया, अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, L एंटर, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन लगाई, या तो ऐसे कर लो, मान लो कोई लाइन नहीं लगाई, मैंने ऑफसेट दे दिया 10 का, एंटर, और इसका मैंने ऑफसेट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद TR डबल एंटर और इन सबको मैंने ट्रिम कर दिया कुछ इस तरीके से। या तो ऐसे कर लो, या फिर आप क्या कर सकते थे, एक लाइन यहाँ पे लगा के इसी लाइन का ऑफसेट ले सकते थे, तो आपको ट्रिम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसकी यहाँ पे डायमेंशन देखेंगे तो ये 80 है, ये आपका 40 है, और ये आपका यहाँ पे 10 है। ऐसे ही अब बात करते हैं इसकी। अब इसमें दो चीजें आप सीखने को मिलेंगी, फिलेट और चैम्फर, ठीक है। अब फिलेट और चैम्फर क्या होता है वो देखो। फिलेट होता है किसी भी
रेक्टेंगल के कॉर्नर अगर राउंड हो तो हम उसे बोलते हैं फिलेट, और किसी के कॉर्नर ऐसे कटिंग में हो तो हम उसे बोलते हैं चैम्फर। ओके, फिलेट और चैम्फर की हम बात करेंगे। तो मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मान लो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया 80x40 का, ओके। अब मैं इसके जो कॉर्नर है वो मैं राउंड चाहता हूं एज ए फिलेट। जब हम फिलेट लगाएंगे तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब हम राउंड करेंगे तो फिलेट में हमेशा हम रेडियस प्रोवाइड करेंगे, जो रेडियस है 10 का। तो उसके लिए मैंने प्रेस किया फिलेट के लिए F, एंटर फॉर फिलेट। अब नीचे यहाँ पे देखो आपके कुछ ऑप्शन है, अंडू, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम और मल्टीपल। हम क्लिक करेंगे रेडियस पे, क्लिक ऑन रेडियस। हम रेडियस प्रोवाइड करेंगे कि मेरे को रेडियस जो चाहिए वो मेरे को 10 चाहिए, तो मैंने प्रेस किया 10, एंटर। और अब आपको क्या करना है, दोनों कॉर्नर्स पे क्लिक करना है, तो आपका वो वाला जो पार्ट है वो फिलेट हो जाएगा इस तरीके से। और अगर आपको करना है चैम्फर, चैम्फर में आपको 2 डिस्टेंस होते हैं। मान लो आपको एक रेक्टेंगल है और आपको काटना है, मान लो आपके पास बोर्ड है, अगर आपको काटना तो आप क्या करोगे, मार्क करोगे एक मेजर करके। यहाँ पे आपने 10 मार्क किया, उसके बाद नीचे 10 मार्क किया और यहाँ पे 10 मार्क किया, तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए। इन 2 पॉइंट को आप मिलाओगे और कटर की हेल्प से आप इसे कट कर दोगे, तो जाके आपका ये ट्रिम हो जाएगा और इस तरीके की आपकी शेप बन जाएगी। तो इसी चीज को आप चैम्फर से कर सकते हो। प्रेस करो CHA, एंटर फॉर चैम्फर। अब चैम्फर में हमें डालना पड़ता है डिस्टेंस। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस कितना ले, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस कितना ले, तो उसके लिए आप प्रेस करो डिस्टेंस पे और आप डाल दो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस इज 10 एंड सेकंड चैम्फर डिस्टेंस इज 10, एंटर। और आप दोनों पे क्लिक करेंगे तो आपका 10 का यहाँ पे चैम्फर आ जाएगा। और अगर आप अब DLI एंटर करके यहाँ से चेक करते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ से चैम्फर को देख सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे आप चैम्फर और फिलेट को यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये वाला पोर्शन। अब इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये सारी चीजें YouTube पे भी अपलोड है, ठीक है। तो आप अगर आपको कोई भी इनमें से कोई ड्राइंग समझ में ना आए तो आप YouTube से भी देख सकते हैं। कॉर्नर पे रेडियस है 5 का, तो मैंने 5 पे एक सर्कल बनाया और 5 के सर्कल को मैंने कॉपी किया। अब कॉपी के लिए क्या करना है अब वो बता देता हूँ, पहले कॉपी बता देता हूँ। मान लो आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल को मुझे करना है कॉपी। अब कॉपी जो मैं सर्कल को करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं से पिक करके मैं उस चीज को कॉपी करूंगा। तो कॉपी जो होता है मतलब पिक करते हैं उसको हम बोलते हैं बेस पॉइंट। फॉर कॉपी यू कैन प्रेस CO, एंटर फॉर कॉपी। सिलेक्ट द सर्कल, एंटर। अब आपसे पूछता है कॉपी बेस पॉइंट आप सिलेक्ट करें, आप कहीं पे भी सिलेक्ट करें। आपने सेंटर लिया एज ए बेस पॉइंट और आप यहाँ से देखो ऑर्थो मोड ऑन है तो आप स्ट्रेट यहाँ से मूव कर रहे हैं। अगर ऑर्थो में यहाँ से ऑफ कर देता हूँ तो आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपका वो बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका कॉपी हो जाएगा। उसके बाद है मैं CO, एंटर किया, कॉपी, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को। मान लो मैंने यहाँ से पिक करके मूव कॉपी कर रहा हूँ तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसकी एज पे प्लेस कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद बात करते हैं मूव की। मूव के लिए प्रेस करें M, एंटर, सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को, एंटर। इसमें भी वही है, बेस पॉइंट आपको देना है। कहीं से भी आप क्लिक करें बेस पॉइंट पर, आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं इस तरीके से। तो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप बेस पॉइंट किसी ले रहे हैं, वो आप उसके अकॉर्डिंग लेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे प्लेस करना है, अगर आपको ये पता हो तो। क्लियर है? ये हो गया कॉपी और मूव। तो हम यहाँ पे मैंने कॉपी किया, TR, डबल एंटर, ये मैंने यहाँ पे ट्रिम कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसे ट्रिम कर सकते हैं और आपकी ड्राइंग बन जाएगी सिंपल। ऐसे ही आप इस ड्राइंग में एक पे चैम्फर और एक पे फिलेट लगा सकते हैं। नेक्स्ट ड्राइंग पे अगर हम जाते हैं तो फर्स्ट वाली ड्राइंग अगर हम बनाएंगे जी, फिलेट में भी तो रेडियस यूज कर सकते थे। तो फिलेट में मैंने रेडियस ही चूज किया है। नहीं, जैसे इसमें तो सर्कल बना के किया आपने नेक्स्ट वाले में। तो ये तो ट्रिम करना था ना। अगर मैं मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको फिलेट करता हूँ, रेडियस करता हूँ 10 का, तो वो इस तरीके से राउंड होगा। ये मुझे करना था ऐसे, समझ रहे हो?
कन्वर्ट करना हो सर्कल यूज करेंगे, नहीं तो फ्लैट यूज करेंगे। हाँ, क्योंकि वो तो हमें जुगाड़ करना है। अब ये तो मैं आर्क से भी कर सकता था, बट मैंने देखा सर्कल से करना थोड़ा सा इजी है, सर्कल बनाया, ट्रिम कर दिया। ओके सर। एक चीज को आप कितने ही ऑप्शन से कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे ये वाली ड्राइंग है, अब अगर मैं इस वाली ड्राइंग की बात करूं, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये दिया हुआ 50 और ये दिया हुआ 15, तो मैं क्या करता हूँ, एल एंटर, ये मैंने यहाँ से ऑर्थो ऑन किया, मैंने किया 50 और इधर जाके मैंने किया 15, नीचे गया 50 और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, एक साइड का मैंने ये बना दिया। ओके, उसके बाद एल एंटर किया, यहाँ पे 15 गिवन है तो मैंने यहाँ पे 15 किया, एक लाइन ले ली, ओके एंटर कर दिया। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस दिया 10 दिया हुआ और ये वाला डिस्टेंस 10 दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, 20 का लाइन ले ली यहाँ पे और कमांड से बाहर आके 20 के सेंटर से मैंने नीचे एक 10 का पॉइंट लिया और इससे भी क्लिक कर दिया और उसको इससे भी क्लिक कर दिया और इनको बाद में हटा दिया। क्लियर है? अब या तो आप अपने तरीके कर सकते थे इसे कैसे भी, अब ये मैंने अपने तरीके कर दिया। ठीक है, अब मैं इतनी ही कमांड से पूरा बना सकता हूँ, मान लो मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। अब या तो ये हो कि मैं वो लाइन को दोबारा से 15 पे जाऊं, नीचे 50 आऊं, फिर वो सब चीजें करूं। अब इससे नेक्स्ट मैं जो कर सकता हूं, मान लो मैं अभी यही करके दिखाता हूं, अंडू किया, एल एंटर, यहाँ पे गया, मैंने डाल दिया, फिर दोबारा से 15 एंटर, नीचे मैंने डाला 50 एंटर, फिर मैंने डाला 15 एंटर, फिर ऊपर 15 एंटर और ये मैंने क्लिक किया। अब नीचे मैं फिर सेम कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे कमांड आती है आपके काम, मिरर कमांड। मिरर कमांड होती है कि मान लो मैंने बीच में एक मिरर लगा दिया, अब इस मिरर में अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो वो बिल्कुल अपोजिट दिखेगा। तो उसके लिए आप प्रेस करोगे MI एंटर फॉर मिरर, ये बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं, जो जो ऑब्जेक्ट को मेरे को मिरर करना है। मैंने इस 4 लाइन को सिलेक्ट किया, एंटर। अब मुझसे पूछते स्पेसिफाई करे फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, दिस इज योर मिरर लाइन एंड दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंट एंड देन प्रेस एंटर, तो आपका वो मिरर हो गया। अब आप इसे डिलीट कर सकते हो, आपका इस तरीके से मिरर हो गया। आप यही चीज, मान लो मैंने ये डिलीट किया और ये डिलीट किया यहाँ से, अब इसके बाद के काम भी आप सारा मिरर करके कर सकते थे। आपने क्या, MI एंटर, इन दोनों को सिलेक्ट करके इसको बेस पॉइंट लेके आपने ये मिरर किया और MI एंटर, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको मिरर कर सकते थे, फिर आपका बन जाता है ये वाला। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को बनाना चाहते हो। अब आप यहां से ये डायमेंशन दे सकते हो, कंटिन्यूस दिया, ये 15 10 10 15 15, ये आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये वाली ड्राइंग है, अगर आपको ये बनाना है तो L एंटर, नीचे मैंने किया यहाँ पे 75, ऊपर मैं जाता हूँ 45, अब जाता हूँ 25, नीचे मैंने किया 15, फिर मैंने किया 25, फिर नीचे किया 15, फिर किया 25 और फिर नीचे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, DLI एंटर। अब ये आप यहाँ से इजिली डायमेंशन ले सकते हो, ये आपका हो गया यहाँ पे। ऐसे ही अब आप ये सारी ड्राइंग्स बना सकते हो, ये आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई करेंगे, इजी रहेगा। और ये ड्राइंग मैंने बनाई भी हुई है YouTube पे, अगर आपको प्रॉब्लम हो कहीं पे भी तो वहां से भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ ये वाली कमांड करते हैं। अब ये ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक अब इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे कि ये बनाना है, तीनों साइड्स दी हुई है 60 और जो ये एंगल दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है 60। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरीके से यूज करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अब उसमें क्या है, अब मैं बात करूं, ये आपको विजिबल है, दिस इज योर ग्राफ पेपर, दिस इज y एक्सिस माइनस y, x एक्सिस नेगेटिव x, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हाँ ये ठीक है। अब मान लो मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है और वो जो रेक्टेंगल बनाना है वो विदाउट हेल्प ऑफ माउस बनाना है। अब विदाउट हेल्प ऑफ माउस जो बनाऊंगा तो मेरे को रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए कितने हैं।
जो कोऑर्डिनेट्स होती है उनकी वैल्यू होती है x और y के रेशियो में, दिस वन इज x, दिस वन इज y। ओके, चलो सबको नहीं पता होगा कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम के बारे में, मैं थोड़ा सा बताने की ट्राई करता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो जो जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, जहां पे x और y की वैल्यू होती है 0 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं एक सेकेंड, वेयर इज माय पेंसिल, हाँ, ये जो पॉइंट है आपका, ये है आपका ओरिजिन पॉइंट, जहां पे x और y की वैल्यू 0, 0। क्लियर है? जो ये पॉइंट है आपका, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू बात करूं तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि x पॉजिटिव में जा रहा है, और y की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि y में तो हम मूव कर ही नहीं रहे हैं। इस वाले पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 2,3, मतलब ये वाला पॉइंट है, x पे कितना मूव हुआ, यहां से कोई बंदा खड़ा है, x की तरफ मूव हुआ 2 पॉइंट और y की तरफ मूव हुआ 3 पॉइंट, तो इस पॉइंट की वैल्यू होगी 2,3, और इस वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब x की तरफ तो बंदा मूव ही नहीं हुआ, राइट और लेफ्ट तो गया ही नहीं, तो x की वैल्यू होगी 0, और y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये मैंने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाले हैं। तो इन कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं, जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो ये वाला ओरिजिन पॉइंट है वही आपका ओरिजिनल ओरिजिन पॉइंट रहता है। इसी चीज को अगर हम ऑटोकैड में अब करें, तो मैं यहाँ पे ऑटोकैड में चलता हूँ, हाँ, इसी चीज को अगर हम ऑटोकैड में अब करते हैं तो मेरा ओरिजिन पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन पॉइंट है, मैंने प्रेस किया L एंटर फॉर फर्स्ट लाइन। अब L एंटर करने के बाद अब ये पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने प्रेस कर दिया 0,0, दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट। आप क्लिक करें तो आप देखेंगे आपका बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट से एक लाइन बननी स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट लाइन जो मुझे चाहिए वो चाहिए आपका जो सेकंड पॉइंट है, अगर मैं राइट की तरफ मूव करूं तो वो है 2,0, तो उसके लिए मैंने प्रेस किया 2,0 एंटर। तो आपके यहाँ पे देखेंगे, जूम कर लेता हूं मैं थोड़ा, तो आपका यहाँ पे 2,0 पे एक लाइन आ गई। थर्ड पॉइंट मुझे चाहिए 2,3 पे, तो वो आपका लाइन यहाँ पे आ गया। फोर्थ चाहिए मेरे को 3,0 पे, तो वो अंडू 0,3 पे ये आ गया, और लास्ट चाहिए 0,0, तो आपका रेक्टेंगल बन गया। जो ये रेक्टेंगल मैंने बनाया, ये बनाया एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से। दिस इज द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम कहीं यूज नहीं करते, छोड़ दो। सेकंड चलते हैं। सेकंड होता है, मान लो सेम रेक्टेंगल मेरे को दोबारा से बनाना है बट दूसरे तरीके से बनाना है, तो दूसरे तरीके से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अब इसके पॉइंट 0,0 है, ठीक है, ये तो हो गया 0,0, इसके पॉइंट 2,0 हो गए, चलो ये भी सही है। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम जहां से चलेंगे उस वाले पॉइंट को एज ए ओरिजिन मान के चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट मेरा यहां से था, यहां से मैं यहां पे चल रहा हूं, तो ये ओरिजिन ऑलरेडी है ओरिजिन, ठीक है। तो मैं जब हम लास्ट वाले पॉइंट को ओरिजिन मान के चलते हैं तो उसके लिए हम लगा देते हैं स्टार्टिंग में एट द रेट आप डालो x की वैल्यू, y की वैल्यू। अब अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें, अगर हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो 2,3 हो जाता है, बट अगर हम अब जो काम कर रहे हैं वो है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर मैं यहां से चलाऊं और यहां पे जाना है, यहां से चला और यहां पे जाना है, तो इस पॉइंट को तो मैं मान लूंगा ओरिजिन पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट मान लेता हूं तो ये आपकी हो जाती है y एक्सिस और ये हो जाती है x एक्सिस। तो इसको ओरिजिन माना तो मैंने लगा दिया सबसे पहले एट द रेट के बाद x की वैल्यू कितनी है, x में तो मैं मूव ही नहीं हुआ, तो x की वैल्यू होगी 0, y की वैल्यू कितनी 3।
तो ये हो गया रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इस पॉइंट से इस पॉइंट की वैल्यू। अब इस पॉइंट से मेरे को जाना है इस पॉइंट पे, तो अब इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ओरिजिन। तो मैंने क्या किया, एट द रेट लगाया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए मेरे को एक्स डायरेक्शन में वापस जाना पड़ेगा, अगर ये ओरिजिन है तो एक्स की वैल्यू होगी -3 कोमा, और y की वैल्यू हो जाएगी कितनी, y में तो मूव ही नहीं किया, 0। इस पॉइंट से अब इस पॉइंट पे अगर आपको जाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए अगर इसको ओरिजिन 0,0 तो इसकी वैल्यू है ही है, बट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए आप लगाओगे एट द रेट, और उसके बाद x तो हुआ 0 और y हुआ -3। क्लियर है अभी ये सिस्टम आपको? ठीक है, चलो अब इसी चीज को हम करते हैं ऑटोकैड पे। अब ये मेरा ऑटोकैड है, मैंने किया एल एंटर, फर्स्ट पॉइंट है 0,0, ओके आ गया। सेकंड पॉइंट मैंने कर दिया एट द रेट 2,0, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो मेरा लगेगा, या तो मैं करूंगा 2,3 पॉइंट आ जाएगा, बट ये हुआ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, बट मैंने अंडू किया, या मैं करूंगा एट द रेट एक्स की वैल्यू है 0, y के 3 एंटर, तो आपका वापस वहीं पे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लगाना है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आपने किया एट द रेट -3,0, तो आप नहीं एट द रेट -2,0, अच्छा ये तो 2 है ना, 2 पॉइंट था, -2,0 तो आ जाएगा, और उसके बाद एट द रेट 0,-3, तो नीचे आपका ज्वाइन हो जाएगा। तो ये आपने जो बनाया ये हो गया आपका रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्लियर है? ओके, ये आपका हो जाता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब रिलेटिव को भी हम इतना यूज नहीं करते, हम जो यूज करते हैं उससे नेक्स्ट वाले सिस्टम को यूज करते हैं, वो होता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, मान लो सेम रेक्टेंगल मेरे को दोबारा से बनाना है, तो मैंने किया एल एंटर और फर्स्ट पॉइंट कर दिया 0,0। अब इस सिस्टम में मुझे सिर्फ इतना पता है कितना डिस्टेंस कवर करना है और कितने एंगल पे मुझे जाना है। अब बात करें एंगल की, अगर मैं इस वाले को दिखाऊं आपको, अब इस वाले पे अगर मैं बात करूं, आप देखोगे ध्यान से, ये आपका कंप्लीट 360 डिग्री एंगल होते हैं। अगर आप यहां से राइट में मूव करते हैं तो 0 डिग्री का एंगल आता है, अगर आप अप साइड मूव करते हैं तो 90 डिग्री, लेफ्ट में जाते हैं 180 और डाउनवर्ड जाते हैं तो 270 डिग्री। ओके, आप जब भी आपने देखा होगा, आपने कभी भी डी यूज की होगी, जब भी किसी भी पॉइंट पे आप डी रखते हो तो उस पॉइंट पे आप हमेशा इसी डायरेक्शन में रखते हो। अगर आपकी सिंपल एक डी है तो हमेशा इसी डायरेक्शन में आप रखोगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी लाइन राइट में मूव करती है तो हमेशा 0 डिग्री का एंगल है इन ऑटोकैड। अगर आप अपवर्ड जाते हो तो 90 है, लेफ्ट जाते हो तो 180 और डाउनवर्ड जाते हो तो 270 है। ओके, अगर आप इस मान लो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये आपका थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपकी लाइन जाएगी तो वो 0 से 90 डिग्री के बीच होगी, सेकंड में जाएगी 90 to 180, थर्ड में जाएगी 180 to 270 और फोर्थ में जाएगी 270 to 360 डिग्री। ओके, तो अब मान लो मेरे को वही रेक्टेंगल दोबारा से बनाना है, तो मेरे पास जो गिवन है अब यहाँ पे, अगर मैं अब वहां पे दोबारा से जाऊं ऑटोकैड पे, मैंने किया एल एंटर और फर्स्ट पॉइंट हो गया 0,0। सेकंड पॉइंट जो है मेरा, अब मैं क्या करूंगा, लगाऊंगा एट द रेट। एट द रेट क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट से मेरे को चलना है। एट द रेट के बाद आप बताओगे डिस्टेंस। डिस्टेंस है, मान लो मेरे 10 बाई 10 का एक रेक्टेंगल चाहिए या 10 बाई 20 का चाहिए, तो मैंने डाला डिस्टेंस है 10 और मैंने डाला एंगल का साइन। अभी आपको डालना है एंगल का साइन और एंगल डालना है 0, एंटर। तो आप इस तरीके से आपका एक 10 की लाइन बनी 0 के एंगल पे। उसके बाद आपने डाला एट द रेट, आपने डाला 20, एंगल हो गया अब हमारा 90 डिग्री, तो वो अब ऊपर आ गया। ऐसे आप अब राइट में लेफ्ट में जाएंगे, एट द रेट 10, एंगल हो गया आपका कितना 180। ऐसे आप डाउनवर्ड में जाएंगे, एट द रेट आपका आ जाएगा 20, एंगल हो गया आपका कितना 270।
तो आपको इस तरीके से रेक्टेंगल बन जाएगा। ये हम यूज करते हैं नॉर्मली। और जो हम करते हैं एल एंटर किया, और जो हम कर रहे हैं 10 एंटर, नीचे गए 20 एंटर, ये हो गया हमारा डायरेक्ट सिस्टम। दिस इज आवर डायरेक्ट सिस्टम। ओके ओके, अब बात करते हैं हम अपनी ड्राइंग की। अब ये हमारी ड्राइंग है। अब हम ड्राइंग के लिए, हाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा साथ के साथ। अगर हम बात करेंगे, इस वाली लाइन है, अगर मैं यहां से ऐसे मूव कर रहा हूं, तो अगर मैं पूछूं कितने का एंगल है, 120। क्यों? क्योंकि हम एंगल जो मेजर करते हैं वो हमेशा 0 डिग्री से करते हैं। समझ रहे हो? अगर आपके पास कोई ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये वाला, और मैंने बोल दिया कि ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, जैसे आपका इसके अंदर है, आपकी ड्राइंग के अंदर, तो जो ये 60 डिग्री है, वो 60 डिग्री जो आपका है वो यहां से यहां तक है। जब हम ऑटोकैड में बनाएंगे तो हम ये वाला एंगल लेंगे इसका, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120। ओके, चलो अब इसको बनाते हैं। तो अब इसको बनाने के लिए हम ऑटोकैड को करेंगे ऑन। अब मैंने क्या किया, एलेंटर लिया और एक लाइन ले ली बेस की, वो है 60 की। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐसे बनानी है, तो मैंने डाला @ डिस्टेंस है 60 और एंगल मैंने लिया कितने का? 120। अगर मैं एंगल लूंगा यहाँ से 60, तो 60 का एंगल तो इस साइड बना देगा वो। मैंने किया अंडू और मैंने लिया @ 60, एंगल लिया मैंने यहाँ पे 120 और मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये आपका बन गया। अगर अब आप इसे देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं वहां पे बनाता हूँ अपने ड्राइंग्स के पास। एल एंटर, ये बेस लिया मैंने यहाँ पे 60 डिग्री। अगर इधर से बनाता हूं तो मैं करूंगा @ 60, एंगल भी 60 ही रहेगा, और इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूंगा। DLI एंटर, ये मैंने डिस्टेंस लिया। DAN एंटर, ये मैंने एंगल लिया यहाँ पे। इस तरीके से आप इसे ले सकते हो। और DAL अलाइन डायमेंशन ली, ये वाले 60। यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, तो मैं इस ट्रायंगल को कॉपी कर सकता हूँ। इसी ट्रायंगल के टाइप का मेरे को एक ट्रायंगल चाहिए यहाँ पे, और बीच में एक सर्कल बना हुआ है, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाओ सर्कल पे, और यहाँ पे 10 10 10 और तीनों पे क्लिक कर दो, तो एक सर्कल बन जाएगा उसके मिड में। ओके, नेक्स्ट है 80/40 का एक रेक्टेंगल बना हुआ और 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया गया है। तो आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाओगे 80/40 का। और अगर आप इसे अब यहाँ से चाहते हो कि आप इसे रोटेट करें, तो आप प्रेस करो रोटेट। रोटेट करने के लिए आप प्रेस करोगे रोटेट के लिए RO एंटर फॉर रोटेट। ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करोगे, एंटर। अब ये पूछेगा बेस पॉइंट। बेस पॉइंट होता है आपका सेंटर ऑफ रोटेशन, कि किस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको इसे रोटेट करना है। तो मैंने सेंटर ऑफ रोटेशन लिया ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट मैंने ऑर्थो को ऑफ किया, तो आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। कितने के एंगल पे रोटेट करना है, वो 45 डिग्री दिया हुआ है, तो आप डाल दो 45 एंटर, तो 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो जाएगा। 45 डिग्री जो होगा आपका, अगर आप देखोगे DAN एंगुलर डायमेंशन से, तो ये वाला 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा और आपका रोटेट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में दिया हुआ है, अब पहले ये 2 सर्कल बनाते हैं। जी जी करण, आपकी आवाज क्लियर नहीं है हमें। हाँ सर, फर्स्ट वाला जो एंगल बना था 60 वाला जी, क्या बताना सर, ये 60 वाला सर ये। तो ये मैंने लिया था, एलेंटर किया था, बेस लिया मैंने 60 डिग्री और 60 लेंथ, एलेंटर किया। यहां से मान लो अगर मैं बनाता हूं, तो @ 60 फॉर डिस्टेंस और फॉर एंगल, एंगल का साइन डालो और डाल दो 60 एंटर, और इसको इससे मिला दो तो बन जाएगा। ओके सर, चलो सर। अब हेलो जी सर। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि सर अगर एंगल वगैरह हमें मतलब नहीं पता हो, तो सर अगर हमें वो बनाना है ट्रायंगल,
तो सर क्या करेंगे फिर सर, मिड पॉइंट से एक तो मतलब ये लाइन लो, लेके मेरे इस को अब तरह। एक बात सुनो, मेरे को एंगल नहीं पता और मैंने बना दिया ट्रायंगल। मेरे को नहीं पता एंगल, नहीं सर, जैसे ये भी तो मिड ट्रायंगल पॉइंट है। से बना। हाँ। ये लो, मेरे को नहीं पता कितने का एंगल है कितने का नहीं, तो मैंने एक मिड पॉइंट से लाइन लिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, बन गया ट्रायंगल। समझ रहे हो? वो रेक्टेंगल रोटेट वाला एक बार और बता दीजिए। कौन से वाला? रेक्टेंगल रोटेट वाला वो हाँ, तो आप एक यहाँ पे रेक्टेंगल लोगे, कोई भी रेक्टेंगल आप बनाओगे और उसको रोटेट करना है, तो प्रेस करो आर ओ एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर, एक बेस पॉइंट दो और कितने डिग्री के एंगल पे रोटेट करना है। तो नीचे पूछता रहेगा आपको, सारा सब कुछ नीचे देखना है कि रोटेशन एंगल कितना चाहिए। मैंने डाल दिया 45, तो 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो गया। ओके ओके सर। अब बनाते हैं ये वाला स्टार। अब इस वाले स्टार में हमारा काम आएगा यही चीज जो मैंने अभी आपको बताई है। अब यहाँ पे गिवन है कि 60 डिग्री का तो एंगल है और 30 की ये लेंथ है, इंडिविजुअल लेंथ वो 30 की है। अब क्या है कि 60 डिग्री का जो एंगल हमने यहाँ पे लिया है, तो जितने भी एंगल है वो 60 के मल्टीपल होंगे। अब 60 के जो मल्टीपल होंगे, आपके जितने भी एंगल है 60 के मल्टीपल होंगे। अब जो 60 के मल्टीपल एंगल आपके होते हैं, अब अगर मैं इस इमेज की बात करूं, तो जो 60 के एंगल्स आपके जाएंगे वो या तो ये वाला एंगल होगा 60 का, या फिर 60 के बाद 120 का ये वाला एंगल होगा, या 180 का एंगल होगा, या 240 का एंगल होगा, या फिर 300 का एंगल होगा, और या फिर 0 का एंगल होगा। यही तो है सारे 60 के मल्टीपल। ओके, अगर मैं बात करूं, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर कोई भी लाइन इस तरीके से गई तो वो कितने डिग्री का एंगल होगा? 60 का। अगर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी लाइन गई तो वो 60 का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी लाइन गई तो 120 का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी लाइन गई तो 240 का एंगल है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी लाइन गई तो वो आपका 300 का एंगल है। अगर स्ट्रेट लेफ्ट गई तो 180 का एंगल है, और स्ट्रेट राइट गई तो आपका 0 डिग्री का एंगल है। ओके, चलो अब इसी की हेल्प से हम वो ऑटोकैड पे बनाते हैं। तो ऑटोकैड मैंने लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने क्या किया, यहां से अब अगर मैं बात करूं, मैं स्टार्ट होता हूं यहां से। अब अगर मैं यहां से स्टार्ट होऊंगा तो ये वाली लाइन इस तरीके से जा रही है, ये वाली लाइन जो आपकी जा रही है वो ऐसे जा रही है, तो ये कितने का एंगल हो गया? 60 डिग्री। अगर मैं यहां से ऐसे आ रहा हूं उल्टा, अगर यहां से ऐसे आ रहा हूं तो एंगल हो गया 240 का, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि अगर मैं लाइन को ऐसे जा रहा हूं तो 260, और यहां से नीचे ऐसे आ रहा हूं तो 240 का एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यहां से यहां जाऊंगा तो एंगल आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एंगल हो जाएगा आपका कितने का? 300 का। यहां से यहां जाऊंगा तो एंगल हो गया 0 का, यहां से यहां जाऊंगा 240 का। डिपेंड करता है किस डायरेक्शन से आप यहाँ पे मूव कर रहे हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एल एंटर लिया और एक लाइन लगा दी, ये 30 वाली। सर जी सर, ऐसा तभी होगा ना सर जब मतलब एंगल ना दिया हो, तब हम इसमें तो दिया है ना, इसमें तो दिया है। अगर आपको एंगल नहीं दिया होगा तो आप कैसे बना पाओगे? आप बना ही ना पाओगे। हाँ ओके सर। एंगल गिवन है तभी तो मैं बना रहा हूँ। अगर ये 60 लिखा ही नहीं होता, यहाँ पे डिस्टेंस 30 नहीं लिखा होता, तो मैं किस तरीके से बना पाता? मेरे को पता ही नहीं था कि बनेगा कैसे ये। ओके, तो यहां से मैंने किया 30 की एक लाइन ली। अब 30 की, अरे 30 की लाइन, एल एंटर, यहां से ऑर्थो ऑन 30, ये मैंने 30 की लाइन ली। अब 30 की लाइन के बाद मुझे ऐसे जाना है, मैं डालूंगा एट द रेट, लेंथ कितनी है 30, एंगल मैंने डाला 60, एंटर आ गया। उसके बाद एट द रेट 30, एंगल मैंने डाला कितने का डालना है? 300। फिर एट द रेट 30, एंगल कितने का डालना है? 0। उसके बाद मेरे को जाना है इधर 240 के एंगल पे, एट द रेट 30, एंगल 240। उसके बाद यहाँ पे एट द रेट 30, एंगल कितना हो जाएगा? 300। उसके बाद इधर जाना है एट द रेट 30, एंगल कितना ले लो? 180।
किसी को स्मार्टली बनाना है, ऑफ बना के उसको मिरर कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। @30 एंगल में कितने का लूं, यहाँ पे 240 का। इधर जाना है तो ये कौन सा का एंगल है, ये आपका 120 का एंगल है। @30 एंगल 120। ऐसे ही मैं इधर जाऊंगा, @30 एंगल मैंने लिया यहाँ पे 180, और फिर @30 एंगल मैंने लिया यहाँ पे 60, और फिर नहीं, @30 एंगल हो गया 60, और इसको मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, बन गया आपका स्टार। ओके, उसके बाद है इसी स्टार को मैंने अभी तो @ की हेल्प से बनाया, थोड़ा सा इजी कर देते हैं। इजी करने के लिए हम नीचे जाएंगे, एक होता है ऑर्थो मोड और एक होता है पोलर ट्रैकिंग, शॉर्टकट है F10। ऑर्थो मोड क्या करता है, 0, 90, 180 या 270 डिग्री के एंगल पे ही मूव करता है। अगर आप पोलर ट्रैकिंग ऑन करते हो यहाँ से, अगर आप पोलर ट्रैकिंग को ऑन करोगे यहाँ से, तो आप राइट क्लिक करके किसी भी एंगल पे आप जा सकते हो। अगर आप यहाँ पे 60 डिग्री का मान लो एंगल चाहिए, तो आप ट्रैकिंग सेटिंग पे जाओ और यहाँ पे एक इंक्रीमेंट एंगल डाल दो 60 का, एंड कर दो ओके। अब आपका जो जाएगा लाइन वो 60 डिग्री के एंगल पे जाएगा, तो आप एंटर करो यहाँ पे, तो आप देखोगे जो आपकी लाइन स्नैप कर रही है वो 60 डिग्री के मल्टीपल्स को ही स्नैप करेगी, या 60 करेगी, 120 करेगी, 180 करेगी, 240 करेगी, 300 करेगी। बस सिंपल आपको क्या करना है, डायरेक्शन देनी है, डिस्टेंस डालना है, एंटर, 60 पे स्नैप करना है, डिस्टेंस डालना है, एंटर। इस तरीके से अब आप इस चीज को इजीली बना सकते हैं। Excuse me, sir. जी जी, विकास जी बोलिए। Sir, can you please repeat this? हाँ Sir, please मैंने क्या repeat किया, करेंगे sir? हाँ पोलर ट्रैकिंग मैंने ऑन की, राइट क्लिक किया, ट्रैकिंग सेटिंग पे जाए और मैंने एक 60 डिग्री का एंगल डाला। ओके, अब 60 डिग्री का एंगल डालने से क्या हुआ कि मेरी जितनी भी लाइन है वो 60 डिग्री के मल्टीपल्स को स्नैप करेगा। तो जैसे ही मैं एल एंटर करता हूँ, लाइन लेता हूँ, तो ये आता है 60 डिग्री। तो मैंने डाला यहाँ पे, सिर्फ मेरे को डिस्टेंस डालना है, डायरेक्शन देनी है, डिस्टेंस डालना है। ये एंगल लिया 30 एंटर, ये लिया 30 एंटर, राइट गई 30 एंटर, 30 एंटर। इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हो। सिंपल आपको डायरेक्शन डिस्टेंस हम लोग पुट करेंगे उतना ही उस डायरेक्शन पे आपका करना है। बिल्कुल 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 ठीक है, उतना ही वी कैन गो फॉर एनी एंगल्स। बिल्कुल, कोई भी एंगल आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो यहाँ पे प्लान गिवन है, यहाँ पे है कंप्लीट द ड्राइंग यूजिंग पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग इंक्रीमेंट एंगल इज 80। मतलब इस ड्राइंग को यूज करो पोलर ट्रैकिंग की हेल्प से और इंक्रीमेंट एंगल 80। इंक्रीमेंट एंगल का मतलब है कि पहला एंगल होगा 80 का, सेकंड होगा 160, थर्ड प्लस 80 कर देंगे 240, 240 में प्लस कर देंगे आपका 80, 320, फिर आपको 80 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। बट 400 का तो कोई एंगल नहीं होता है, तो 400 का जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 400 में से हम माइनस करेंगे कितना 360, तो वो हो जाएगा 40 डिग्री का एंगल। ओके, 40 के बाद 120, फिर 200, फिर 280, फिर 360, ऐसे आपके इंक्रीमेंट एंगल चलते चले जाएंगे। अब इसको भी हम करते हैं, ये एक सिंगल लाइन है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया मैं, राइट क्लिक, पोलर ट्रैकिंग, ट्रैकिंग सेटिंग में गया और इंक्रीमेंट एंगल मैंने डाल दिया यहाँ पे 80 का, एंड ओके। अब मैंने यहाँ पे किया एल एंटर, और एल एंटर करके मैंने एक लाइन लगाई, डिस्टेंस है 50, मैंने डाला 50। अब देखो यहाँ पे वो 80 डिग्री के एंगल को स्नैप करेगा। पहले मैंने लिया 0 का एंगल, अब मैंने लिया 80 का एंगल, 50 एंटर, 80 के बाद स्नैप करो 160 के एंगल को, 50 एंटर, 160 के एंगल के बाद 240 के एंगल को, 50 एंटर, 240 के बाद 320 के एंगल को, 50 एंटर, 320 के बाद, अब देखो 320 के बाद बेसिकली जो एंगल स्नैप करना चाहिए वो है 40 डिग्री, बट 40 डिग्री तो मैंने इंक्रीमेंट एंगल में डाला ही नहीं है। मतलब 80 के मल्टीपल्स में कहीं पे भी 40 डिग्री तो आता ही नहीं है। तो सर दोबारा बताना सर, दोबारा बताना। हाँ दोबारा बताता हूँ। एल एंटर किया, यहाँ पे मैंने लिया पहले 0 डिग्री का एंगल, डिस्टेंस लिया 50, एंटर। उसके बाद 80 डिग्री पे स्नैप किया, डिस्टेंस लिया 50, एंटर। उसके बाद 160 पे स्नैप किया, 50, एंटर। फिर 240 पे स्नैप किया, 50, एंटर। और उसके बाद मैंने स्नैप किया यहाँ पे 320 पे, 50, एंटर।
अब इसके बाद 320 के बाद 400 का एंगल स्नैप करना है, बट 400 का एंगल होता नहीं है, टोटल एंगल होते हैं 360। 360 के बाद 0 से फिर वो दोबारा से स्टार्ट होते हैं, तो 400 का एंगल हो जाएगा 40 का। अब 80 के मल्टीपल में कहीं पे भी 40 डिग्री का एंगल नहीं आता है, तो उसके लिए हम दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे ट्रैकिंग सेटिंग पे जाऊंगा और एडिशनल एंगल ऐड कर दूंगा। एडिशनल एंगल मेरे को कौन कौन से चाहिए, न्यू पे क्लिक करो, एक चाहिए मुझे 40, एक मेरे को चाहिए 120, एक मेरे को चाहिए 200 और एक मेरे को चाहिए 280। उसके बाद तो अपने आ ही जाएंगे 360। ओके किया, एल एंटर करो। अब आप देखोगे 40 डिग्री का एंगल स्नैप हो रहा है। अब 120 का स्नैप करना है, अब 200 का स्नैप करना है, और इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं यहाँ पे जो इंक्रीमेंट, इसको एडिशनल एंगल को हटा के इनको डिलीट कर देता हूं। मैं यहाँ पे 80 की जगह अगर 40 कर दूं, तो 40 के मल्टीपल में तो 80 के सारे मल्टीपल आते हैं। तो अब क्या होगा, वो 80 डिग्री के एंगल के मल्टीपल भी स्नैप करेगा और 40 के भी करेगा। सिंपली आपको यहाँ पे 80 पे स्नैप करना है, ध्यान से फिर 160 पे स्नैप करना है, उसके बाद 240 पे स्नैप करना है, और उसके बाद 320 पे स्नैप करना है, और उसके बाद 40 का अपने आप ही आ जाएगा, फिर 120 आ जाएगा, फिर 200 आ जाएगा, और फिर ज्वाइन कर दो, बन गया। ऐसे आप इसे बना सकते हो। क्लियर है? डायग्राम बनाने के बाद बाय डिफॉल्ट वो चेंज हो जाता है या सेम रह जाता है? एंगल क्या चेंज हो जाता है? एंगल जो अभी आपने 80 चेंज किया था वो नहीं, उसके बाद तो वो बाय डिफॉल्ट उतना ही रहता है, 80 रहता है। आपको तो पोलर ट्रैकिंग ऑफ करना पड़ेगा। पोलर ट्रैकिंग ऑफ? हाँ हाँ ठीक है, पोलर ट्रैकिंग तो तब यूज करना जब आपको जरूरत हो उस चीज की। ओके चलो, एक होता है अब पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? ये क्या है? ट्रायंगल। ये है रेक्टेंगल। जिसकी 5 साइड होती हैं उसे हम बोलते हैं पेंटागन। 6 साइड होती है हेक्सागन, 7 साइड होती है सेप्टा, ऑक्टा, ये सब चीजें चलती रहती है। इन सभी शेप्स को हम बोलते हैं पॉलीगन्स। ये सारी शेप्स आपकी पॉलीगन्स होती हैं। अब अगर मैं बात करूं, अब ये क्या है? ये आप बोलोगे सर्कल है। अब अगर मैं आपको पॉलीगन को समझाने के लिए अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये आपका पॉलीगन है, तो आप समझोगे नहीं, आप मानोगे ही नहीं। अब एक बात बताओ, अगर मैं 3 साइड बोलता हूँ ठीक है, 4 बोलता हूँ ठीक है, 5 बोलता हूँ ठीक है, अगर मैंने बोल दिया 1,00,000 साइड, तो वो कुछ सर्कुलर टाइप में तो बन जाएगा ना। ओके, अब सर्कुलर टाइप में बनेगा तो हम वैसे कह सकते हैं मजाक में कि हाँ ये पॉलीगन है। मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर्कल बनता है विद द हेल्प ऑफ रेडियस। अब पॉलीगन भी जो बनेगा वो भी विद द हेल्प ऑफ रेडियस ही बनेगा। ओके, मान लो मेरे पास एक सर्कल है 10 रेडियस का, और मेरे पास एक और सर्कल है 10 रेडियस का। मेरे को एक पेंटागन बनाना है या मेरे को एक हेक्सागन बनाना है। ये हेक्सागन है। मेरे को एक हेक्सागन बनाना है जिसका रेडियस 40 हो, बट मेरे को चाहिए वो, अब ये देखो, ये नहीं, जिसका रेडियस 10 हो। अब मैंने 10 रेडियस का सर्कल बनाया ना, अब मेरे को जो बनाना है, मेरे को पेंटागन बनाना है या हेक्सागन बनाना है 10 रेडियस का, और मैं चाहता हूं कि वो सर्कल के अंदर बने, तो उसे हम बोलेंगे इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। और अगर मैं चाहता हूं कि एक हेक्सागन बनाऊं और 10 ही रेडियस का बने और इस सर्कल के बाहर बने, तो उसे हम बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। ओके, तो उसके लिए मैंने प्रेस किया पॉलीगन के लिए POL एंटर फॉर पॉलीगन। ये आपको बोलता है पॉलीगन एंटर नंबर ऑफ साइड्स, मैंने डाला 6 एंटर। अब आपको बोला पॉलीगन स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। मैं किसी भी सर्कल का एक सेंटर लूंगा एज ए सेंटर। ये मैंने सेंटर लिया। अब आपसे पूछता है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल या सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। ओके, मैंने कर दिया इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। कहीं नहीं क्लिक करना, रेडियस ये पूछ रहा है, रेडियस ही डाल दो 10 एंटर, तो वो आपका सर्कल के अंदर बन जाएगा। बाहर बनाना है तो आप प्रेस करो POL एंटर, नंबर ऑफ साइड आपने 6 डाली, सेंटर ऑफ पॉलीगन आपने इसका सेंटर लिया, और अब सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल किया और आपने डाल दिया रेडियस 10 एंटर, तो वो बाहर बनेगा। डिफरेंस इतना है, जब अंदर बना
तो जो कॉर्नर पॉइंट्स थे वो आपका सर्कल से अटैच हुए, और जब बाहर बना तो उनकी एजेस के मिड पॉइंट सर्कल से अटैच हुए। अब नेसेसरी नहीं है कि आपके पास सर्कल होना चाहिए पॉलीगन बनाने के लिए, आप सिंपली POL एंटर करो। साइड्स के लिए आप डालो नंबर ऑफ साइड 5। सेंटर आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो, इंस्क्राइब जो भी आपको चाहिए और जो भी रेडियस चाहिए वो आप डाल दो, और आपका भी आपका पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन जो भी आप बन जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं इस वाली शेप पे। अब ये वाली शेप्स इजी हैं, आप इनको ट्राई करना, ठीक है। ये वाली शेप्स हैं, जैसे ये वाली शेप है, ये वाली बना के बता देता हूँ कि ये शेप किस तरीके से बनेगी, ठीक है। अब एक रेडियस दिया हुआ है 21 का और एक रेडियस दिया हुआ है 18 का, तो मैंने एक रेडियस लिया यहाँ से 21 का और एक रेडियस सर्कल बनाया मैंने 18 रेडियस का। दो सर्कल बने, एल एंटर किया, यहाँ से इसको मैंने ज्वाइन किया, एल एंटर किया, यहाँ से मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दी, ऑर्थो मोड किया, यहाँ से यहाँ तक 42 है तो मैंने डाल दिया 42। ओके, उसके बाद ये जो डिस्टेंस है बीच का 21 माइनस 18 3 हो गया, मैंने डाल दिया 3 एंटर, और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। सेम मैंने यहाँ पे किया, नीचे 42, ओके, यहाँ पे गया 3 एंटर और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद जो ये वाली लाइन थी इसका मैंने ऑफसेट ले लिया 3 का, ओके, फिलेट कर दिया। हाँ, एक और चीज, अब मेरे को इसको फिलेट करना है बट विदाउट रेडियस, तो आप यहाँ पे रेडियस को 0 कर दो और अब आप फिलेट कर दो, तो इस तरीके से आप अब स्पीडली फिलेट कर सकते हो इसे, और TR डबल एंटर। अब इनको आप ट्रिम कर सकते हो, ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, तो ये आपका ये बन जाएगा। ऐसे ही अगर ये बनानी है शेप तो इसके लिए आप प्रेस करें, देखो 56 और बाई 28 का मैं एक पहले बॉक्स ही बना लेता हूँ, 28 और नीचे 56, फिर 28 और इसको मैंने ज्वाइन किया। अब करना क्या है, रेडियस दिया हुआ है 3 का, मतलब ये जो पोर्शन है वो 3 का कवर कर रहा है, तो मैंने यहाँ से ऑफसेट लिया 3 का यहाँ से और 3 का यहाँ से, और मिडल वाला डिस्टेंस है 6, तो मैंने एल एंटर किया, बीच में एक लाइन लगाई, ऑफसेट लिया 3 का इधर और 3 का इधर, मिडल वाली को इरेज किया, और अरे क्या आ गया, तो TR डबल एंटर, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम और ये ट्रिम, फिलेट लिया, रेडियस 3, ओके, और इसको इससे मैंने फिलेट किया। सेम इधर कर सकता हूं, तो ये वाली आपकी शेप बन जाएगी। बाकी शेप आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ये भी खुद से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं जी। सर वहाँ पे रेडियस 3 तो नहीं दिया, तो वो कैसे लेंगे अपने से ही? ये रेडियस 3 दिया हुआ है भाई, ये रहा फिलेट दिया है, रेडियस 3 का फिलेट दिया हुआ है, ओके, ठीक है। जिसकी डायमेंशन नहीं दी, थोड़ा सा आप अपना आइडिया भी लगा सकते हो, ठीक है। ये भी आप इजिली बना सकते हो, सारी डायमेंशन गिवन है, ये इजिली बना सकते हो, बट इसके मिडल में ये लाइंस है, ये नहीं बन पाएंगी, ठीक है। इन लाइन को बनाने के लिए अब मैं आपको एक कमांड बताता हूं, वो है स्पेशल लाइन। फॉर स्पेशल लाइन, एक होती है लाइन, एक होती है पॉली लाइन और एक होती है स्पेशल लाइन। स्पेशल लाइन होती है SPL एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आप लाइन यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे अगर स्पेशल लाइन के लिए, तो वो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, वो इस तरीके से लाइन बनेगी आपकी, ठीक है। तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं, आप इसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते, मतलब किसी भी शेप की अगर आपको इस तरीके से लाइन बनानी है तो आप स्पेशल लाइन की हेल्प ले सकते हैं, ओके। तो ये होता है आपका स्पेशल लाइन, आप इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्राइंग इजिली बन जाएगी। हाँ, अब बात करते हैं इसकी, ये सर्कुलर वे में किस तरीके से चीजें बनेगी आपकी। तो ये होता है आपका एरे, ठीक है। एरे आपके 3 टाइप्स के होते हैं, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे एंड पोलर एरे। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो एक चेयर है, मैं एक चेयर ले लेता हूं, मान लो ये मेरे पास एक चेयर है, मैंने इसको मूव किया यहाँ पे। अब इस चेयर को मुझे जैसे एक क्लासरूम में डिजाइन कर रहा हूं और मेरे को उसमें काफी सारी चेयर्स लगानी है और रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग बनानी है, मेरे को कॉलम्स बनाने हैं, रोज बनानी है, ठीक है। तो एक तो है कि मैं इसको कॉपी कर दूं, CO एंटर किया, मैंने इसको कर दिया कॉपी।
बट कॉपी से क्या होगा, एक डिस्टेंस मेरे को एक्चुअल नहीं पता चलेगा कितने के डिस्टेंस पे वो पर्टिकुलर कॉपी हो रहा है। तो आप इसे एरे कर सकते हैं। अगर आपको क्लासरूम में चेयर बनानी है और जो आपकी चेयर है कॉलम्स और रो के अकॉर्डिंग बनानी है, जैसे आपका थिएटर्स की चेयर होती हैं, एक साइड फेस होता है और कॉलम्स और रो लाइनें में बनी होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे। अगर हम बात करें कि जैसे स्टेडियम में आपकी चेयर होती है कि आपका एक सेंटर पॉइंट होता है और उसके अकॉर्डिंग आपके ग्राउंड में चारों तरफ राउंड वे में आपकी चेयर होती है, उसे हम बोलते हैं पोलर एरे। और थर्ड वन होता है पाथ एरे, कि आपने एक पाथ बनाया, जैसे आप एक रोड क्रिएट करते हो और उस पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको ट्यूबलाइट्स प्लेस करनी है, तो आप एक ट्यूबलाइट बनाओगे, पाथ बनाओगे और उस पे उसको एरे कर दोगे, तो वो हो गया आपका पाथ एरे। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है पोलर एरे। ओके, तो इस चेयर को हम यूज करेंगे, तो मैंने प्रेस किया AR एंटर फॉर एरे, इसने बोला एरे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर। अब आपसे पूछता है रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे या पोलर एरे, तो आप यहां से प्रेस करेंगे, मान लो रेक्टेंगुलर एरे, इसने बाय डिफॉल्ट 4 कॉलम बनाएगा, 3 आपकी रो बनाएगा, तो आप नंबर ऑफ कॉलम्स यहां से चेंज कर सकते हो कि मेरे को 5 चाहिए, तो नंबर ऑफ कॉलम चेंज हो जाएगी। नंबर ऑफ रो चेंज कर सकते हो कि मेरे को 4 चाहिए, नंबर ऑफ रो चेंज हो जाएगी। अब डिस्टेंस बिटवीन यहां से लेके यहां तक का जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस है वो है 800। अगर मैं इसको 1000 कर देता हूं तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अब डिस्टेंस 1000, तो अब 1000 हो जाएगा और जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो 4000 हो जाएगा, यहां से लेके बिल्कुल यहां तक। ऐसे ही आप रो के बीच में कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से कॉलम्स और रो को यहाँ पे बना सकते हो। मैंने इसको किया, बाहर गए। अब बात करते हैं पाथ पोलर एरे। मान लो आपके पास एक यहाँ पे डाइनिंग टेबल मैंने प्लेस किया और यहाँ पे ये एक चेयर लगी हुई है, इस तरीके से। अब आप क्या करो, टोटल एंगल कितना है 360। 360 पे मान लो मेरे को नंबर ऑफ आइटम चाहिए 10, तो 2 चेयर्स के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 336, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 36 आएगा। तो हम करेंगे AR एंटर फॉर एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब बोलेंगे पोलर एरे, मैं क्लिक करूंगा पोलर एरे पे, तो ये बोलेगा सेंटर पॉइंट, मैंने डाल दिया इसका सेंटर पॉइंट। तो बाय डिफॉल्ट इसने 6 चेयर बनाई और डिस्टेंस बिटवीन 2 चेयर और एंगल बिटवीन 2 चेयर हो गया 60 डिग्री का। अगर मैं नंबर ऑफ आइटम कर दूं 10, एंटर, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2, एंगल हो जाएगा 2 चेयर के बीच का 36 और टोटल एंगल 360 है ही है। अगर मैंने टोटल एंगल को 180 कर दिया तो वो 180 डिग्री के एंगल पे ही इतनी चेयर्स को लगाएंगे। अब नंबर ऑफ चेयर्स आप यहाँ से कम कर सकते हो कि मेरे को 6 चाहिए, तो वो 6 चेयर को 180 डिग्री के एंगल पे लगाएंगे। ऐसे ही आप नंबर ऑफ रोज इंक्रीज कर सकते हो कि मेरे को 2 रो चाहिए, इस तरीके से आप ये सब चीजें कर सकते हो। क्लियर है? एडवांस लेवल पे अभी मैं बता नहीं रहा, क्योंकि एडवांस लेवल पे बताने लगूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। ओके, हाँ, अगर आपको एडवांस लेवल पे सीखना है, अगर आपको नहीं आता है, आपको एडवांस लेवल पे सीखना है यही सब चीजें, तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके लिए आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेकंड आपको ऑप्शन है यूट्यूब के थ्रू सीख सकते हैं, जो मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है वो एक एडवांस लेवल पे मैंने बनाई हुई है। थर्ड आपका पास ऑप्शन है कि मेरी ऑटोकैड ऐप, मेरी ऐप पे जाके ऑटोकैड के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसमें जो वीडियोस है वो वीडियोस भी हैं जो ऑटो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, बट उसके साथ साथ मैं उस पे एक्स्ट्रा वीडियो भी बनाने वाला हूँ जो YouTube से थोड़ा अलग रहेंगी, क्योंकि अगर कोई परचेज करेगा तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए, तो उस पे अलग वीडियो आएंगी जो YouTube पे नहीं होंगी। धीरे धीरे मैं उस पे वर्क कर रहा हूँ। ऑटोकैड परचेज करना है, रेविट करना है या आपको 3ds Max परचेज करना है, वो वीडियोस मैं ऑलरेडी ऐप पे डाल चुका हूँ कोर्सेज के। आप परचेज करें और उस पे न्यू वीडियो आती रहेंगी। और इसी तरीके से जो सेशन मैं आज ले रहा हूँ 2 घंटे का, 3 घंटे का, उस पे मैं डाउट सॉल्विंग सेशन में लूंगा। महीने में 1 या 2 क्लासेस डाउट सोल्व करने के लिए आप उस पे ले सकते हैं। अगर आपको परचेज करना है तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। सर फोटोशॉप वगैरह भी करवाओगे आप? हाँ, फोटोशॉप में सभी सॉफ्टवेयर करवाता हूँ। किसी को पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है, पर्सनल ट्रेनिंग ले सकता है, वरना कोर्सेज पे थोड़ा टाइम लगता है, वो बनाना पड़ेगा, वो डालना पड़ेगा, वो सब चीजें मैं उस पे अपलोड करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद
अब हम बात करते हैं ये सोफा बनाने की। अगर आप बोलते हो तो मैं ये बना के दिखाऊंगा आपको, वरना आगे बढ़े। पहले तो ओके, पहले तो एरे की हेल्प से, हाँ एरे की हेल्प से ये बना के दिखाता हूँ। जी जी हेलो। हाँ सर, वो एंगल बिटवीन में थोड़ा इवेल्यूएट करेंगे। हेलो। हाँ एंगल बिटवीन को चलो इसमें करता हूँ। यस सर वो एंगल बिटवीन में पोलर है। हाँ पोलर एरे में सर वो मैं करता हूँ ओके। अब जैसे मेरे को ये बनाना है, तो यहाँ पे बड़े वाले जो दो सर्कल हैं, एक का रेडियस है 40 और एक का रेडियस है 30 और 38। सी एंटर 40 और सी एंटर मैंने डाला 38। छोटे वाले दो रेडियस है 10 और 8 के हैं, तो मैंने डाला 10 और एक मैंने सर्कल बनाया 8 का, और मैंने एल एंटर किया, इसको इससे ज्वाइन किया, टी आर डबल एंटर, इसको मैंने यहाँ से ट्रिम किया और ये मैंने रखा, और इसको मैंने उठाया, मूव किया, यहाँ से पिक किया और यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब टोटल एंगल है 360 और मेरे को नंबर ऑफ आइटम चाहिए 6। तो मैंने क्या किया, ए आर एंटर फॉर एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया, एंटर, और मैंने डाला पोलर एरे, क्लिक ऑन पोलर एरे, सेंटर मैंने ये लिया, तो इसने बाय डिफॉल्ट 6 ऑब्जेक्ट बनाए। अगर आप क्लिक करोगे तो टोटल आइटम है 6, टोटल एंगल है 360 और 360 को डिवाइड करूंगा अगर 6 से, तो बिटवीन एंगल आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो जो टोटल एंगल होता है उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आइटम से, तो आपका एंगल बिटवीन आइटम्स आ जाएगा। ओके, तो ऐसे जितनी भी राउंड वाली चीजें हैं वो आप बना सकते हैं। आगे निकलते हैं, थोड़ा सा ये लैंप बना के बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने एल एंटर किया, नीचे का बेस है 100, तो मैंने डाला 100। कब पहुंचेगा सर? है बस पहुंच रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा इसके बाद डायरेक्टली मैं वहीं पे जा रहा हूँ। ओके, वरना लंबा हो जाएगा। नीचे मैंने किया 100, तो मैंने यहाँ पे 100 पे एंटर किया, एल एंटर किया, और मिड पॉइंट से मैंने टोटल लाइन ले ली 190 की। उसके बाद ये ऑफसेट दिया हुआ है 10 का, तो मैंने ऑफसेट लिया 10 यहाँ पे, और नीचे ऑफसेट है 15 का, तो मैंने एल एंटर करके यहाँ से एक 15 पे लाइन ली और इसको यहाँ पे ऐसे किया। फिलेट दिया हुआ है 20 का, तो मैंने प्रेस किया एफ एंटर, रेडियस के लिए आर एंटर, 20 का फिलेट मैंने यहाँ पे लगाया, एल एंटर किया, इसके पॉइंट से मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई, और इस यहाँ पे 20 का यहाँ पे ऑफसेट दिया हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 20 है, तो मैंने यहाँ पे ऑफसेट लिया 20 का इस तरीके से। 20 के बाद एक हाफ सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस है 15 का, तो इसका डाया हो जाएगा 30 का, तो मैंने एल एंटर किया, एक लाइन इसी के ऊपर लगा दी 30 की, और यहाँ पे एक लाइन लगा दी, और सी एंटर करके सर्कल बनाया यहाँ पे, टी आर डबल एंटर। अब मुझे जो नहीं चाहिए वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी मैंने हटा दिया, ये मेरा इतना पोर्शन बन गया। अब यहाँ पे जो गिवन है वो डिस्टेंस गिवन है 30 और एंगल गिवन है 95, तो मैंने क्या किया, एल एंटर, यहाँ से @30 एंगल डाला 95 का, ये मेरे पास एक लाइन आई। उसके बाद ये लाइन है 60 की, तो मैंने 60 की लाइन बनाई। उसके बाद मैंने डाला @80 एंगल 120, क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल है, तो एंगल हो जाएगा 120 का उधर से, तो ये आपका लाइन बन गई। टी आर डबल एंटर, ये मैंने ट्रिम कर दिया यहाँ से। उसके बाद एम आई एंटर फॉर मिरर, मैंने इतने बार ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर, और यहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर दिया, एंटर। ए एंटर फॉर आर्क, और मैंने इसको इस तरीके से आर्क बना दिया, ऑफसेट ले लिया 10 का, ये ऑफसेट हुआ, ई एक्स डबल एंटर, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया। इस तरीके से आपका लैंप बन गया। तो इसी की हेल्प से आप आगे जाके ये शेप्स बना सकते हैं, इन शेप्स की आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली काफी शेप्स है। अब अगर मैं सारा बताता चलूं तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो इन शेप्स की आप ट्राई करें। आगे बढ़ते हैं अपने एक प्लान पे। तो हम एक प्लान बनाते हैं जिसका हम सेक्शन एलिवेशन बना पाए, ताकि आपको समझ आ जाए कि सेक्शन और एलिवेशन होता है क्या और प्लान किस तरीके से बनते हैं। क्लियर है? चलो, अब मान लो मैंने ये वाला प्लान चूज किया। अब इस वाले प्लान की जो डायमेंशंस है वो फीट और इंचेस में है, तो मैं एक न्यू ड्राइंग ओपन करता हूँ यहाँ से, और उसके लिए मैं करता हूँ UN एंटर, डेसिमल को हटाया, इंजीनियरिंग किया, या फिर आर्किटेक्चरल कर सकते हो, मान लो इंजीनियरिंग किया। पॉइंट्स लिया मैंने 2 पॉइंट तक लिया प्रिसाइज, और यहाँ पे जाके मैंने इंचेस किया। यस वाशिक, हेलो
हाँ सर, इसमें वो डायमेंशन वाला मेरा क्वेश्चन था ना, वो भी क्लियर कर दिए। वो कौन सा डायमेंशन वाला? वो जो एंड की जो विड्थ में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। आएगा अभी आगे, मैं पूछ लूंगा फिर। हाँ जब आएगा ठीक है ठीक है। यूएन एंटर, इंजीनियरिंग प्रिसाइज किया, इंचेस में मैंने सिलेक्ट किया, ओके। अब मैंने प्रेस किया डी एंटर, स्टैंडर्ड चूज किया, मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट, यहाँ से मैंने किया इंजीनियरिंग और यहाँ से मैंने भी इसको 1 पॉइंट या 2 पॉइंट तक किया जितना भी मैं चाहता हूँ, एंड ओके। और थोड़ा सा अभी मैं टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर देता हूँ, बाद में देख लेंगे कितना है, ओके। और फिक्स लेट एक्सटेंशन लाइन, ओके, सेट करंट एंड क्लोज। सर जी सर आर्किटेक्चरल नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, मैंने तो बोला आप कर सकते हो, डिफरेंस मैंने बताया ही था आपको, ठीक है, कर सकते हो। अब प्लान बनाने के लिए देखो, जब भी आप प्लान बनाते हो और बिगनर होते हो तो आप क्या करते हो, आप बॉक्सेस बनाने की ट्राई करते हो, यहाँ से ये बॉक्स बनाया, उसके बाद इसके ऊपर का ऑफसेट वगैरह लिया, तो सभी स्टार्ट वहीं से करते हैं, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा जो यूज होता है वो हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता ना कोई एंड पॉइंट होता, वो एंडलेस लाइन होती है, तो उसके लिए उसे हम एक्स लाइन भी बोलते हैं। प्रेस करो एक्सेल एंटर फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन। अब स्पेसिफाई ये पॉइंट, जहां पे भी आप क्लिक करोगे आप उस पॉइंट से एक लाइन बनाओगे और उसी पॉइंट से आप मल्टीपल लाइन बना सकते हो, बट इन लाइन का कोई भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं है। आप कितना भी जूम इन जूम आउट करो तो इनका एंड पॉइंट नहीं है। अगर मेरे को काफी सारी हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है कंस्ट्रक्शन लाइन, तो आप एक्सेल प्रेस करें, यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल, तो आप काफी सारी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं। उसके बाद आप वर्टिकल, काफी सारी वर्टिकल लाइन आप बना सकते हैं। उसके बाद है आप यहाँ पे कर सकते हो एंगल पे, आप किसी भी एंगल पे आप यहाँ पे एंगल डाल दो कि 45 डिग्री का एंगल चाहिए, तो 45 डिग्री के एंगल पे बना सकते हैं। या फिर बाइसेक्ट कर सकते हैं 2 पॉइंट्स को, अगर आपको बाइसेक्ट करना है तो आप बाइसेक्ट कर सकते हैं। और या फिर आप ऑफसेट डालना चाहते हो तो इंडिविजुअली ऑफसेट कमांड भी डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऑफसेट कमांड डाल के भी आप ये ऑफसेट डाल सकते हैं। अब इसकी हेल्प से हम अपनी ड्राइंग को बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, XL एंटर, कंस्ट्रक्शन लाइन मैंने ली, एक लाइन मैंने इधर लगा दी, एक मैंने इधर लगा दी, आपकी 2 लाइन आ गई। मैं बेसिकली एक कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट करूंगा और आपको भी हमेशा एक ही कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट करना है। एक कॉर्नर पॉइंट लिया, अगर मैं बाहर वाली इनकी बात करूं तो ये जो थिकनेस है वो 9 इंच की वॉल है और सारी 9 इंच की है, ये आपकी जो है वो 4.5 इंचेस की है जो पार्टीशन वॉल है, बाकी 9 इंच की वॉल है। तो मैंने ऑफसेट लिया 9 इंच, 9 के साथ इंचेस लगा दो तो भी 9 इंच है, और अगर आप 9 टाइप करके एंटर करोगे तो भी 9 इंच है, क्योंकि हमने यूएन एंटर में यूनिट है वो इंचेस रखी है। ओके, तो मैंने ऑफसेट लिया 9 इंच, ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने किया, ये आपका आ गया। कभी कभी होगा क्या कि आपने काफी ज्यादा जूम आउट किया होगा और आप जब ऑफसेट ले रहे होगे 9 इंच, आपको लग रहा होगा सर आया तो है नहीं, या फिर कभी कभी ऐसा होगा कि आपने काफी ज्यादा जूम इन किया होगा और जब आप ऑफसेट लोगे आपको इतना बड़ा दिखाई देगा, आपको लगेगा कि सर इतना ज्यादा आ गया। नहीं, हमेशा ऑफसेट लो और उसके बाद अपनी ड्राइंग को सेट कर दो ताकि आपको पता हो कि इतना पोर्शन आपका 9 इंच है। ओके, चलो अब क्या है, अब मेरे को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन देखनी है। अब मैं चाहता हूं कि पहले मैं वर्टिकल लाइन लगा दूं फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं। तो अब यहां से अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो है 12 फीट 8 इंचेस। तो मैं करूंगा ऑफसेट लिया मैंने 12 फीट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड लाइन में मैंने डाला 12 फीट एंड 8 इंचेस, या फिर इंचेस ना भी प्लेस करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 फीट एंड 8 लिख दो तो वो 8 इंचेस ही लेगा। आप एंटर करो और इसका आप ऑफसेट ले लो। यस वासिक, आंसर समझ आ गई। ओके, उसके बाद है, एक सेकेंड, उसके बाद ऑफसेट है 9 इंच का, आप ऑफसेट लो 9 इंच, ये आपका ऑफसेट आ गया। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो 10 फीट का ऑफसेट लेना है, तो ऑफसेट लो 10 फीट, ये आपने 10 फीट का ऑफसेट ले लिया। उसके बाद 4.5 इंचेस का है तो ऑफसेट लो 4.5 इंचेस, ये आपने ले लिया। उसके बाद 4 फीट 6 इंचेस का ऑफसेट है तो ऑफसेट लो 4 फीट 6 इंचेस,
ये आपने ले लिया, और फिर 9 इंच का ऑफसेट 9 इंच। अब आपकी काफी सारी वर्टिकल लाइन लग चुकी है, इसके बाद का कुछ है नहीं। अब थोड़ा सा जी सर जो राइट साइड में सर कॉर्नर पे वहाँ 4.5 इंच की जो वाल है जी, तो वहाँ पे भी डोर कटिंग है, तो सर फिर वहाँ पे भी तो 9 इंच की वाल हो सकती थी। हाँ, तो 4.5 इंचेस पे भी तो डोर लग सकते हैं। हाँ या सर, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी तो अब हम ये हॉरिजॉन्टल वॉल लेंगे, तो ये है 8 फीट की, तो मैं ऑफसेट लूंगा 8 फीट का यहाँ से, और ये 9 इंच की है तो मैं ऑफसेट लूंगा 9 इंच का यहाँ से। अब थोड़ा सा प्लान की सफाई कर लेते हैं, वरना समझ नहीं आएगा कि कौन सी लाइन कहाँ पे है। अगर कोई ज्यादा ही माइंडेड है तो सारी लाइन लगाने के बाद उसको ट्रिम कर सकता है, बट कभी कभी क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कौन सी लाइन का कब ऑफसेट लिया था, तो बेटर TR हम ट्रिम कर लेते हैं यहाँ पे। ये नहीं चाहिए मुझे ऊपर वाला पोर्शन, साइड वाला नहीं चाहिए, ये साइड वाला नहीं चाहिए, ये मैंने हटा दिया। अगर मैं बात करूं, मुझे ये भी नहीं चाहिए बीच वाला, और मुझे ये भी नहीं चाहिए बीच वाला, क्योंकि यही चाहिए था मुझे। इसको मैं सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। अब जो ये है आपका TR मुझे ये नहीं चाहिए, ये हटा दिया। यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। उसके बाद ये हटाया। जो जो अनवांटेड चीजें हैं बेटर है उसको हटा दो। ये आपने किया, ये हटा दिया, ठीक है। और यहाँ से ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए। अब यहाँ से O दिया हुआ है, O का मतलब है ओपनिंग, और ओपनिंग है 3 फीट बाई 7 फीट की। 7 फीट है हाइट, अब हमें विड्थ की जरूरत है सिर्फ 3 फीट की। तो ओपनिंग काटने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि एक लाइन यहाँ से ले लो 3 फीट की ऐसे, और फिर कर दो TR ट्रिम। एक तरीका तो ये हो गया, अंडू किया। दूसरा तरीका कौन सा हो जाएगा? L एंटर करो, एक लाइन यहाँ पे लगाओ, ऑफसेट लगा दो 3 फीट का, और ये ऑफसेट लिया, उसके बाद TR ये कर दिया ट्रिम। कोई भी तरीके आप चूज कर सकते हो, बस ये स्पेस होना चाहिए ओपनिंग के लिए यहाँ पे। ओके, ये बन गया आपका, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 16 फीट पे ये वाली वॉल है, और जो 16 फीट डायमेंशन है वो बाहर तक दी हुई है। सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिएगा कटिंग के लिए। सर आवाज नहीं आ रही है आपको। ओके, दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर मान लो मुझे जी यहाँ से मान लो एक्सटेंड किया हुआ है मैंने, और यहाँ पे मेरे को 3 फीट का डोर कट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले स्पेस क्रिएट करना है। स्पेस के लिए आप लाइन लो, यहाँ पे जाओ 3 फीट पे, और नीचे की तरफ आ जाओ। अब आप TR कर दो, ये आप ट्रिम कर सकते हो। लोअर वर्जन होगा तो ओवरलैपिंग वाली सिंगल वॉल को वो ट्रिम नहीं करेगा, आपको उसको सिलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा। अभी 2021 है तो वो तो किस ओवरलैपिंग हो कुछ भी हो सबको कटिंग कर देता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद सर मैं 18 हाँ 18 फीट में मे बी नहीं है, 18 फीट में वो 13 वाला रूल चलेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मान लो मैंने इसके ऊपर एक लाइन और बनाई हुई है, ये 2013 वर्जन है, अगर आप TR करते हो तो वो ट्रिम नहीं होगा। नाउ Now it's okay, sir. Okay. For you, Divya, am I audible? Hello. Okay. तो 2013 में वो डिलीट नहीं करेगा। 2013 में तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब इरेज करना पड़ेगा। बट 2021 में डायरेक्टली आप करो किसी भी चीज पे, वो ट्रिम कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे है 16 फीट का डिस्टेंस, जो यहाँ से लेके और इसके बाहर वाली वॉल तक दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ 16 फीट ये वाला, और जो 4.5 का ऑफसेट है वो इससे अंदर की तरफ है, तो मैंने लिया 4.5, ये मैंने किया EX मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये मेरा ये वाली वॉल आ गई। ओके, अब यहाँ पे जो गिवन है, एक डोर यहाँ पे गिवन है, तो मैंने फिलेट किया इस वाली वॉल को इससे, इस वाली वॉल को इससे। अब यहाँ पे डोर के लिए मुझे स्पेस करना है, तो मैंने इस वॉल को एक्सटेंड किया। वही फिर D है, D का साइज कितना दिया हुआ है 3 फीट का, तो यहाँ पे मैं L एंटर करता हूँ, 3 फीट एंटर, और ये 3 फीट का मैं यहाँ पे कटिंग कर देता हूँ। ये मैंने 3 फीट का कटिंग कर दिया। ओके,
अब 3 फीट के बाद जो डोर है उससे ही मेरा रिलेटेड यहाँ पे है, चलो इसको हम बाद में बनाएंगे, थोड़ा सा इधर चलते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप चीजों को बनाते हो। अब थोड़ा ये लास्ट वाली वॉल का बना लेता हूँ। 10 फीट का ऑफसेट है, फिर 4.5 है, फिर 8 फीट 7 इंचेस है, फिर 9 इंचेस है। तो मैंने ऑफसेट लिया 10 फीट यहां से, फिर ऑफसेट लिया 4.5 इंचेस, फिर ऑफसेट लिया 8 फीट 7 इंचेस, फिर ऑफसेट लिया 9 इंचेस, फिर यहां से मैं नीचे गया, ऑफसेट आ गया 8 फीट 7 इंचेस, फिर ऑफसेट 4.5, फिर ऑफसेट लिया 10 फीट और फिर ऑफसेट आ गया 9 इंचेस का। अब ये बिल्कुल नीचे तक की वॉल आ गई। अब इसको मैं क्या करता हूँ, फिलेट कर देता हूँ। इस वाली वॉल को इससे, इस वाली वॉल को इससे, और इसको इससे, और इसको इससे। TR डबल एंटर, ये मैंने ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, और यहां से मैंने ये वाला ट्रिम किया। अब जैसे आप इतना कर लोगे, अब आपको अपनी शेप देखनी स्टार्ट हो जाएगी और आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ अब इजी है थोड़ा सा। ऐसे ही मैं मिडल का कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं मिडल की बात करूँ तो 10 फीट बाई 18 फीट 5 इंचेस का आपके दोनों पोर्शन है। तो मैं यहाँ से ऑफसेट ले लेता हूँ 18 फीट 5 इंचेस यहाँ से, और 18 फीट 5 इंचेस यहाँ से। अब यहाँ से दोनों ऑफसेट लेने के बाद आप देखोगे ये मिडल में स्पेस आ जाता है, ये वाला जिसपे अलमीरा बनाई हुई है। अब जो अलमीरा बनाई हुई है हम उसको भी बनाएंगे। उसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, EX डबल एंटर, ये मैंने एक्सटेंड किया और ये भी एक्सटेंड किया क्योंकि वहां पे एक्सटेंड है। एक्सटेंड से पहले मैं L एंटर करता हूँ, इसके बीच में एक लाइन लगा देता हूँ और इसका ऑफसेट ले लेता हूँ 2 इंचेस का। 2 इंचेस इधर, 2 इंचेस इधर, ठीक है। और उसके बाद 4 इंचेस का ये मैं ले लेता हूँ ऑफसेट, 4 इंचेस ये वाला, 4 इंचेस ये वाला। EX डबल एंटर, ये एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड किया। TR डबल एंटर, ये ट्रिम करना है। उसके बाद बीच के, नहीं ये नहीं करना, अंडू, ये ट्रिम करना है, ये ट्रिम करना है। उसके बाद ये ट्रिम और ये ट्रिम, ये वाला ट्रिम और ये वाला ट्रिम। ये आपका बन गई बीच की अलमीरा। उसके बाद 3 फीट का डिस्टेंस यहाँ पे छोड़ना है, तो मैंने डाला 3 फीट। TR डबल एंटर, ये मैंने ट्रिम किया। एक डिस्टेंस मैंने यहाँ पे डाला 3 फीट, ये काट दिया। TR डबल एंटर, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम कर दिया। ये आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी D1 का जो साइज दिया हुआ है 2 फीट 6 इंचेस, यहाँ पे कट करना है। तो मैंने EX डबल एंटर, इन दोनों को एक्सटेंड किया। ऑफसेट लिया 2 फीट 6 इंचेस का इसका और 2 फीट 6 इंचेस का इसका मैंने लिया। TR डबल एंटर, ये मैंने ट्रिम किया यहाँ से, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप कटिंग करते हो, ठीक है। यहाँ पे ये वॉल दी हुई है, अंडू, ये वॉल नहीं कट करनी। और यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ तो EX डबल एंटर, ये मैंने एक्सटेंड किया, और TR डबल एंटर, ये मैंने यहाँ से ट्रिम किया। फिर वही है, मैं ऑफसेट लूंगा 2 फीट 6 इंचेस का इधर, 2 फीट 6 इंचेस इधर। TR डबल एंटर, ये मैंने ट्रिम किया यहाँ से, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया। ऐसे ही मैंने D1 बनाया। हाँ, राजा अग्रवाल मिल जाएगा इसका रिकॉर्डिंग सेशन, डोंट वरी। मैं इसको पूरा बना के फिर मैं ट्राई करूंगा कि इसको YouTube पे अपलोड कर दूं, ठीक है। 3 आवर्स का सेशन है, आपको YouTube से ही मिल जाएगा, इंडिविजुअली सेंड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 10-15 GB का ये वीडियो बन जाएगी आपकी, जितनी भी मैं 3 घंटे की वीडियो बनी जाती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से वेंट लगाना है। वेंट का साइज है 3 फीट का, तो मैंने एक लाइन यहाँ पे ली, ऑफसेट लिया 1 फीट 6 इंचेस इधर, एक 1 फीट 6 इंचेस इधर, ताकि टोटल आपका 3 फीट हो जाए। अब देखो, अब जब आप, ठीक है प्लानिंग कर ली आपने, ये आपने बनाया, जब आप डोर और विंडो बनाते हो उसके भी अपने अपने तरीके होते हैं। पहले बता देता हूँ डोर का। डोर बनाना है, पहला तरीका डोर बनाने का क्या है कि यहाँ से डोर इस तरीके से, हम इस तरीके से बनता है। मान लो ये वाला डोर आपका, अब ऐसे तो बनाते नहीं हम, इस तरीके से खुलता है। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं, C एंटर करके एक लाइन यहाँ से यहाँ तक बना देते हैं। C एंटर किया, इस वाले पॉइंट से आपने एक सर्कल बनाया और TR डबल एंटर करके ये आपने पोर्शन ट्रिम कर दिया।
एक तो होता है कि आपने इस तरीके से डोर को शो कर दिया, पहला तरीका ये है डोर शो करने का। दूसरा तरीका क्या है डोर शो करने का, हम डोर का वो फ्रेम भी शो करते हैं। डोर का फ्रेम शो करने के लिए मैंने सेंटर से एक लाइन ली यहाँ पे और एल एंटर करके यहां से मैंने एक लाइन ली 1 इंच की और यहाँ पे मैंने किया और ई एक्स डबल एंटर मैंने एक्सटेंड कर दिया और टी आर डबल एंटर मैंने इसको ट्रिम कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि हमने सिंपल एक लाइन से मैंने डोर को यहाँ पे शो किया। तीसरा तरीका क्या है कि मैं इस डोर की थिकनेस भी दिखाऊंगा, तो मैंने ऑफसेट लिया 2 इंचेस का या 1 इंच का, जो भी मैं ऑफसेट यहाँ पे डोर की फ्रेम का लूंगा, ये मैंने इसको ज्वाइन किया और इसको मैंने यहाँ से टी आर डबल एंटर ये ट्रिम किया। तीसरा तरीका ये है आपका डोर को बनाने का, ठीक है, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका आपका डोर का क्या है कि आप बने हुए डोर ले सकते हो। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, टूल पैलेट पे Ctrl+3 प्रेस करोगे, यहाँ पे क्लिक करके आर्किटेक्चरल पे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे डोर होते हैं, ये आपके डायनेमिक डोर है। आप डोर को यहाँ पे लेके आओगे तो ये आपका डायनेमिक डोर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। डायनेमिक डोर का मतलब है कि अगर आप इसे क्लिक करोगे तो आप इसको यहाँ से लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो अपने डोर को, हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर सकते हो और ओपनिंग रख सकते हो कि 45 डिग्री की ओपनिंग करनी है, 60 डिग्री की करनी है या फिर 90 डिग्री की ओपनिंग करनी है। अब ये डोर अगर आपको यहाँ पे प्लेस करना है तो मैंने इस डोर को सिलेक्ट किया, रोटेट किया कि मेरे को जहां पे भी मेरे को डोर चाहिए, कि मान लो इस तरीके से मेरे को यहाँ पे डोर चाहिए और मैंने इसको मूव किया यहाँ से पिक करके और यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसके साइज को मैंने किया कम, जो मेरे डोर का साइज है वहां तक रखना है। तो आप इस तरीके से डोर लगा सकते हो और ओपनिंग कितनी रखनी है वो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप अपने डोर को प्लेस कर सकते हो। ये तरीके हैं आपके डोर को प्लेस करने के, किन किन तरीकों से आप अपने डोर को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। आपके ऊपर है कौन सा तरीका आप यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ओके, सेम फॉर विंडो। की विंडो बनाने के लिए एक तरीका क्या है कि मैंने विंडो का स्पेस लिया और एक ये बना दिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इस ग्लास की थिकनेस यहाँ पे दिखाऊंगा, तो मैंने ऑफसेट लिया 1 इंच का और ये मैंने ग्लास की यहाँ पे थिकनेस दिखा दी, या फिर जितनी आपको थिकनेस दिखानी है 0.6 इंचेस कितना भी आपको दिखानी है। दूसरा तरीका ये हो गया विंडो बनाने का। तीसरा तरीका क्या है कि मैं ब्लॉक्स बना दूंगा। ब्लॉक्स आपको पता ही होंगे सबको, ब्लॉक्स होते हैं, डायनेमिक ब्लॉक्स होते हैं, राइट ब्लॉक्स होते हैं। तो बाहर मैंने मान लो 3 फीट की एक विंडो ली, 3 फीट, यहाँ पे 9 इंच का आपका डोर क्या नाम है वॉल साइज, फिर 3 फीट लिया, फिर ये मैंने क्लोज किया, एल एंटर किया, बीच में आपने एक ये लाइन लगाई, ऑफसेट लिया 0.5 का, ये मैंने 0.5 का ले लिया, जितना मेरे को थिकनेस दिखानी है सिलेक्ट किया। ओके, तो ये मेरा एक विंडो बन गई और इसको मैंने सिलेक्ट करके लेयर के अकॉर्डिंग मैं इसको कलर कर दूंगा और इसको मैं ब्लॉक बना दूंगा। बेसिकली बी एंटर करके मैंने यहाँ पे W1 का ब्लॉक बनाया, पिक पॉइंट, ये मैंने पिक पॉइंट किया और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। ओके, ब्लॉक आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो से, या फिर कोर्स परचेज कर सकते हैं। इनको और डीपली सीखने के लिए आप ये सब चीजें कर सकते हैं और फिर इसको आप ब्लॉक बना के कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही आप सभी आइटम्स का यहाँ पे ब्लॉक बना सकते हैं। या फिर विंडो अगर आपको बनानी है आप विद फ्रेम बना सकते हैं, जो आपका फ्रेम होता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अब जैसे डोर होता है, डोर का जो फ्रेम होता है, हम डोर लेते हैं, मान लो 3 फीट का मैंने डोर लिया, अब मैंने यहाँ पे ये 3 फीट का डोर लिया। अब 3 फीट का जो हमने डोर का स्पेस यहाँ पे बनाया है, अब जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो भी 3 फीट का डोर स्पेस ही वहां पे छोड़ेगा, बट जब उसमें डोर लगेगा वो तो फ्रेम के साथ लगेगा ना, तो वो 6 इंचेस तो वो फ्रेम ले जाएगा, 3 इंचेस इधर से 3 इंचेस इधर से, तो डोर साइज कितना बचा, 2.5 इंचेस, 2.6 इंचेस बच गया वो तो, और 2 फीट 6 इंचेस बच गया। तो जब भी आप डोर के स्पेस को यहाँ पे करें तो विद फ्रेम को ही आप यहाँ पे कैलकुलेट करें। जो हम 3 फीट का डोर लेते हैं ना, हम उसको लेंगे 3 फीट 6 इंचेस का डोर विद फ्रेम। ओके, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखें। आप फ्रेम के साथ भी आप यहाँ पे डोर को प्लेस कर सकते हो, उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो। अभी काफी टाइम हो गया है तो मेरे को थोड़ा सा इसको स्पीडली करना पड़ेगा। सर ये इंपीरियल सैंपल कहाँ से लाए? क्या चीज सर? वन थिंग सर, इंपीरियल सैंपल कहाँ से लाए आप? इंपीरियल सैंपल, हाँ ये सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल होता है जी। सर हाउ डिड यू ओपन द टूल पैलेट विंडो सर? Ctrl+3. Sir, am I audible to you? Yes, Ctrl+3. Okay.
तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक विंडो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, या आपने विंडो लिया, मैं विंडोज बना देता हूँ ताकि सेक्शन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन था, तो यहाँ पे 9 फीट का मैंने ऑफसेट लिया, 9 फीट 3.5 इंचेस ये मैंने लिया यहाँ से ऐसे, और उसके बाद ऑफसेट लिया 4 इंचेस का, ये यहाँ से मैं इससे ज्वाइन ही कर देता हूँ क्योंकि वो इससे बिल्कुल ऐसे है। और जो ये वाला डिस्टेंस है वो 4 फीट का है, तो मैंने ऑफसेट लिया 4 फीट, ओके, और ऑफसेट मैंने लिया 4.5 इंचेस, ओके। फिलेट, ये मैंने फिलेट किया, ये फिलेट किया, ये फिलेट किया, और यहाँ से TR डबल एंटर, ये ट्रिम हुआ, और यहाँ से ये ट्रिम हुआ। यस करण? सर इसके बाद ड्राइंग बनाओगे क्या सर? क्या चीज सर? इसके बाद ये तो सर ये तो सर आर्किटेक्चरल के लिए सर। जी सर। जी 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 सर ये तो सर सिविल, ये सर मैकेनिकल के लिए सर कौन सा होगा? मैकेनिकल के लिए सिंपल क्या होगा, ड्राइंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप रुको, डोंट वरी, मैं आपको मैकेनिकल का भी बताऊंगा, डोंट वरी। सिर्फ ड्राइंग चेंज होंगी, कमांड्स एज इट इज ही हैं। आपने मेरी YouTube वीडियो देखी होगी, मैकेनिकल के ऊपर है वो, ठीक है, उसके ऊपर मैंने सारा मैकेनिकल की ड्राइंग्स बनाई हुई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे तो वो सर 50, हाँ, तो कम से कम 35-40 ड्राइंग्स है। क्या? यस सर, यस, ठीक है, तो आप वो बना सकते 50 हैं। सर वीडियो थी सर। हाँ, 50 के अराउंड वीडियो मैकेनिकल पे बनाई हुई है, आप वो करो प्रैक्टिस। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो स्पेशल एक बार मैकेनिकल पे भी मैं करूंगा ताकि मैकेनिकल की ड्राइंग्स को मैं यहाँ पे क्लियर कर पाऊँ। ओके, मैंने ये बनाया, यहाँ पे ये बनाया, यहाँ पे ओपनिंग हो गई, ठीक है। और एक विंडो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, कोई भी साइज की। अब मैं कुछ डायमेंशंस के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी साइज की मैंने यहाँ पे एक विंडो की ताकि मैं आपको इससे सेक्शन को अच्छे से समझा पाऊँ। ये हो गया, ये ओके। चलो, आपने प्लान बनाया, डायमेंशंस हो गए, प्लान हो गया, डोर विंडो आपको पता चल गए, फर्नीचर आपको पता ही है, DC एंटर डिजाइन सेंटर जाके आप फर्नीचर लगा सकते हैं, ओके। ओके, मेन चीज अब आती है कि आपको इस घर का एलिवेशन बनाना है। एलिवेशन होता है कि आप अपने घर को फ्रंट से किस तरीके से देखते हैं, वो आपका एलिवेशन होता है। अगर मैं आपको इसको बोलूं एलिवेशन बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे कि एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करोगे और आप देखोगे कि यहाँ पे एक विंडो लगी है, तो आप एक विंडो यहाँ पे बना दोगे। यहाँ पे एक विंडो लगी है, वही विंडो जितने भी डिस्टेंस पे हो गया आपने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद एक विंडो यहाँ पे लगी है, तो उसके बाद एक विंडो आपने यहाँ पे बना दिया, और एक डोर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप एक डोर को यहाँ पे क्रिएट कर दोगे। ऐसे ही कुछ होगा, तो ये आपका सामने से दिखेगा। बट इन्हीं चीजों को अकॉर्डिंग टू डायमेंशन एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं बेसिकली सबसे पहले लेता हूं कंस्ट्रक्शन लाइन, एक्सेल एंटर फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन। मैंने ली यहां से वर्टिकल लाइन, क्लिक ऑन वर्टिकल लाइन। अब आपको सामने से जो जो चीजें दिखेंगी, आपको सिंपली उस चीज पे क्लिक कर देना है। ये दिखेगा आपको, ये क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पे पूरी वॉल दिखेगी और ऊपर डोर दिखेगा, तो आपको इसको देखने, यहाँ पे इसके बीच में डोर आएगा, तो आपने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद ये वॉल दिखेगी और या फिर बीच में विंडो दिखेगी, फिर एक वॉल की एक लाइन दिखेगी, फिर आपके एक विंडो यहाँ पे दिखेगी, फिर एक विंडो यहाँ पे विजिबल होगी। तो ये सारी चीजें आपको एलिवेशन में नजर आएंगी। तो आपने सारे पॉइंट्स लिए और लास्ट में एक पॉइंट बच गया, वो लास्ट वाला। अब आपको एल एंटर करना है और एक लाइन ऐसे लगा देनी है नीचे की तरफ, और इसका ऑफसेट दे देना है 10 फीट का, जितने आपकी हाइट होगी आपके घर की। तो आपने डाला 10 फीट का ऑफसेट। अब
आपको ऑफसेट डालना है कि डोर की कितनी हाइट होगी। डोर मानो लगाया मैंने 7 फीट पे, तो ऑफसेट डाला मैंने 7 फीट का। और अब आपको डालना है डोर और विंडो की जो हाइट होगी वो तो सेम होगी, बट विंडो स्टार्ट होगी जमीन से 3 फीट की हाइट से, जिसे हम बोलते हैं सिल हाइट। तो आप ऑफसेट लोगे 3 फीट का बॉटम से यहाँ पे। ये आपने सारे बॉक्सेस बनाए, TR डबल एंटर, ये वाला ट्रिम कर दो, ये ट्रिम कर दो, ये ट्रिम कर दो। ओके, तीनों चीजें ट्रिम की। अब आपको वो चीजें ट्रिम करनी है जो आपका नहीं है वहां पे, TR डबल एंटर। सिंपल ये विंडो दिखेगी तो आप ये साइड का ट्रिम कर दो। फिर ये वाली विंडो दिखेगी तो आप ये साइड का ट्रिम कर दो। फिर ये वॉल दिखेगी, बट ये वॉल की लाइन दिखेगी तो हम इस लाइन को हटा नहीं सकते। बीच की ये विंडो दिखेगी तो आप साइड की लाइंस को ट्रिम कर दो। और फिर यहाँ पे एक डोर दिखेगा तो आप इस वॉल को आप यहाँ से इस तरीके से ट्रिम करके तो आप इसको ऐसे कर दो। और फिर TR डबल एंटर, ये भी नहीं दिखेगा, ये हटा दो, पूरी वॉल दिखेगी। और फिर इन सबको हटा दो तो इस तरीके से आपकी ये एलिवेशन सामने से नजर आएगा। क्लियर है? उसके बाद अब ये एलिवेशन मैंने बनाया। एलिवेशन को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे ये विंडो बनी है, इसको मैंने ज्वाइन किया। अब इसका फ्रेमिंग कर सकते हैं। फ्रेमिंग के लिए मैंने ऑफसेट लिया, और ऑफसेट मैंने लिया मान लो आपका 2 इंचेस की फ्रेमिंग है, 2 इंचेस की फ्रेमिंग ली, L एंटर किया, सेंटर से मैंने एक L एंटर किया, ऑफसेट लिया 0.6 इंचेस ये वाला, और 0.6 इंचेस यहाँ पे मान लो बीच में ये है, ये आपका फ्रेम बना दिया। और उसके बाद मान लो ये ग्लास का आपका है, आपको इसका हैंडल लगाना है, तो आप यहाँ से एक हैंडल शो कर सकते हैं कि ये हैंडल है किसी भी टाइप का जो भी आपका है। और इस हैंडल को आप मिरर कर सकते हैं यहाँ से ऐसे, तो ये दोनों तरफ हैंडल आ जाएंगे। और ग्लास का शो करने के लिए आप इस गिलास की जैसे शाइनिंग वाली ये लाइंस होती हैं कुछ इस तरीके से। इसको मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये आपको दिखेगी कि आपकी ये विंडो है। क्लियर है? या तो आप इस तरीके से अपनी विंडो बना लो जो भी आपका एलिवेशन है, या फिर वही Ctrl+3 टूल पैलेट पे जाओ, यहाँ पे विंडो बनी हुई है, इसको प्लेस करो और यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, आप इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पे मूव कर दे, यहाँ से ये वाला साइज बढ़ा दे और यहाँ से ये वाला साइज बढ़ा दे, आपकी विंडो लग गई। ठीक है, आप यहाँ पे मैट्रिक और इंपीरियल टेम्पलेट की विंडो ले सकते हैं। सेम फॉर डोर। डोर के लिए आप अपना फ्रेम बना दे कि आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, ज्वाइन किया, ऑफसेट लिया 2 इंचेस का जितना भी आपका फ्रेम साइज होता है। ठीक है, और ये लेने के बाद आपने यहाँ पे एक हैंडल के लिए एक छोटा सा यहाँ पे सर्कल बना दिया। सर्कल के लिए और ये की के लिए बना दिया, मान लो आपने REC एंटर, और यहाँ से आपने ये बनाया TR डबल एंटर, ये आपने ट्रिम कर दिया। ये मान लो आपका की होल हो गया। कौन है, म्यूट हो जाओ भाई। ओके, उसके बाद इस पे कोई भी डिजाइनिंग आपको करनी है तो आप डिजाइनिंग कर सकते हो कि मान लो मेरा डोर है जो मेरे को इस तरीके की डिजाइनिंग इस पे करनी है कि ये बनाया, मान लो इसके बीच में ऐसा गिलास है मेरा कुछ इस तरीके से, तो मैंने इन चारों को सिलेक्ट किया, ज्वाइन किया, ऑफसेट दिया 1 इंच का क्योंकि ग्लास फ्रेम रहेगा, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। और फिर जो ये वाला है इसको यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आप इसे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं कि ये आपका ग्लास है। या फिर गूगल पे जाओ, बने बनाए मिले हैं, आपका कैड ब्लॉक कर दो, डोर, विंडो, फर्नीचर, कितने भी आप कैड ब्लॉक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो जो आपको डोर के करने हैं। देखो यहाँ पे एलिवेशन और टॉप व्यू से है आपके डोर। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे डोर और आप यहाँ पे लिख दोगे एलिवेशन, तो यहाँ पे एलिवेशन के आपके डोर है, ये आप एज इट इज प्लेस कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, सारी फ्रेमिंग के साथ है। विंडोज वगैरह लोगे, डोर, मतलब जो भी चीजें आपको चाहिए सारे कैड ब्लॉक में उपलब्ध है, और आप डाउनलोड करें और इसको एज इट इज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया, ऐसे आप डोर विंडो अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब एलिवेशन में आपको और क्या चीजें दिखती हैं। मान लो एलिवेशन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपने स्टेयर लगाई हुई है,
मान लो मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उस स्टेयर के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक स्टेयर है मेरी, इस पे चढ़ने के लिए सिलेक्ट किया, ऑफसेट लिया, मान लो 8 इंच का आपका राइजर है, ये आपने 2 स्टेयर बनाई यहाँ पे, ये इसके लिए भी प्रोजेक्शन लाइन आपको लेनी है, ये दीवार रहेगी यहाँ पे और एक दीवार रहेगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये नीचे दीवार रहेगी जो फुटिंग रहेगी, ये आपका स्टेयर का पार्ट हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे स्टेयर डिजाइन कर सकते हैं कि ये आपका स्टेयर है। उसके बाद एलिवेशन में आपको और क्या दिखता है, एलिवेशन में आपको और दिखेगा ऊपर वाला पोर्शन जो आपका पैरापिट वॉल होगी, ठीक है, और उसके बाद जो आपकी रेलिंग्स होगी वो आपको पोर्शन दिखेगा। अब मान लो रेलिंग्स है आपकी 3 फीट पे, तो आपने ऑफसेट लिया 3 फीट का, यहाँ से या आपने ऑफसेट लिया और आपने इस चीज को एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से। पर्टिकुलर मैं किसी का प्लान बना के नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपल समझा रहा हूँ कि आप कैसे समझ सकते हो, क्योंकि एक प्लान अगर बना के बताओ तो काफी प्लान देखे होंगे आपने, यूट्यूब पे भी काफी देखे होंगे, बट मेन चीज है कि कॉन्सेप्ट समझ में आए कि कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। तो ये आपका है, अब ये दीवार अलग से है तो इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे डिजाइनिंग कर रखी होगी रेलिंग्स की, या तो कोई भी रेलिंग्स कैड ब्लॉक से आप उठा के लगा सकते हो, या फिर मान लो मैंने बोल दिया कि मेरे को ना इस तरीके की बॉक्सेस बनाने हैं, ये वाले बॉक्सेस मैंने लिए यहाँ पे और इसको मैंने कर दिया एरे, और एरे करने के बाद मैंने यूज किया यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे, और रोज तो मैंने कर दी एक ही, और कॉलम जो है अब इतने डिस्टेंस पे आ रहे हैं तो कॉलम मैंने कर दिया यहाँ पे 8 कॉलम देखो यहाँ पे फिट हो गए। मैंने इसको सिलेक्ट किया, हल्का सा मैंने इसको मूव किया इधर की साइड ताकि इक्वल डिस्टेंस आ जाए, या फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया 8 की जगह मैं इसको कर देता हूँ कोई 6, और जो डिस्टेंस है ये वाला मैं इसको बढ़ा देता, नहीं ये डिस्टेंस में बढ़ा देता हूँ, एक को जो है 2 फीट कर देता हूँ, अरे 2 फीट या फिर 2.5 फीट, ठीक है। अब मैं इसको 5 करता हूँ, ओके। अब मैं इसको बाहर निकल के कमांड से मूव कर देता हूँ। ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, और इन्हीं को फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ पे, ताकि ये यहाँ पे मैंने ये बनाए हैं इस तरीके से, और इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ओके, और एक कम कर देता हूँ, ओके, ये मैंने बनाया। मान लो इस तरीके से आपकी यहाँ पे पैरापेट रेलिंग्स लगी हुई हैं वॉल्स वगैरह पे, और मान लो एक पोर्शन आपका ऊपर बना हुआ है, उसको भी आप अलग से इसी तरीके से, मान लो आपका इसी तरीके का पोर्शन ऊपर है, तो उसके लिए भी आप सेम करेंगे कि आप यहाँ से एक्सेल एंटर करेंगे, वर्टिकल लाइंस लेंगे, जो जो पोर्शन आपको इसके ऊपर दिख रहा है, मान लो सेम पोर्शन आपका ऊपर बना है यहाँ पे, ठीक है, और एल एंटर किया, यहाँ पे लाइन ली, ऑफसेट लिया 10 फीट का, ऑफसेट लिया 7 फीट का, ऑफसेट लिया 3 फीट का, ठीक है, टी आर डबल एंटर, ये ट्रिम कर दिया यहाँ से, ये सारा ट्रिम कर दिया। उसके बाद यहाँ से ये नहीं दिख रहा, ये कर दिया, और यहाँ से ये नहीं दिख रहा, ये कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप जैसे ऊपर का पोर्शन है ये आप चाहते हो यहाँ पे, तो इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद इसे आप मूव कर दो यहाँ से पिक करके, और यहाँ पे प्लेस कर दो, ये आपको ऊपर का पोर्शन आ गया, ठीक है। इसके ऊपर भी अब जब ऊपर का पोर्शन है तो ये वाली लाइंस इसके होल के बीच से दिखेगी, तो जो लाइन इसके होल के बीच से दिख रही है उसको आप दिखा सकते हो यहाँ पे, टी आर डबल एंटर, ये यहाँ से ट्रिम करो, क्योंकि ये लाइन दिखेगी यहाँ पे और ये वाली लाइन दिखेगी, मतलब एक्चुअल में जो रियल रहेगा वही चीज आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है, ठीक है। इस तरीके से इसकी आप फ्रेमिंग कर सकते हो, जो विंडो की यहाँ पे फ्रेमिंग है, और फिर उसके बाद इसका ऑफसेट ले सकते हो यहाँ पे 3 फीट का, और यहाँ पे भी आप जो भी आपको वॉल बनानी है और ये सब चीजें आपको कॉपी करना है, कॉपी कर सकते हो आप, इसको भी ऊपर, ये भी ऊपर चाहिए। तो इस तरीके से आपका एलिवेशन रेडी होता है कि क्या क्या चीजें आपको सामने से विजिबल है। तो ये होता है आपका एलिवेशन, जो जो चीजें विजिबल है आपके कैड प्लान में सब कुछ है, वो आप वो बनाना है। बस प्रॉब्लम कहां पे आती है कि अब मान लो आपको फ्रंट का डिजाइन क्रिएट करना है, फ्रंट का डिजाइन बनाना है, अब आपके पास ये एलिवेशन है, अब आप कोई भी डिजाइन दे, जैसे आपका लेटेस्ट घर में डिजाइन होता है, वो आपकी थिंकिंग के ऊपर आप कितना सोचते हैं और कहां से कहां तक किस टाइप का आप डिजाइन दे पाते हैं।
तो ये तो हो गया आपका एलिवेशन की बात। अब बात करते हैं सेक्शन की। सेक्शन होता है कि मान लो मैंने इस घर को बीच से काट दिया। सेक्शन होता है मैंने इस घर को बीच से काट दिया और मैं देख रहा हूं इधर की साइड। मैं ऐसे देख रहा हूं। ओके, अब जब मैं यहां से इधर की तरफ देखता हूं तो मेरे को क्या क्या चीजें दिखाई देंगी। सेक्शन होता है वो। सेक्शन क्यों यूज करते हैं? सेक्शन इसलिए यूज करते हैं कि अगर मान लो मैं ये कॉन्ट्रैक्टर को दे दूं प्लान बना के और मैंने एलिवेशन बना दिया, तो कॉन्ट्रैक्टर ये बना नहीं पाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए वॉल्स के मिड की डिटेल, कि ब्रिक का साइज कितना है, कितना मोटार यूज किया है, कितनी थिकनेस का मोटार यूज किया है, वो सब चीजें कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए। जब यहाँ पे डोर का सेक्शन या विंडो का सेक्शन कट होगा तो उनको जो डोर और विंडो बनाएंगे उनको इनकी सेक्शनल डिटेल चाहिए होती है। तो वो सब चीजें हम यहाँ पे बनाएंगे ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अच्छे से इस चीज को समझ पाए। ओके, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से लेंगे एक्सेल एंटर एंड वर्टिकल लाइन ली। सबसे पहले तो हमें कटिंग में दिखेगी यहाँ पे ये विंडो, तो हम ये विंडो काट देंगे। सामने देखेंगे, अब ये तो हो गया सेक्शन, और जो ये पोर्शन दिखेगा ये तो एलिवेशन है, तो ये हो गया सेक्शनल एलिवेशन। तो ये एलिवेशन हम यहां से काट देंगे, ये डोर यहां से कट हो जाएगा। उसके बाद ये सामने क्या है, एक विंडो दिखेगी आपको। उसके बाद ये वॉल कट हो जाएगी। उसके बाद सामने वॉल दिखेगी और ये कट हो जाएगा। अगर छज्जे निकले हुए हैं, छज्जे दिखाओगे कितने उस पे छज्जे हैं, वो सारी चीजें आप दिखाओगे। इसका अगर मैं सेक्शन दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे ये वाला इसका सेक्शन है, देख सकते हो। इसमें फुटिंग भी दिखाई गई है। अगर मैं इसको रोटेट करूं तो आप ये देखो, यहाँ पे ये वाला सेक्शन है। तो इसमें ये सेक्शन जो दिखाया जाता है कि जो टाइल्स की लेयर होती है, नीचे कंक्रीट की लेयर होती है, ये वॉल्स है, ये छज्जे निकले हुए हैं, ये विंडो कटिंग में आ गई है, नीचे फाउंडेशन कौन सी दी गई है। तो इससे अब क्लियर हो रहा है कि क्या चीजें कितने साइज की हैं और किस तरीके से उस चीज को बनाया गया है, ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो सिविल का काम करते हैं, उनको अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं अब यहाँ पे, तो ये आपने लाइंस ली, एल एंटर करो, ये आपने लाइन लगाई यहाँ पे। उसके बाद सेम करना है, ऑफसेट आप लोगे यहाँ से 10 फीट, फिर ऑफसेट लोगे आप यहाँ से 7 फीट, फिर ऑफसेट लोगे आप यहाँ से 3 फीट। TR डबल एंटर, ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, जो चीज नहीं चाहिए ये ट्रिम कर दिया, नहीं चाहिए। अब यहाँ पे बात करें तो विंडो कटिंग में है। अब विंडो कटिंग में है तो हम क्या करेंगे, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। हाँ, विंडो कटिंग में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल एंटर करेंगे। यहाँ पे एक डोर आया हुआ है, पहले तो TR डबल एंटर, ये डोर हम दिखाएंगे, इस अंडू इस तरीके से ये में हम हटाएंगे। और जो ये विंडो है इसके बीच में हम इस तरीके से एक लाइन लगाएंगे, ऑफसेट देंगे यहाँ पे, ये मैंने लाइन लगाई यहाँ पे। इससे क्या पता चला है कि आपकी यहाँ पे विंडो कट हो रही है, यहाँ पे विंडो का सेक्शन आ गया। जस्ट विंडो के बाद यहाँ पे डोर है तो मैंने यहाँ पे डोर दिखाया। डोर के बाद यहाँ पे ये वाली वॉल दिखेगी तो मैंने ये वाली वॉल दिखाई। उसके बाद यहाँ पे डोर कटिंग में आएगा, तो यहाँ पे डोर है कटिंग, तो TR डबल एंटर, इसको आप क्लिक कर दोगे और यहाँ पे जो है वो विंडो है, तो ये वाली विंडो दिखाने के लिए आप ये हटा दोगे साइड से, और L एंटर करके आप इसको क्लिक करके आप बीच में एक डोर का साइन ये लगा दोगे, कि इससे पता चलता है कि डोर कटिंग में है। यहाँ पे सिंपल एक वॉल कटिंग में है, तो TR डबल एंटर, हम इसको हटा देंगे, इन दोनों को हटा देंगे, और यहाँ पे आपकी वॉल ही कटिंग में है तो हम इसको भी हटा देंगे। तो इस तरीके से आपका ये डिटेल बन गई। अब इन लाइंस को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो ये आपका सेक्शन आ गया। अब सेक्शन में हम दिखाते हैं नीचे की लेयर टाइल्स की। तो ऑफसेट लिया मैंने, मान लो 1 इंच की लेयर मेरी टाइल्स की है, मैं 2 इंच की ले लेता हूँ, दिखे थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद ऑफसेट लिया 4 इंच की मेरी कंक्रीट की लेयर है, ऑफसेट 4 इंच इस तरीके से, ठीक है। और इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ। ये तो सिंपल मैंने दिखाई और टाइल्स और कंक्रीट की लेयर, क्योंकि जब पूरा कट होगा घर तो वो टाइल्स और कंक्रीट की लेयर भी तो कट होंगी ना।
अब यहाँ पे जिसे इस तरीके से यहाँ पे फाउंडेशन दी गई है, अब अगर उसके अंदर फाउंडेशन है बनी हुई है तो आप इस तरीके से, अब ये है स्टेप फाउंडेशन, अगर ऐसी दी गई है आप ये बना दो, एक होता है स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट दी गई है आप स्ट्रेट बना दो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे विंडो है, विंडो के ऊपर आपने देखा होगा विंडो डोर के ऊपर फिर एक डीपीसी की लाइन चलती है, तो आप वो भी कटिंग होगी, तो आप मान लो 2 इंच की वो दी है तो 2 इंच का यहाँ पे डीपीसी की एक कटिंग कर सकते हो इस तरीके से, अगर आपको ये जैसे डीपीसी की कटिंग है, ठीक है। तो जहां पे भी कटिंग है और जो भी है आप उस चीज को वैसे ही कर सकते हो, जैसे यहाँ पे भी डीपीसी कट होगी, ठीक है। और ऐसे ही डीपीसी अगर बात करें तो पूरे ही घर पे होती है डीपीसी, तो वो पूरी की पूरी ही कट हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। तो जितनी चीजें आपको लगता है कि ये चीजें है यहाँ पे, तो वो सब चीजें आपको वहां पे क्रिएट करनी पड़ेगी उस सब चीजों को बनाने के लिए। ऊपर का पोर्शन है तो सबसे पहले कौन सी वाली लेयर आएगी, जो लेंटर डाला है 4 इंच का वो आ गया, उसके बाद ऑफसेट डाला। अब जैसे टाइल होती है, टाइल और लेंटर के बीच में भी वो मटेरियल होता है जो मिट्टी वाला डलता है, जो नॉर्मल होता है, उसके लिए भी आप 2 इंच का वो डालो। उसके बाद टाइल की लेयर आई तो 2 इंच का टाइल की लेयर आप यहाँ पे डालो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेक्शन कट करते हैं। और जितनी भी टाइल्स वगैरह का पोर्शन होता है सबके अंदर जब हम वो करेंगे सेक्शन काटेंगे तो हैचिंग करेंगे। हैचिंग के लिए आप प्रेस करोगे H एंटर, और जो जो वॉल्स हैं जो सिमिलर पार्ट में आपको दिखानी है उनको आप यहाँ से सिलेक्ट करो, ठीक है, इस तरीके से, और एंटर करो। और एक सेकेंड इसको मैं बड़ा करता हूं, अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया हैचिंग को और मैं यहाँ से अब हैचिंग डाल देता हूँ। ये मैंने वॉल के लिए हैचिंग डाली, H एंटर। अब डीपीसी के लिए डालनी है तो मैंने डीपीसी वाला पार्ट सिलेक्ट किया कि मेरे को इसके अंदर कंक्रीट की हैचिंग डालनी है, और सेम कंक्रीट की हैचिंग मेरे को मान लो इनमें इसमें भी डालनी है, तो आप इसको सिलेक्ट करो, और सेम इसके अंदर भी डालनी है, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे क्लिक करो, कंक्रीट हैचिंग आ जाएगी। और स्केल को कर दो इसको यहाँ पे 0.1 एंटर, तो आपका कंक्रीट की हैचिंग आ गई। या और कम स्केल कर सकते हो तो और कम स्केल करो इस तरीके से। ऐसे ही टाइल की हैचिंग के लिए आप टाइल की हैचिंग यहाँ पे डाल सकते हो, ये आपने क्लिक किया, या जो भी आपको मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है किसी भी टाइप की हैचिंग वगैरह जो भी आपको चाहिए डाल सकते हो। दीवार पे अगर आपको ब्रिक की हैचिंग चाहिए तो आप क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, आप यहाँ पे नॉर्मली ब्रिक की हैचिंग डाल सकते हो जिस भी टाइप की आपकी ब्रिक है इस तरीके से। या फिर सुपर हैच आप कर सकते हो जिसमें टेक्सचर आप डाल सकते हो, वो आगे टाइम में कभी बताऊंगा आपको। तो इस तरीके से आप अपने सेक्शन को कट कर सकते हो, आप अपने एलिवेशन को बना सकते हो। ये होता है आपका सेक्शन और एलिवेशन, ठीक है। तो ये चीजें आपके अकॉर्डिंग थी, तो जो जितनी भी इसमें चीजें हैं तो आप वो सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। एक मिनट, ओके। तो ये सब चीजें थी यहाँ पे। तो इस टाइप के जितने भी प्लान्स हैं आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं, और जितनी भी ये सारी की सारी आपकी कमांड्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। ये कमांड की लिस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये वाली बुक भी मैं ऐप से अटैच कर दूंगा ताकि आप वहां से डाउनलोड कर सके और प्रैक्टिस कर पाए। और जितने भी कमांड्स हैं अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो परचेज कर सकते हैं। आपके लिए मैंने ऑफर डाला है अभी के अभी, अगर आप अभी परचेज करते हैं वो सुबह तक ऑफर रहेगा आपका। अगर आप अभी परचेज करते हैं तो 50% का आपको ऑटोकैड की जो कोर्स है आप 50% पे करके आप उसको पे कर सकते हैं। 50% में आपका अराउंड 499 रुपीज बनता है। उसमें जो वीडियोस है वो मैक्सिमम अभी यूट्यूब पे अपलोड है, वही वाली वीडियोस है, बट स्टिल आगे आने वाले टाइम में उसमें काफी सारी वीडियोस एनरोल होने वाली है और इसका प्राइस भी इंक्रीज होने वाला है। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं एक छोटे से प्राइस में। तो अगर आप वो परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हैं, और मैं ट्राई करूंगा कि आगे भी जाके इस टाइप के आपको चीजें बताऊं, सेमिनार वगैरह लूं। तो ये था आज के लिए, सारी चीजें आपको क्लियर है। अगर इससे अलग अगर आपको अब कुछ भी पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। सर वन थिंग सर, जी सर एक बार मैकेनिकल बताना सर। मैकेनिकल का मैं एक बार बाद में बताता हूँ, एक बार सिविल वाला क्लियर हो जाए, आप रुकना अभी यहीं पे। यस सर। जी हेलो सर। जी हेलो हेलो सर, एक्सिस कैसे शिफ्ट करते हैं?
एक्सिस कैसे शिफ्ट करते हैं? और अगर हमें हाँ, अगर अगर आपको एक्सिस शिफ्ट करना है, मान लो आपको एक्सिस, हाँ मैं बताता हूँ, अगर आपको एक्सिस शिफ्ट करने हैं तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा यूसीएस आइकन, यूसीएस आइकन पे जाएंगे, ठीक है। जो ये आपका आइकन है ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ठीक है। इस आइकन को आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे और यहाँ से भी आप पिक करके आप इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और आप यहाँ से यूसीएस आइकन को रोटेट कर सकते हो। एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग आप इसे रोटेट कर सकते हो, वो आपकी एक्सिस रोटेट हो जाएंगी। ऑफ करना है तो आप ऑफ कर सकते हो, ऑन करना है तो आप दोबारा से यूसीएस आइकन पे जाए और आप इसे यहाँ से ऑन कर सकते हो, तो आपका यूसीएस आइकन दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा और जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। आप इसे राइट क्लिक करें, आप इसे दोबारा से क्लिक करें, वो इस तरीके से यहाँ पे शो जाएगा। या फिर अगर आप इसके इस वाले एज पे क्लिक करके करते हो तो आप यूसीएस आइकन को शिफ्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कैसे भी करते। बट इससे क्या होगा कि आपकी ड्राइंग की ओरिएंटेशन खराब हो जाएगी। बेटर ये वाले पंगे ना ही लो तो ठीक है। हेलो सर, दीपक सर। जी विपुल जी। जी सर, मेरे को अभी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे कॉलेज क्लासेस भी है ऑनलाइन। कोई नहीं, आप जा सकते हैं। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर देखा है सारा वीडियो एंड अभी तो इवन मैं ऑफिस में काम भी कर रहा हूँ, तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है सर इसमें, इस सब चीजों में। एंड मेरे को रिविट में सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं परचेस करना चाहता हूँ सर रिविट में। हाँ बिल्कुल, आप परचेज कर सकते हो। उस पे मैं एक पूरा कंप्लीट प्लान की वीडियो बना रहा हूँ, वो जो ऐप पे अपलोड होने वाली है, तो आप जल्दी से रेविट के कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। हाँ सर, कल सुबह तक कर लेता हूँ। ठीक है। एंड कोमल जी, अगर आपको दीपक सर जी सर मेरे रेविट की पर्सनल क्लास ले सकते हैं क्या? हाँ, रेविट की पर्सनल क्लासेस ले सकते हो। उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, जो डिटेल्स रहेंगी वो मैं आपको बता दूंगा। पर्सनल क्लास जो होती है वो डेली होगी, 1 आवर की क्लास बाय टीम व्यूअर, ठीक है, या फिर जूम ऐप के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। वो डेली रहेगी, तो उसके चार्जेस अलग है क्योंकि वो 1-to-1 ट्रेनिंग रहती है। जी ठीक है। एंड कोमल भट्ट जी, एक मिनट सर। कोमल जी, आप पूछ रहे हैं ना सर, आई वांट टू गेट मोर इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एलिवेशन सेक्शन, तो उसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हैं और आप इस चीज के बारे में सीख सकते हैं। या फिर जो कंप्लीट कोर्स मैंने अभी बताया, तो काफी सारी कमांड्स हैं जो अभी बची हुई हैं बतानी, बहुत सारी कमांड्स है जो अभी तक नहीं बताई। तो डेली देखो 2 से 3 घंटे में पॉसिबल नहीं है हर एक चीज कवर करना, तो बेटर आप पर्सनल ट्रेनिंग उस चीज के लिए ले सकते हैं। तो सर मैं जा सकता हूँ सर? हाँ, जा सकते हैं, बिल्कुल। तो सर बाय। ओके सर, अगर मैं आर्किटेक्चुरल टेम्पलेट यूज करता हूँ तो यूनिट्स में तब कौन सा फ्रैक्शनल ले सकते हैं? तो आर्किटेक्चुरल ले रहे हो तो फिर भी इंचेस ही आपको लेना है। इंजीनियरिंग लोगे तो भी इंचेस लोगे, आर्किटेक्चर लोगे तो भी इंचेस लोगे। सर मेरा ना स्केल का प्रॉब्लम होता है हमेशा। जैसे कि कोई भी लाइन को मैं मेजरमेंट के साथ बनाना चाहती हूँ, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट वाइज, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही है। देखो उसके लिए तो या तो मेरे को देखना पड़ेगा कि किस ड्राइंग पे काम कर रहे हो और किस टाइप की प्रॉब्लम आती है। सर तो जैसे कोई लाइन ले रहे हैं 8 फीट और 10 इंच का, तो वो कभी कभी 8 फीट का आ जाता है, 10 इंच का नहीं आता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, आपने UN एंटर किया और आपने यहाँ से प्रिसाइज कर दिया इतना, ओके, और आपने क्या किया, यहाँ से D एंटर किया, जो डायमेंशन आपकी मॉडिफाई पे क्लिक किया, प्राइमरी यूनिट पे किया और आपने प्रिसाइज कर दिया 0 फीट 0 इंच का, ओके, एंड ओके कर दिया। अब मान लो मेरे को एक लाइन लेनी है 8 फीट और मैंने कर दिया 10.5 इंचेस, ओके। अब मैंने ये लिया, अगर मैं इसकी डायमेंशन देखता हूं तो मेरे को दिखाएगा 8 फीट 11 इंचेस। क्यों दिखाएगा? क्योंकि जब डी एंटर करूंगा मैं, मॉडिफाई पे जाऊंगा, तो मैंने जो आपका प्रिसाइज वैल्यू है वो एक ही पॉइंट तक रख दी है। अगर मैं 2 पॉइंट तक करूंगा तो इसका मॉडिफिकेशन दिखाएगा 10.5 इंचेस। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम प्रिसाइज में है, वैसे प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? सर वन थिंग सर, सर एक डाउट है जी सर, हाउ टू इंसर्ट द टेक्स्ट सर? अभी वो एसपी लेआउट के बाद हाँ वो
फ्रंट व्यू टॉप व्यू सब लोग नेमिंग करते हैं ना सर, वो टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करेंगे सर? लेआउट के अंदर नहीं, अभी समझो हमने ये लेआउट नहीं, अच्छा इसमें तो इसके लिए सर अभी अपने एम्प्टी किचन एंटर है, मास्टर है, तो हमको टेक्स्ट नॉर्मल हाँ तो एम्प्टी एंटर करोगे ना, यहाँ से है मल्टी लाइन टेक्स्ट, क्लिक ऑन मल्टी लाइन टेक्स्ट। हाँ सर वही क्वेरी था, मल्टी लाइन करना है कि टेक्स्ट सिंगल करना है? मल्टी लाइन और सिंगल लाइन में डिफरेंस है। मल्टी लाइन में आप करोगे, जो भी आप करोगे मैक्सिमम आप मल्टी लाइन ही यूज करोगे, क्योंकि आप इस पे डबल क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हो। बट सिंगल लाइन में क्या है कि आप उसे एडिट नहीं कर सकते उस तरीके से, तो हमेशा आप मल्टी लाइन ही यूज करें, ठीक है। तो उसके साइज को एनलार्ज करना रहेगा तो उसको स्केल करना, सब कुछ चीजें आप कोर्स के अंदर जाओगे ना, इन सब पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखोगे तो सारी चीजें आपको बिल्कुल डेप्थ में दी गई, ठीक है। वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। एंड कोमल जी, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहीं से मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। ओके, और किसी का कोई डाउट अभी? ओके, तो मैं थोड़ा सा फिर मैकेनिकल के बारे में बताऊं। यस सर। ओके ओके, हाँ अब मैकेनिकल के लिए मान लो मैं अब मैकेनिकल की वर्कबुक ओपन करता हूं। अब ये मैकेनिकल की वर्कबुक है सर जी। सर ये करें कि सर ये वीडियो सर मतलब अपलोड हो जाएगी ना वहाँ पे? हाँ यूट्यूब पे मैं इसे अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी सर। यूट्यूब पे या ऐप पे? वो आप वहाँ पे ऐप पे भी अपलोड होगी और यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर दूंगा इसे, डोंट वरी। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी जी भाई, उनके लिए भी बेनिफिट है ना जो परचेज नहीं कर पाए। अब आपने तो लाइव डाउट क्लियर कर दिए, अब उनके तो लाइव डाउट क्लियर नहीं हुए ना, तो वो तो ऐप से देख यूट्यूब से देख सकते हैं। हाँ जा सकते हैं, जो आर्किटेक्चर के लिए जो नहीं देखना चाहते वो जा सकते हैं। क्लास फिनिश है, मेरे को थोड़ा सा मैकेनिकल का बताना है, उसके बाद मैं फिनिश कर दूंगा इसे, वाइंड अप कर दूंगा। ओके, जिसको जाना जा सकते हैं, और अगर अच्छा लगा तो आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं जो भी। हेलो सर, आपका नंबर, फोन नंबर शेयर कीजिए। हाँ फोन नंबर मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। नाइन 9871966774। सर ये व्हाट्सएप नंबर है? हाँ ये व्हाट्सएप नंबर है। रिपीट करना एक बार। ये मैंने कर दिया, मैं चैट पे कर दिया, 9871966774। ओके, थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम, बाय बाय। ओके, तो मैकेनिकल में देखो आपकी जो ड्राइंग्स होती हैं वो इस टाइप की ड्राइंग आ जाएगी, ये आपकी कॉमन है, बट नेक्स्ट जाके कुछ इस टाइप की ड्राइंग्स आ जाएगी। ओके, अब ये सारी ड्राइंग्स जी सर जी सर एक क्वेश्चन था, वो सर सिविल से है मैं। हाँ तो सर अगर मैं मतलब पर्सनल ट्रेनिंग सर आपसे लेता हूँ तो सर मतलब मुझे फ्रंट की डिजाइन वगैरह और मल्टी स्टोरी टाइप की बिल्डिंग सबकी मतलब मैं बना पाऊंगा? बिल्कुल बना पाओगे। देखो मैं आपको बताऊं, ऑटो कैड पे एलिवेशन जो बनाते हैं, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट मिला और आपको फ्रंट व्यू डिजाइन करना है, आजकल क्या करते हैं, ऑटो कैड पे प्लान बनाते हैं और उसको ले जाते हैं डायरेक्टली 3ds मैक्स या रेविट वगैरह पे और फ्रंट व्यू वहीं डिजाइन कर देते हैं। बट जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन पूरा एलिवेशन और सेक्शन पूरा का पूरा ऑटो कैड पे ही डिजाइन करते हैं। उसके बाद जब वो डिजाइन फाइनल हो जाता है, फिर उसके बाद उसको 3D में लेके जाते हैं, उसके बाद वो 3ds मैक्स या रेविट आर्किटेक्चर को उसका एज इट इज 3D बनाते हैं। अब एक होता है कॉन्सेप्ट समझाना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, फिर होता है आपकी प्रैक्टिस कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो उस चीज को अचीव करने के लिए। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज के लिए। यस, थैंक यू सर। ओके ओके, तो मैकेनिकल से कौन था सर? मैं करण। यस करण, और भी कोई है मैकेनिकल से? हाँ सर मैं विकास। यस सर। ओके, शेखर जी भी हैं। देखो मैकेनिकल में ही है, इस टाइप की ड्राइंग्स होती हैं जो आपको बनानी पड़ेगी। इनमें से मैक्सिमम ड्राइंग मैंने बना के अपलोड कर दी है यूट्यूब पे, ठीक है, आप देख सकते हैं वहां से। कोर्स पर उसमें कोर्स के अंदर भी है, ठीक है।
अब सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये आपकी 2D की ड्राइंग्स है और ये आपकी 3D की है। इन 3D की ड्राइंग को दो टाइप से बनाते हैं, एक तो बनाते हैं 3D में और एक बनाते हैं इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू। 3D होता है कि तीनों साइड से आप रोटेट करके इसका 3D देख सकते हैं। अगर आप इसे ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं तो वो दिखती 3D है बट 3D होती नहीं है, जो प्रोजेक्शन एंगल लेके हम बनाते हैं। ओके, तो ये चीजें होती हैं। ये सारी ड्राइंग जो आपकी रहेंगी वो मैकेनिकल की रहेंगी। अगर मैं इनमें से कुछ ड्राइंग्स आपको बना के बताऊं, मान लो आपको ये ड्राइंग बनानी है, इस टाइप से कुछ भी बनाना है, तो वो आप इजीली ऑटोकैड में बना सकते हैं। अगर आप बोलते हो तो मैं कोई भी ड्राइंग एक आपको बना के दिखा सकता हूँ। दिखाऊं कोई ड्राइंग बना के? सर मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे जी, तो जो आप डायग्राम बनाते हो तो मैं कवर लेता हूँ, इसमें तो वो कवर नहीं हो पाता है। क्या हो पाता है? जैसे जो भी आप ड्राइंग आपने बना के दिया है, मैकेनिकल ड्राइंग का एक वीडियो डाल रखा है आपने यूट्यूब पे, एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको मैं देख के तो बना लेता हूँ कि जैसे जो कमांड आपने यूज किया था, ठीक है। देन आफ्टर अगर मैं उसी ड्राइंग को किसी दूसरे ड्राइंग को अपने से ट्राई करता हूँ तो कहीं कहीं बीच में कुछ कमांड में फंस जाता हूँ। देखो वो है प्रैक्टिस। अब मान लो ये वाली ड्राइंग है, मैंने कभी बनाई नहीं, मान लो, ठीक है। अब ये वाली ड्राइंग अगर हम अब ट्राई करें, मान लो मैंने बनाई ही नहीं, बस सोचना ही तो है ना किस तरीके से। देखो स्टार्टिंग में ये है कि थोड़ा सा लेट बन जाएगी, इतना ही तो हो सकता है ना। अब मान लो मैंने यहाँ पे बनाया, सिंपल आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो मैं भी कोई ऊपर से सीख के नहीं आया, मैंने भी प्रैक्टिस कर करके ही सीखा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाली ड्राइंग आपको बनानी है तो इसमें देखो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ड्राइंग ली, मान लो यूनिट सेट कर लिया आपने MM वगैरह में, ये हो गया। अब ये आपको ड्राइंग बनानी है तो इसके लिए मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा? सबसे पहले मेन चीज आती है कि मैं स्टार्ट करूं कहाँ से। मैकेनिकल ड्राइंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सिविल वाले में तो बता दिया एक कॉर्नर पॉइंट पकड़ लो और स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। बट मैकेनिकल ड्राइंग में आपको नहीं पता कि आप कहाँ से स्टार्ट करें, तो पूरा सोचना पड़ता है इस चीज के लिए। मान लो मेरे को स्टार्ट करना है, मान लो मैंने सेंटर से स्टार्ट किया, तो मैंने ये सेंटर वाला सर्कल लिया और इसका सर्कल का जो डाया दिया हुआ है वो 22 दिया हुआ है। डायमेंशंस बड़े ध्यान से देखनी है ये वाली। तो D एंटर करके मैं 22 डाया का एक सर्कल मैंने यहाँ पे बनाया, ये सेंटर से मैं स्टार्ट हो गया। फिर एक बाहर वाला सर्कल दिया हुआ है जो डाया है 78 का, तो मैंने सर्कल बनाया और ये मैंने कर दिया 78 का डाया है। मैक्सिमम ड्राइंग्स में इसमें डाया दिया होता है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि डाया है या फिर रेडियस है। एक सर्कल ये दिया हुआ है जिसका रेडियस डाया दिया हुआ है 58 का, सर्कल बनाया, ये वाला सर्कल डाया 58। अब इस 58 वाले डाया को मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, प्रॉपर्टी में जाके ऑप्शन लोड किया और थोड़ा डॉटेड कर दिया, क्योंकि इसमें भी डॉटेड दिया हुआ है। सिलेक्ट सेट करंट, ओके, सिलेक्ट किया प्रॉपर्टी, ये क्लिक किया और ये मैं डॉटेड, ये इस टाइप से डॉटेड कर दिया। डॉटेड थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो मैं प्रॉपर्टी पे जाके इस पे अदर्स पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 0.5 ग्लोबल फैक्टर, ओके ओके, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चलो ये तीन चीजें आपकी बन गई। अब आगे करते हैं, अब ये बनाने हैं जितने भी सर्कल्स हैं। ये सर्कल बना हुआ है रेडियस 7 का, तो मैंने क्या किया, C एंटर और L एंटर किया, यहां से एक लाइन ली, ये मैंने क्लिक किया और ये मैंने बाई लेयर कर दिया, ये मैंने बाई लेयर कर दिया, ओके। उसके बाद C एंटर करके मैंने एक लाइन, पहले तो लाइन लेता हूँ यहाँ पे और C एंटर करके इसके एंड पॉइंट पे यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ रेडियस 7 का, ये वाला बना। और यहाँ पे जो गिवन है 6 का डिस्टेंस दिया हुआ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे 6 का डिस्टेंस है। अब 6 का डिस्टेंस है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, ऑफसेट लेता हूँ 3 का इधर और 3 का इधर, ओके। और एक चीज और देखनी है कि ये लेंथ, ये देखो एक सर्कल यहाँ पे गिवन है जिसका रेडियस है 16 का, तो मैंने एक सर्कल लिया इसके सेंटर से और रेडियस 16 का। अब TR डबल एंटर, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, और इसके बीच का ये वाला जितना एरिया है ये ट्रिम हो जाएगा, और ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, एक पार्ट बन गया ऐसे,
एक बनाना था मैंने, एक बना दिया। क्लियर है? ए आर एंटर फॉर एरे। अब मेरे को एरे करना है ये पोलर। एरे करने के लिए ए आर एंटर फॉर एरे किया मैंने। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। एंटर कौन सा एरे है? पोलर। सेंटर मैंने ये लिया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 6 है, 6 है। अब बीच वाला पार्ट तो मेरा बन गया। ओके चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब ये नीचे वाले दो बनाता हूं। नीचे वाले दो में मेरे को कहां से डायमेंशन मिलेगी? अब यहां से यहां तक दिया हुआ है 57। ये ऊपर वाला सर्कल, ऊपर वाला बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, एक लाइन यहाँ पे ये लगा देता हूं और ऑफसेट ले लेता हूं इसका 57 का, और एल एंटर किया और ये मैंने लाइन लगाई। तो इसके सेंटर पे एक सर्कल बना हुआ है। अंदर वाला सर्कल है डायमीटर 12 का और बाहर वाला सर्कल है डायमीटर 22 का। दो सर्कल बन गए यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद इससे जो ऑफसेट लिया गया है वो 104 के ऑफसेट पे है। तो मैंने ऑफसेट लिया 104 का इससे नीचे यहाँ पे, और जो ये डिस्टेंस दिया हुआ देखा आपने 90 पे है। तो मैंने एल एंटर किया, यहां से एक लाइन ली, ऑफसेट लिया 45 का इधर और 45 का इधर। तो अब मुझे ये कॉर्नर पॉइंट मिल गए जिसपे मैं एक सर्कल बना सकता हूं। जो अंदर वाला सर्कल है उसका डायमीटर दिया हुआ है 18। तो मैं यहाँ पे डाया 18 मैंने डाला और बाहर वाले का डाया दिया हुआ 36। तो मैंने डाया 36 डाला बाहर वाले का, और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने कॉपी कर दिया यहां से पिक करके यहाँ पे। क्लियर है इतना? यस सर। एल एंटर किया, यहां से यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाई ई आर डबल एंटर। ये ट्रिम करना है, ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया, ये ट्रिम करना है। ठीक है चलो, ये दो चीजें बन गई। अब बचती है मेन चीज, ये मैंने डिलीट किया। चलो ये भी डिलीट किया, ये भी डिलीट किया, ये भी और ये भी। अब इतना पार्ट तो चलो आप भी कैसे तैसे करके बना लोगे। अब बात आती है इस वाले पार्ट की। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में कैसे बनाएंगे? तो हम कहीं ना कहीं से डायमेंशंस को देखेंगे कि कौन से डायमेंशंस को हम पिक कर सकते हैं। तो सामने आई ये वाली 48 वाली डायमेंशन। 48 वाली डायमेंशन में क्या है कि यहां से 48 डिग्री के डिस्टेंस पे एक लाइन गई हुई है। कोई बात नहीं, ऑफसेट लिया 48 का और यहां से मैंने एक लाइन लगाई। तो ये लाइन आ गई आपकी एक टी आर डबल एंटर। मैंने ये ट्रिम कर दिया यहां से, इसके ऊपर से। अब क्या है यहाँ पे एक आर्क बनी हुई है जिसको, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक सर्कल है। मान लो ये एक सर्कल है, ये वाला एक सर्कल है ना। हम यहाँ पे यूज करेंगे सर्कल TTR। एक चीज का ध्यान रखना, मैकेनिकल की बहुत सारी ड्राइंग में एक चीज यूज होती है, वो है TTR। कैसे? मैंने TTR पे क्लिक किया, इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट और रेडियस 20, तो आपका एक सर्कल बन गया। TR डबल एंटर, इसको ट्रिम कर दिया, तो ये वाला पार्ट आ गया आपका। आ गया ना ये वाला पार्ट? अब बात करते हैं दोबारा सर्कल, C एंटर, TTR लिया। अब एक तो चाहिए मुझे इसका टेंजेंट और एक चाहिए मुझे इसका टेंजेंट, इस वाले का, और मैंने रेडियस कर दिया 82 का। तो इस तरीके से आया, बट वो हुआ नहीं सही से, डिलीट किया। अब मैंने इसका टेंजेंट नहीं लिया, मैं इस लाइन का टेंजेंट ले लेता हूं। C एंटर, TTR, इस लाइन का टेंजेंट मैंने लिया और इस सर्कल का मैंने टेंजेंट लिया और रेडियस ले लिया 82 का। अब देखो यहाँ पे, अब आया कुछ टच करके यहाँ पे। Sir, for tangent, we can select anywhere on the circle, sir. हाँ, वो जहां पे भी क्लिक करोगे वो टेंजेंट को स्नैप करेगा। वो by default वो स्नैप करेगा सर। हाँ हाँ, वो टेंजेंट को ही स्नैप करेगा। ओके ओके। ये मैंने यहाँ से, अब देखो एक मिनट, अब देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। देखो ये ट्रिम नहीं हो रहा, मान लो अब ये अगर, अब ट्रिम हो गया, अब ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया और यहां से ये ट्रिम कर दिया, इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। बन गया अब एक साइड का।
इसको पकड़ो, MI एंटर फॉर कर मिरर, यहाँ पे क्लिक किया और इसके सेंटर से मिरर, अरे ये नहीं किया क्या, MI एंटर, ये हो गया मिरर, हो गया दोनों साइड का। अब आगे आप कोई भी डायमेंशन ले सकते हो, मतलब चीजें बनेंगी, सिर्फ आपको मेहनत करनी है। मेरी 35 वीडियो 40 वीडियो जितनी भी है मैकेनिकल पे, अगर आप सारी देख लेते हो तो आपको ये सारी ड्राइंग्स बनानी बहुत इजी लग जाएंगी, आप बहुत ही इजी वे में इन सब ड्राइंग्स को बना सकते हो। ओके, तो हाँ, अगर मैं एक मैकेनिकल पे भी कोर्स लेके आऊंगा तो उससे यूट्यूब से अलग काफी सारी चीजें हैं जो मैं ऑटोकैड इससे भी डालूंगा, या फिर ऑटोकैड में मैं उस चीज को प्रोवाइड करूंगा, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पैक परचेज करने का आपको बेनिफिट क्या हो जाएगा कि आपको अगर डाउट क्लासेस चाहिए होगी तो आप हमें बता सकते हो, मंथली में 1 या 2 क्लासेस ऐसे ही डाउट क्लास रख दूंगा, आपके जितने भी डाउट्स होंगे मैं उस क्लास में उस चीज को बता दूंगा। ओके ओके ओके, तो ये था फिर आज के लिए, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई जो आपका मन करे कर लेना, ठीक है। कमेंट करना है, यूट्यूब पे डालूंगा उस पर कमेंट करना है, जो भी है आप बता सकते हो उस चीज को। या फिर आप मेरे उसके फेसबुक ग्रुप पे जाएं, ठीक है, और वहां पे आप पोस्ट कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा। अगर आप यहाँ पे फेसबुक पे जाते हैं और फेसबुक ग्रुप पे जाते हैं, फेसबुक ग्रुप पे ऐड हो आप मेरे जी, ठीक है, आप मेरे फेसबुक ग्रुप पे जाएं यहाँ पे, और यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं कि आपको लाइव सेशन कैसा लगा। ओके जी सर, ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच। बहुत जी जी जी, one thing I want to share, sir, personally. जी जी, It was really, sir, you have shared nuggets of wisdom, sir. बहुत अच्छे से explain किया सर आपने। अरे थैंक यू सो मच भाई। तो society really needs teachers like you, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई नहीं, नेक्स्ट वीक आने वाला हूँ मैं, किसी और टॉपिक पे लेके आऊंगा इसी तरीके से, सो डोंट वरी, ऐसे ही बने रहे और आप ऐसे ही अपना प्यार बांटते चले। ओके, चलो फिर, बाय बाय, Thanks, sir. गुड नाइट, बाय गुड नाइट, गुड नाइट, बाय सर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा था सेशन, मैंने आपकी वीडियो भी देखी यूट्यूब पे बहुत सारी, बहुत, तो उससे इंस्पायर होके ये लेक्चर मैंने ज्वाइन किया था। जी जी, थैंक यू सो मच। तो मुझे ऑटोकैड का कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन वो वीडियो देख के बहुत सारा मालूम हो गया। थैंक यू सो मच, सच लेक्चर्स। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।